एपिसोड की स्टार्टिंग में सेक्ट मास्टर उससे कह रहे होते हैं कि तुम बस कह कर तो देखो यंग फ्रेंड। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि मेरा एक डिस्टेंट फीमेल रिलेटिव है जो कि वाकई में उस जॉय हारमोनी सेट को ज्वाइन करना चाहती है। क्या आप सेक्ट मास्टर एक रिकमेंडेशन लेटर मुझे प्रोवाइड करवा सकते हो जिससे कि वहां पर वो ज्वाइन करे बिना किसी परेशानी के। ये बात सुनकर सीनियर सिस्टर पूरी तरह से सरप्राइज हो जाती है। तो सेक्ट मास्टर उससे पूछने लगता है कि ज्वाइन हारमोनी सेक्ट, लेकिन आखिरकार तुम मुझे बता सकते हो कि इसके जो कल्टीवेशन लेवल है वो क्या है और वो उसी सेट को क्यों ज्वाइन करना चाहती है, हमारा भी कर सकती है। जिसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है सुनने के बाद, तुम्हें सच सच बताऊं तो जो वो देखो उसके बारे में तो वो कुछ ज्यादा ही विल्ड है। इसके विल्ड कहने का मतलब है वो वाला, बिल्कुल सही समझ रहे हो लोग, समझ होंगे, मैं पता है। बाकी जो हारमोनी सेक्ट है वो उसके लिए पूरी तरह से सुटेबल। जिस बात को सुनकर एमसी आई मीन सेक्ट मास्टर कहने लगता है कि ऑल राइट, समझ गया मैं। अब जबकि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारा रिलेटिव का नाम क्या तुम ये बताओ। तभी हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेक्ट मास्टर, उसका नाम जिंगलिंग है। और तभी उसके इसका रिकमेंडेशन लेटर मिल जाता और उस लेटर को अपनी चैंगजियान को दिखाता तो चैंगजियान काफी सरप्राइज होती है। उससे कहने लगती है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी सिस्टर को वापस ही नहीं पाया है बल्कि मैं क्विंगल सेट के सेक्ट मास्टर से रिकमेंडेशन भी हासिल कर लिया तुमने। ये बात सुनकर एमसी मुस्कुराता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें मुझे फ्लटर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी चैंगजियान एमसी से पूछने लगती है लेकिन तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि तुम अपनी तुम्हारी सिस्टर को रिस्टोर कर सको। तभी एमसी कहने लगता है कि ऑफकोर्स मेरे पास तरीका है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि एक बार मैं अपनी सिस्टर को रिस्टोरेशन में इस प्रोसेस से उठाने की कोशिश करूंगा तो मेरी पूरी की पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाएगी और मेरी जो डिवाइन सोल पावर है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन इसे रिकवर होने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए क्लोज डोर कल्टीवेशन चैम्बर में मुझे डाल देना सीनियर सिस्टर। अगर सेक्ट मास्टर कभी पूछते मेरे बारे में तो उन्हें सब कह देना कि मैं ब्रेक थ्रू करने में लगा हुआ हूँ, इसलिए वहां पर ज्यादा जल्दी ब्रेक थ्रू करने के कारण मैं स्टेबलाइज करने में लगा हुआ हूँ। मेरी जो रियल में अभी भी अनस्टेबल है, इसलिए मुझे जितना ज्यादा हो सके उतना इस तरीके से अपनी फाउंडेशन को अच्छा बनाना होगा। ये इस बात से इसकी सीनियर सिस्टर भी एग्री हो जाती है। तभी हमारा एमसी उसके पीछे बैठ जाता है, अपने हाथ रखा अपनी सिस्टर के पीठ पर और अपने मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं ऐसे एक्टिंग करने वाला हूँ सीनियर सिस्टर के सामने जैसे कि मैं कंप्लीटली इसको उठाने वाला हूँ, लेकिन मैं अपना टास्क कंप्लीट करने जा रहा हूँ। अब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं उस हारमोनी सेट को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लूँ, वो भी डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ। और तभी हमारा एमसी जोड़ते चिल्लाता और बिना किसी परेशानी के अपनी सोल को स्वाइप करने में कामयाब रह जाता है और उसकी सिस्टर को होश आ जाता है। जिसको देखने के बाद वो दोनों के दोनों लड़कियां पूरी तरीके से कंफ्यूज होती हैं, क्योंकि उठने के बाद अपना ब्रदर ब्रदर करके चिल्लाने लगती है और इतना तेजी से माल हो जाता है, काम हो जाता है कि ये दोनों ही कंफ्यूज होती है और कहने लगती है बस इतना ही, ये तो कुछ ज्यादा तेज नहीं हो गया। और वो चिल्लाते हुए कहने में लगा होता है अपने ही आपसे कि ब्रदर क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मुझे प्रोसेस को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करना चाहिए था। और वहीं पर उसकी जो सीनियर सिस्टर होती है सबकी वापस से डिटेल को उसे प्रोवाइड करवा देती है, जैसे कि इसे तो पता ही नहीं है ना कि ये तो हमारा एमसी, उसे तो ऐसा लग रहा है उसकी सिस्टर है, उसे कुछ पता नहीं था उसके हिसाब से पहले, तो सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। सारी कहानी सुनने के बाद वो अपने उससे कहने लगती है सुनने के बाद कि मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, चलो जैसा कि मेरे ब्रदर ने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तभी सीनियर सिस्टर उससे कहने लगती है कि तुम्हारे ब्रदर ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें उनकी तरफ से रेस्पेक्ट प्रोवाइड करवा दूं, उनकी विशेष को प्रोवाइड करवा दूं। अगर तुम वाकई में उनके बदले में नहीं जाना चाहती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने नहीं वाला, हम तुम्हें फोर्स नहीं करने वाले। इसको देखकर उसकी सिस्टर उससे कहने लगती है कि आखिरकार मैं वहां पर क्यों नहीं जाऊंगी, मैं तो खुद जाना चाहती हूँ वहां पर इतने ज्यादा हैंडसम गाय होने वाले हैं, इतने लोग मतलब लौंडे होने वाले हैं, कलरन्स प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे मैं चूज कर सकती हूँ अपने हिसाब से। ये बात सुनकर वो दोनों ही शौक हो जाती है क्योंकि एमसी की सिस्टर उन दोनों को सलाह दे रही होती है और कह रही होती है कि तुम दोनों के दोनों भी मुझे ज्वाइन कर सकते, तुम दोनों के पास तो खुद का पार्टनर मौजूद, क्या तुम भी वहां पर डुअल कल्टीवेट नहीं करना चाहोगी, क्लोज डोर कल्टीवेशन कर करके बोर नहीं हो जाती है तुम दोनों के दोनों क्या। ये सुनने के बाद तो भाई आंखें फटी फटे रह जाती है सीनियर सिस्टर की। और तभी सीनियर सिस्टर ये बात सुनकर हमारे एमसी को उठाकर वहां से चली जाती है अपने क्लोज जन चैम्बर में, क्योंकि इसे डाउट हो रहा होता है कहीं ये चैंगजन इस मौके का फायदा न उठा ले, क्योंकि इस बात से वो एग्री हो जाती है। तो वो कहने लगती है सीनियर सिस्टर मैं अपने जूनियर ब्रदर को ले जा रही हूँ कल्टीवेशन चैम्बर में। तभी चैंगजन हमारी एमसी की सिस्टर से कहने लगती है कि आखिरकार तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है। अगर तुम किंगडम सेट को नॉर्मली छोड़ने वाली हो तो डेफिनेटली तुम्हें किंगडम सेट के मास्टर का जो डिवाइन सेंस है उसे डिटेक्ट कर लिया जाएगा। इस बात को सुनने के बाद हमारा एमसी अब इसकी बॉडी में आ चुका है तो मैं इसे क्या कहूँ, हम लोग एमसी ही कहेंगे तो समझ जाना गाइस, ठीक है। ये हमारा एमसी है जो कि इसकी बॉडी में डाउट नहीं है कोई। तो एमसी उससे कहने लगता है कि मैंने इसके बारे में ऑलरेडी सोच लिया है, मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तभी हमें कबूतर दिखाई दिए जाते जहाँ पर चैंगजियांग उनमें से एक कबूतर को पकड़ लेती और पकड़ने के बाद पता नहीं उस कबूतर के साथ क्या करने वाली, और उसे पकड़ने के बाद उसके पैरों में अजीब सी चीज रिंग बांध देती है और उसको वहीं पर उड़ा देती है और वो कबूतर उड़ते उड़ते हारमोनी सेट की तरफ जाने लगता। और जब वह जाने में लगा होता है तभी रास्ते में उसे एक ईगल दिखाई देता है जो कि उस कबूतर को पकड़ लेता है। जहाँ पर एक दद्दू को दिखाया जाता है जो कि किसी से कह रहे होते हैं ब्रेव वॉरियर, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि हम तुम्हारे लिए कर सकते हैं। और जिससे वो कहने में लगा हुआ होता है वो ब्लैक क्लिफ लीडर होता है ब्लैक विंड गैंग का, जो कि सेकंड लेवल पर है क्यू रिफाइनिंग। और वो कहने में लगा होता है जी डाकू कहीं, क्या तुम वाकई में इस दानजियान विलेज के चीफ हो। और वो घबराते हुए क्या लगता है कि जी हाँ मैं ही यहाँ का बॉस आई मीन चीफ। और जब इनकी बातें चली रही होती है तभी उनका एक सबॉर्डिनेट उसके पास आता है और उससे क्या लगता है कि बॉस बॉस मेरी बात तो सुन। तभी ये एक अकपुट्टा जाना कि ये टकला उससे क्या लगता है कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि जब यहाँ से कोई भागने की कोशिश करे तो तुम उस पर ध्यान रखना है, तुम इस तरीके से यहाँ क्यों चिल्लाने में लगे हुए हो। तभी उसका सबॉर्डिनेट अपना बाज को जाने की अपनी चील को जो दिखाते हुए उससे कहने लगता है कि बॉस मैंने अपने इस गोल्डन आई मीन आपको
आपको तो पता ही होगा कि मैं बचपन में ट्रेन करते हुए आ रहा हूँ कि किस तरीके से मैं गोल्ड को पकड़ूं, और जो भी चीजें इस बाज को दिखाई देती है, शाइनिंग चीजें, वो ज्वेलरी को समझकर तो तुरंत पकड़ लेता है और टॉप प्रायोरिटी रहती है उसकी। ये बात सुनकर इस गुंडे को गुस्सा आ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम एक शब्द और कहो, मैं तुम्हारा सर और इस बाज का सर दोनों को काट कर बाहर फेंक दूंगा, और खासकर तुम्हारे पांट के अंदर है जो ना, उसको भी। जहाँ पर ये बात सुनकर वो घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि अभी अभी जो मेरा बाज है वो उड़ते उड़ते कुछ पकड़ कर लाया है बॉस, और जिस कबूतर को इसने पकड़ा था उस कबूतर के पैरों में ये रिंग बंधी हुई थी। ये बात देखकर वो उससे रिंग छुड़ाता है और उससे कहने लगता है कि ऐसी बात है, और जैसे ही वो उस रिंग को घूर घूर कर देखने लगता है तो वो काफी शौक होता है और जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि ये तो इमोर्टल्स की स्टोरेज रिंग है। ये बात सुनने के बाद सभी के सभी लोग आसपास काफी शौक हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि जो चीफ ने वाकई में सेलेस्टियल सिस्टम मिल चुका है, ये तो वाकई में सरप्राइजिंग वाली बात है। अब तो यहाँ लगता है कि तुम यहाँ पर एक नए बंदे हो। कई साल पहले हमारे जो चीफ है उन्हें एक बुक मिली थी सेलेस्टियल आर्ट्स की, जिसने उस बुक का इस्तेमाल कर अपने आप को मार्शल आर्ट सिखाई और सेलेस्टियल मार्शल बन गए खुद, और इस तरीके से उन्होंने ब्लैक विंड गैंग का जन्म किया, बनाई। तभी उनमें से एक साथी जो घोड़े पे बैठा हुआ था उससे कहने लगता है कि चीफ वाकई में आपको सेलेस्टियल आर्ट बुक मिल चुकी थी पहले, और अब आपको सेलेस्टियल ट्रेजर मिल चुका है जो कि हेवन से, यानी कि आसमान से आपके साथ गिरा है आपके पास, और आपकी जो डेस्टिनी है इमोर्टल्स को लेकर वाकई में बहुत ज्यादा प्रोफाउंड है। और मुझे इस बात की गारंटी है कि जो हमारे चीफ है हमें एक ना एक दिन बहुत ज्यादा आगे तक लेके जाने वाले हमारी इस विंड गैंग को, और शायद एक ऐसी भी किस्मत हो कि हमारा किस्मत चमक जाए और हम अपना खुद का इमोर्टल सेट बना पाए और सभी के सभी इमोर्टल्स बन जाएंगे। ये बात सुनकर वो काफी खुश हो जाता है। तभी उनमें से जो गांव का चीफ होता है वो उसे कांग्रेचुलेट करता है और उससे कहने लगता है कि आपको मुबारकबाद हो असेंड करने के लिए, आपको ब्लेसिंग भी हमारी तरफ से, और जहाँ पर जितने भी विलेजर्स है मैंने आपके इंस्ट्रक्टर के अनुसार इन्हें गैदर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, और आपके कमांड का इंतजार करने में लगे हुए हैं इमोर्टल। जहाँ पर वो डाकू उनसे कहने लगता है कि जैसे कि हमारे रूल्स थे, ओल्ड रूल्स, जहाँ पर तुम जितना कुछ भी लूटोगे उसमें से 80% मेरे खजाने में जाएगा, बाकी का तुम रख सकते हो। यहाँ पर जितनी भी वुमेन्स है तुम उन वुमेन्स के साथ जैसा चाहो वैसा खेल सकते हो, लेकिन तुम उन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते, और कोई भी सर्वाइवर जहाँ पर जिंदा मत छोड़ना। ये बात सुनकर वो गांव वाले पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, जिसको देखकर वो चीफ काफी घबराते हैं। उससे कहने लगता है कि सेलेस्टियल बीइंग, आपको जो आइटम चाहिए था आपने वो ऑब्टेन कर लिया हमारी विलेज के ब्लेसिंग के कारण, क्या ये ठीक नहीं रहेगा कि आप हमें छोड़ दो। ये बात सुनने के बाद इस बंदे को और भी गुस्सा आती है और उसके ऊपर थूक देता और अपनी उस थूक में स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो विलेज चीफ वहीं पर मारा जाता है। जिसको देखकर वहां की वो एक छोटी सी लड़की होती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है और कहने लगती है ग्रैंडपा विलेज चीफ, और वो गुंडा आगे बढ़कर मारने के बाद उससे कहने लगता है कि ये सेलेस्टियल ब्लेसिंग है, उसने मुझे चूज किया था, इससे तुम्हारे गांव से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस बात को देखते हुए वो छोटी सी लड़की बहुत चिल्लाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है मेरी जो सिस्टर है वो एक इमोर्टल है और वो तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ने वाली। जिसको देखकर उसकी जो पकड़ी हुई होती है एक लड़की, उससे कहने लगती है कि तुम्हें शांत हो जाना चाहिए आयु। तभी वो टकला वहां से उस घोड़े से छलांग मार उस लड़की के सामने आ जाती। दूसरी वाली लड़की उसका मुंह बंद कराते उससे कहने में लगी हुई थी ये बस एक छोटी सी बच्ची है, प्लीज इसे माफ कर दीजिए, आपको इसके लेवल तक समझने की जरूरत नहीं। जहाँ पर वो टकला आकर उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जो सिस्टर है क्या उसने अजूरा क्लाउड सेट को ज्वाइन किया था, कि ये सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, क्या तुम्हें पता है और तुम अभी फिर भी ये सब करने में लगी हमारे विलेज के साथ। तभी वो टकला उसको काफी ज्यादा छेड़ता है और उससे कहने लगता है क्योंकि तुम्हारी जो सिस्टर है इमोर्टल सिस्टर है उसने किसी ऐसे बंदे को ऑफेंड कर दिया था जिसे उसे नहीं करना चाहिए था, और उसी के कारण में इस पूरे के पूरे विलेज को साफ करने के लिए आया। और बात करें तुम्हारी सिस्टर के बारे में तो वो ऑलरेडी मारी जा चुकी है, लेकिन इतना करने के बाद भी जिसको उसने ऑफेंड किया था वो बंदा बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था, तो उसने मुझे भेजा तुम सभी को मारने के लिए। ये बात सुनने के बाद वो रोते हुए कहने लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम झूठ बोलने में लगे हो। तो वो टकला वापस से उससे कहने लगता है कि मैं झूठ नहीं बोलने में लगा हूँ, जहाँ तक तुम्हारी जो सो कॉल्ड इमोर्टल सिस्टर है ना वो अभी तक इनर सेक्ट में घुसने के लिए पता है इसने क्या क्या कांड किए हैं, दूसरे दूसरे लॉन्डो के साथ सोई है और उसकी बेइज्जती करने लगता है। तो वहाँ पर इस लड़की गुस्सा आ जाती है, उसके हाथों में जो रिंग होती है जो कि उसे अभी अभी मिली थी उसको काट लेती है, और काटने के बाद अचानक से वो रिंग जोर से चमकने लगती है और उस बंदे को काफी दर्द भी होता है। तो वो अपने हाथ को दूर भगाता है और क्या लगता है कि तुम वाकई में मेरे हाथों से मरना चाहती हो बच्ची। और जैसे ही वो टकला उसे मुक्का मारकर मारने वाला होता है तभी हमारा एमसी उस रिंग में से बाहर निकल पड़ता है उबासियां लेते हुए, जिससे कारण उसका अटैक हमारे एमसी पर लगता है और बाहर निकलकर कहने लगता है कि मैं एक्सीडेंटली उस स्टोरेज रिंग में काफी देर तक सोती रह गई और जग नहीं पाई, और जिसको देखने के बाद तीनों ही शॉक हो जाते हैं। और वो टकला पूरी तरीके से शॉक होने के बाद मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार ये लड़की कहाँ से आ गई, मैंने कम से कम अपनी 80% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था लेकिन इस बंदे को एक खरोंच तक नहीं आई, यहाँ तक कि मेरे हाथ में भी चोट लग गई। और एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार लिटिल गर्ल तुम यहाँ पर ये सब क्या करने में लगी हुई है। तभी वो छोटी सी बच्ची उसे बताने लगती है कि वे सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा बुरे लोग हैं, उन लोगों ने विलेज चीफ को भी मार दिया है और पूरे के पूरे विलेज को मारना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद एमसी काफी सीरियस हो जाता है और वो बंदा घबराते हुए उससे कहने लगता है कि मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो। यहाँ पर एमसी पीछे मुड़ते हुए रोते हुए देखता है और उससे कहने लगता है कि ये बात सच है, जिसे देखकर वो टकला काफी शौक होता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है क्या बस इतना ही, मुझे लगा था कि ये काफी ज्यादा पावरफुल होगी, अब ये इस तरीके से रोने में लगी हुई है तो मुझे लगता है कि मुझे इसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो धमकाता है हमारे एमसी को और उससे लगता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर तुमने मेरे साथ यहाँ पर कॉपरेट नहीं किया और मुझे तुम्हारे मजे नहीं उठाने दिया आज रात तो मैं पूरे के पूरे सभी लोगों को यहाँ पर मार दूंगा और साथ कर तुम्हें भी।
जिसको देखने के बाद एमसी काफी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि फाइनली फाइनली मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नॉर्मल करने के लिए मिलने में लगा हुआ है जब से मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ तब से, क्योंकि जब से मैं आया हूँ तब से मुझे सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही लोग मिले हैं पावरफुल मुझसे जो कि मुझे एक ही झटके में मार सकते थे और मुझसे उनका लेवल बहुत ज्यादा हाई था और उनका बैकग्राउंड भी काफी ज्यादा हाई लेवल का। भले ही हमारे और उन दोनों के बीच में सब कुछ निपट गया था अंत में आकर, लेकिन फिर भी मैं काफी ज्यादा थक चुका था क्योंकि मैं फाइट नहीं कर सकता था ना खुद से, इसलिए। लेकिन फाइनली अब वो सिचुएशन मूवमेंट आ चुकी है जहां पर मैं नॉर्मल तरीके से अपनी जिंदगी को जी सकता। मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता था और रेम्पेज होकर जाना चाहता था, मारना चाहता था लोगों को, बुरे लोगों को। ये बात को सुनने के बाद टकलू सरप्राइज होता है और उससे लगता है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास करने में लगी हुई हो, तुम क्रेजी हो चुकी हो का। तो एमसी उससे क्या लगता है कि कम ऑन ब्रो कम ऑन, तुम मुझ पर सभी के सभी मिलकर एक साथ अटैक कर सकते हैं और मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा फाइट दूंगी। ये बात सुनने के बाद वो टकलू अटैक करते हुए उससे क्या लगता है कि तुम यहाँ पर अभी भी ऊंचा उड़ने की कोशिश करने में लगी हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार मैं तुम्हारे साथ डन कर दूं, यानी कि तुम्हारा मजे उठा लूं अच्छी तरीके से, तो मेरे जितने भी ब्रदर्स है ना वो सभी के सभी लोग तेरा बढ़िया मजे उठाएंगे और तुम जैसी ब्यूटी को हम वेस्ट नहीं जाने दे सकते। और जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाता है तो देखता है कि उसका हाथ ही गायब हो चुका होता है, जिसे हमारे एमसी ने पूरी तरीके से तोड़ दिया होता है, काट दिया होता है और उसमें से रिंग निकालकर कहने लगा होता है कि ये स्टोरी रिंग मेरी है, तुम क्यों पहने हुए उसे। और जब उसका हाथ कट जाता है तो वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और अपने सभी के सभी साथियों को ऑर्डर देता है और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग इस पर अटैक करो, एक साथ तरह से मार। और उसकी पूरी की पूरी गैंग हमारे एमसी पर टूट पड़ती है, जिसके बाद हमारा एमसी अपने बालों को आसमान में उड़ा और उसके बाद उनमें से अपना एक बाल तोड़ लेता। और इन सभी के सभी मॉडल्स को मारने के लिए हमारे एमसी का सिर्फ और सिर्फ एक बाल ही काफी है और बिना किसी परेशानी के वो वहां से सबको मारने में कामयाब रहती है। लेकिन ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। उनमें से घोड़ा चालक उससे कहने लगता है कि बॉस, हमने इनको एक साथ अटैक किया स्लोंडिया पर, लेकिन ये फिर भी निकलने में कामयाब रही, लगता है हमारा चांस नहीं है बचने के। यहाँ पर उसका बॉस कह रहा होता है कि बकवास बंद कर, जल्दी से तेज दौड़। तभी पीछे से हमारा एमसी पीछे से अपने बालों को अटैक करता है उन दोनों पर, तो वो टकला उस बात को नोटिस कर लेता है तो अपने बाप को बचाने के लिए वहां से जंप कर देता। लेकिन जो घोड़ा चलाने वाला बंदा होता है उसकी खोपड़ी कटकर नीचे गिर जाती है, जिसको देखकर एमसी तुरंत उसके पीछे आ जाता है और उससे लगता है कि जैसा कि मैंने बॉस से उम्मीद की थी, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हो रेड करने के लिए, काफी फास्ट भी। और ये टकलू काफी शौक होता है और उससे क्या लगता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ यूजलेस स्ट्रेस हो, कचड़े कचड़ो, यहाँ तक कि तुम इस बंदी को एक अकेले एक लौंडिया को नहीं संभाल पा रहे हो। लेकिन जब पीछे मुड़कर ध्यान से देखता है तो पता चलता है इसकी पूरी की पूरी गैंग का सफाया हो चुका है और इसे देखकर काफी शौक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि तुमने इतने कम समय में मेरी पूरी की पूरी गैंग निपटा दी, सबको मार दिया, और ये सब किया तो किया कैसे। और तभी हमारा एमसी अपने धागे को वापस बुला लेते अपने बाल को और उससे कहने लगती है कि मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था कि मैं इसे एक्टिवेट करने वाले हूँ। और तभी वहां पर वो छोटी सी बच्ची आती है, उससे कहने लगती है बिग सिस्टर जरा एक मिनट रुको, मैं तुम इससे कुछ पूछना चाहती हूँ। और चिल्लाते हुए कहने लगती है कि ए टकले कहीं गए, तुम जो मेरी सिस्टर लुओ किंग के बारे में कह रहे थे वो सब की सच है या फिर तुम झूठ बोल रहे हैं। जैसे हमारा एमसी लुओ किंग नाम सुनता है तो उसके दिमाग की घंटी बजती है, जहाँ पर वो टकलू उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला था, उसने किसी ऐसे बंदे को ऑफेंड कर दिया था जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके कारण वो मारी गई। मैं बस एक डाकू हूँ, बस एक गुंडा हूँ, आखिरकार मैं इस जैसे डिसिपल जो कि अजूरा क्लाउड साइड की उसे टच भी कैसे कर सकता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद वो रोने लगती है छोटी बच्ची और उससे लगता है कि इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोलने में लगी हुए हो। इसको देखकर एमसी काफी ज्यादा शौक होता है, मन में सोचते हुए क्या लगता है कितने कोइंसिडेंस वाली बात, मैं वाकई में इस क्राइसिस को सॉल्व करने जा रही थी और पता चला वो तो कुछ और नहीं बल्कि मैं लुओ क्विन का विलेज है। और मुझे लगता है कि मुझे इसकी सारी की सारी जो चीजें उसने भेजी थी उसे वापस कर देनी चाहिए थी अभी तक। और अब बिल्कुल परफेक्ट समय है। बाकी के सभी जितने भी लोग होते हैं जो बात जानकर रोने लगते हैं, जिसको देखकर एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर जो असेंशन का जो एक्सक्यूज है वो बच्चों पर काम करेगा लेकिन बड़ों पर नहीं काम करने वाला। और जहाँ पर इतने भी बड़े लोग हैं एडल्ट है, उन्होंने गैस कर लिया होगा इसके बारे में कि आखिरकार क्या क्या बैड चीजें हुई होंगी लुओ के साथ और जानबूझकर इस बच्ची से छुपा कर रखा होगा उन लोगों ने। तभी हमारा एमसी उसके कानों में से कुछ डालने लगता है और ये कुछ और नहीं बल्कि में गू टेक्निक होती है जो कि उसने तभी सीखी थी। और जब उसके कान में कुछ जाता है तो वो काफी शौक हो जाता है, घबरा जाता है और क्या लगता है कि ये क्या चीज है। तभी हमसे पूछने लगता है कि तुम मुझे सच बताओ, अब तुम जो भी मैं पूछूंगा तुम सच सच बताओ कि आखिरकार तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था इस गांव पर अटैक करने के लिए लुओंग विलेज पर। और तभी वो कहने लगता है कि इनर डिसिपल जिंग उसकी कनपट्टी में जोड़ते खींच के बजा देता है और ऊपर देखते हो कहने लगता है कि आसमान में कितने स्टार्स है, जिसको देखकर वो छोटी सी लड़की पूरी तरीके से कंफ्यूज होती है क्योंकि जिसका नाम वो लेने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि मैं हमारा एमसी था। जिसको देखकर एमसी उसे पीटने के बाद उससे कहने लगता है कि खैर इसके बारे में भूल जाओ, ये बंदा वैसे भी हमें कुछ भी सच नहीं बताने वाला। और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि कोई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने के बारे में सोचने में लगा हुआ है और जो भी वांग फैमिली के रिलेटेड है वो जरूरी हमारे सेट के कंट्रोल में होना चाहिए थे अभी के समय पर। तो तभी वो छोटी सी बच्ची रोना चालू करती है, उससे कहने लगती है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मेरी जो सिस्टर लुओ कोंग है वो वाकई में मारी जा चुकी है। जिसको देखकर एमसी उसे शांत कराता है और उससे कहने लगता है कि लिटिल सिस्टर एक्चुअली में देखा जाए तो मैं एक इनर डिसिपल हूँ अजरा क्लाउड सेट की। ये बात सुनने के बाद इसको बिल्कुल भी इस बात पर भरोसा नहीं होता और उससे कहने लगता है कि तुम झूठी हो। तभी एमसी पूछने लगता है कि मुझे झूठी क्यों कह रही हो। और तभी छोटी सी लड़की उस पर पिन पॉइंट करते हुए उसके ड्रेस के बारे में कहने लगती है कि तुम इस्त्री कपड़े पहने हो इसलिए। अब हमारे एमसी के पास कोई भी चरण नहीं बचता तो वो वहां पर अपने सिस्टम का इस्तेमाल कर वुमन के कपड़े वहां से खरीद लेता है और तुरंत वहां पर अपने ड्रेस को बदल लेता है मैजिक के सहारा करके। फिर उस छोटी सी बच्ची से कहने लगता है कि ये ड्रेस देखने में बहुत ज्यादा फ्लैशी और उसे गुब्बारे खुद ही देखने लगता है। जिसको देखने के बाद वो छोटी सी बच्ची उससे कहने लगती है कि तुम तो वाकई में सेक्ट मास्टर की सिस्टर हो, यानी कि जैसे मेरी सेक्ट में गई थी मेरी सिस्टर उसी सेक्ट में से तुम आई हो, इससे गारंटी हो चुकी है अब तो।
तभी एमसी उससे कहने लगता है कि तुम्हें उन पंडित की बकवासों को सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो सिस्टर है लुओ किंग वो ऑलरेडी अपर रियलमी में असेंड कर चुकी है और सब कुछ कुछ लोग वहां पर इतने ज्यादा जेलस थे कि वो इसलिए पूरे के पूरे विलेज को तबाह करना चाहते थे और डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। और तुम्हारी सिस्टर के बदले में मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ अपने बाल देना चाहूंगी, तुम इनका इस्तेमाल कर सकती हो क्योंकि इनमें मेरी डिवाइन सोल मौजूद है। तुम बेसिक कमांड का इस्तेमाल कर इन्हें अपने इच्छा अनुसार कंट्रोल कर सकती हो, जिससे कि जो छोटे मोटे एनिमीज है कम से कम मिड फाउंडेशन स्टेबलाइजेशन स्टेज के उन्हें तुम मार सकते हो बिना किसी परेशानी के। खैर अभी के लिए मैं यहाँ से चलती हूँ, तुम अपनी सिस्टर की इस विलेज को बचा कर रखना क्योंकि तुम्हारी सिस्टर बस यही चाहती थी। और जब वो उड़ के वहां से चली जाती है तो सोचने में लगी होती है कि आज मैं लगता है कुछ ज्यादा ही लोगों को मार दिया है, जैसे कि ओल्ड डीमन डू की तरह। इस बार मैंने खुद अपने हाथों से इनको मारा, लेकिन अब यहाँ पर इस दुनिया में आने से पहले आज तक मैंने कभी भी इस लाइफ में किसी भी बंदे तक को नहीं मारा, यहाँ तक कि एक चिकन तक को नहीं मारा। और मैं यहाँ पर इंसानों जिंदा इंसानों को मारने में लगी हुई हूँ, आई मीन लगा हुआ हूँ, लेकिन कुछ भी फील नहीं हुआ मुझे अभी तक। और तभी सिस्टम वहां से उसे मैसेज करते हुए कहने लगता है कि होस्ट ने हेल के दरवाजे को क्रॉस कर इस दुनिया में आया हुआ है, इसलिए इस वर्ल्ड के रूल से वो अडॉप्ट होते जा रहा है। जिसको देखकर एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है कि सिस्टम क्या तुम सक्सीड हुए हमारे मिशन में, जिससे पता चलता है कि ये कुछ ना कुछ तो सिस्टम के साथ खिचड़ी पकाने में लगा हुआ था। तभी नेक्स्ट सीन में हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जिस मूवमेंट पर वह उस हार्ट स्टोन के ट्रायल के पास आया था और वहां पर आने के बाद उस हार्ट स्टोन को टच करता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है कि सिस्टम क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो। तभी वो वहां पर एक मैसेज लिख कर आता है जो कि सिस्टम की तरफ से होता है लेकिन सिस्टम पैनल पर नहीं। यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ होता है कि वाओ तुमने तो वाकई में मुझसे कॉन्टेक्ट करने का ये तरीका ढूंढा हुआ है। और जब एमसी से सिस्टम इस तरीके से कॉन्टेक्ट करता है तो वो काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम वाकई में हाइबरनेशन में नहीं हो, तो आखिरकार सिचुएशन में ये चल क्या रहा है। जिसको देखकर सिस्टम मुझसे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुमने अभी तक सारी की सारी सिचुएशन को ऑलरेडी नोटिस करके रखा होगा, वरना तुम मुझसे इस तरीके से कॉन्टेक्ट करने के बारे में कभी भी नहीं सोचते, खासकर अपने इस क्लोन का इस्तेमाल करके। जिसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मैं पहली स्टार्टिंग में इस वर्ल्ड में आया था तब मैं बिना किसी परेशानी के एसेंस कंडेंसिंग सोल रिफाइनिंग एरो को तोड़ सकता था बिना किसी दिक्कत के, लेकिन जब मैंने अभी के फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश की थी तो मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो बिल्कुल इतनी ज्यादा कमजोर थी कि मैं उसे तोड़ तक नहीं पाया। भले ही मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी थी फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट तक, लेकिन फिर भी उस कन्फाइनमेंट एरो को जो कि इतना ज्यादा कमजोर हुआ करता था उसे भी नहीं तोड़ पाया मैं। लेकिन जो इस फीमेल बॉडी है मेरी, उसने बिना किसी परेशानी के उसे बस टच बढ़ते तोड़ दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मेरी जो बॉडी सोने में लगी हुई थी तब मैंने वहां पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए थे जिनसे कि मुझे बहुत ज्यादा डाउट होने में लगा हुआ था। और साथ ही साथ में मैंने सिस्टम के कॉम्बिनेशन फंक्शन का भी इस्तेमाल किया कंबाइन करने के लिए डिमन कोर्स को, यहाँ तक कि मैंने मेरी जो डिवाइन सोल का कुछ पोर्शन है उसका भी इस्तेमाल किया था फ्यूज करने के लिए उस इनकम्प्लीट स्वॉर्ड स्प्लिट से, वो भी सिस्टम स्पेस का इस्तेमाल कर, लेकिन वो सारे के सारे फंक्शन पूरी तरीके से फेल हो गए। और इसलिए मेरी बॉडी के अंदर जितनी भी एब्नॉर्मलिटीज थी इसको सस्पेक्ट करने का मेरे लिए एक रीजन बनता है कि आखिरकार ऐसा क्यों होने में लगा होता है इतने मूवमेंट से। जब ये लड़की मेरी बॉडी के अंदर रहा करती थी उस समय पर, यहाँ तक कि तुम भी इस बात को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहे थे उस सिस्टम से, लेकिन पता नहीं क्यों किसी रीजन से ये लड़की मटेरियलाइज हो चुकी है और रियल फॉर्म में आ चुकी है और मेरे बॉडी के अंदर की जितनी भी एनोमलीज थी वो सारी की सारी जा चुकी है। और जबकि ये मेरी बॉडी से बाहर हो चुकी है तो मेरी कल्टीवेशन करने की पावर कोर सब कुछ इसकी बॉडी में जा चुकी है और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ब्लड एंड बीट बचा हुआ है। अब जबकि मैं जानता हूँ कि जो लड़की वाकई में इतनी पावरफुल है तो शायद ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम जो हाइबरनेशन में गए हो उससे तुम्हारा कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले एक ऐसा प्लान बनाया जिससे कि मैं इस लड़की को अपने आप से दूर कर सकूं, ताकि मैं इस हार्ट स्टोन ट्रायल का इस्तेमाल कर सकूं कि मैं तुमसे कांटेक्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। जिसको देखकर सिस्टम मुझे मैसेज करते हुए कहने लगता है कि ये बात सच है कि इसने मेरा तुम्हारे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो कि आउटसाइड वर्ल्ड से पॉसिबल था वो सब कुछ काट दिया है इसने, लेकिन अभी भी मैं हार्ट टेस्टिंग स्टोन का हैक करने की मेरे पास अथॉरिटी बची हुई है। तो शायद इसने कभी भी इस बारे में एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि तुम मुझे इस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद एमसी काफी सरप्राइज होती है, सिस्टम से पूछने लगता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार ये क्या चीज है। तभी एमसी सिस्टम उसे इनपुट करते हुए देने लगता है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार ये क्या चीज है, लेकिन शायद उस चीज को पता है मेरे ओरिजिन के बारे में। भले ही उसकी जो ऑपरेटिंग अथॉरिटी है वो मुझसे बहुत ज्यादा है, लेकिन सिस्टम के जो कुछ पार्ट्स हैं वो डायरेक्टली मेरे द्वारा ही अफेक्ट किए जा सकते हैं। ये वाकई में बहुत ज्यादा अजीब और स्ट्रेंज बात है मेरे लिए भी। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ये सिचुएशन बिल्कुल उस तरीके से हो गई है जैसे कि वो कोई लीडर है जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर देना जानती है, लेकिन ये नहीं जानती कि आखिरकार किस तरीके से उसके सबऑर्डिनेट का काम किया जाए। ये बात सुनकर सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग आने में लगी हुई है। तो एमसी उससे पूछता है कि तुम उसके पर्पस के बारे में जानते कि वो आखिरकार चाहती क्या है, और तुम क्या ये पता लगा सकते हो कि आखिरकार वो अचानक से मटेरियलाइज क्यों हो गई। इतने समय से वो मेरी बॉडी के अंदर कोएग्जिस्ट करके छुप कर बैठी हुई थी, लेकिन अचानक से कैसे आ गई रियलिटी में। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि क्योंकि
इसकी जो स्प्लिट बॉडी है वो कंप्लीट कॉपी है होस्ट की, तो वो सिस्टम के फॉर्च्यून वैल्यूज को बिना किसी परेशानी के एब्जॉर्ब कर सकती है। ये बात सुनकर एमसी काफी सरप्राइज होता है। तभी सिस्टम बताता है कि शायद इसे ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऐसा महसूस होने में लगा हुआ कि तुम्हारी जो एडवांसमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, तो बहुत ही स्लो तरीके से ग्रो होने में लगे हुए हो। लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा जो फॉर्च्यून वैल्यूज होते हैं, जो क्रिएशन पॉइंट्स होते हैं, वो इस सिस्टम के सोर्स पॉइंट है, आई मीन पावर का सोर्स है। और इन पावर सोर्स को सिर्फ और सिर्फ एमसी अपने सिस्टम टास्क को कंप्लीट करने के बाद अर्न करता है, और सिस्टम के द्वारा ही इनको इस्तेमाल किया जाता है और वापस से सिस्टम के द्वारा इस होस्ट को दे दिया जाता है। और इस तरीके से साइकिल प्रोसेस चलती जा रही है। लेकिन अब जो लड़की बीच में आ चुकी है, तो इसका मतलब वो डायरेक्टली तुम्हारे इस क्रिएशन पॉइंट को अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ तक कि हमारा जो होस्ट है वो भी इम्प्रूव होगा साथ में। लेकिन जो सिस्टम की पावर है वो दिन ब दिन वीक होती जाएगी, क्योंकि बीच में वो साइकिल थी, इसे तोड़ने के लिए ये आ चुकी है बीच में। और फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि एक बार इसकी अथॉरिटी मुझसे भी ज्यादा हो जाएगी और सरप्राइज कर देगी सिस्टम को, तो ये बिना किसी परेशानी की होस्ट की सोल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी और होस्ट को और इस अपने सिस्टम को, यानी कि मुझे, पूरी तरीके से अपना नरिशमेंट बना लेगी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ये बात सुनने के बाद एमसी भी काफी शौक में पड़ जाता है और उससे क्या लगता है कि आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसे मार देना चाहिए? अभी शायद वो इतनी पावरफुल नहीं है, हम मारने में कामयाब रहेंगे। तो ये बात सुनने के बाद सिस्टम उससे क्या लगता है कि वो भले ही अपने अभी पीक पावर पर नहीं है, लेकिन ये इतनी भी कमजोर नहीं है कि हम लोग दोनों के दोनों मिलकर उसे हैंडल भी कर पाएंगे। वो तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये बात सुनकर एमसी काफी सरप्राइज हो जाता है और उससे क्या लगता है तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, इस तरीके से बैठा रहूँ और अपने मौत का इंतजार करूँ? तो सिस्टम बिल्कुल भी हार नहीं मानता और उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें बस ऐसा कुछ करना है होस्ट कि तुम्हें इस तरीके से समय को डिले करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। जो नेसेंट सोल स्टेज का एनिमी है, उसके साथ जब इस लड़की ने फाइट की थी, उसके कारण इसकी जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में कम हो चुकी है। अगर ये सिस्टम स्पेस में जल्द से जल्द उन क्रिएशन पॉइंट को, यानी कि फॉर्च्यून वैल्यू को एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं जाती है, तो वो जल्दी एक हाइबरनेशन में चली जाएगी और उठ नहीं पाएगी। और एक बार ऐसा हो जाता है, फिर उसके बाद हम एक ऐसा तरीका ढूंढते हैं जिससे कि हम इसकी हाइबरनेशन का इस्तेमाल कर कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सके। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि ये अगर वाकई में हाइबरनेशन में चली जाएगी, लेकिन अगर ये सिस्टम स्पेस में वापस लौट गई तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात हो सकी है। अगर ऐसी बात है तो हम लोग ऐसे यहीं बाहर रह जाते हमेशा हमेशा के लिए, तो कैसा रहेगा? ये बात सुनकर सिस्टम उससे क्या लगता है कि इस तरीके से सिचुएशन काम नहीं करने वाली। तो एमसी पूछता है क्यों? तो सिस्टम उसे बताने लगता है कि इसने कुछ ऐसे मेथड का इस्तेमाल कर लिया है जिससे कि होस्ट की जो फुल कल्टीवेशन की जो एबिलिटीज है उसे सेपरेट कर दिया है तुम्हारे मेन कोर से। अगर तुम इसे सिस्टम स्पेस में जल्द से जल्द वापस नहीं रखोगे तो तुम अपनी कभी भी रियलमी में इंप्रूव नहीं कर पाओगे, और तुम्हारा ना ही तुम कभी भी स्किल्स सीख पाओगे, ना ही स्वॉर्डमैनशिप, क्योंकि तुम्हारी बॉडी स्वॉर्डमैनशिप की ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। सिर्फ और सिर्फ वही जो तुम सीख चुके हो उतना ही कर पाओगे, प्रैक्टिस से ज्यादा कुछ भी नहीं। जहाँ पर एक बार उसने तुमसे भी कहा था कि जो कल्टीवेशन का सबसे ज्यादा बोरिंग पार्ट है ना, वो मैं ले रही हूँ। ये बात सुनने याद करते हुए हमारे एमसी को गुस्सा नहीं लगता और उससे कहने लगता है कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे कभी भी कल्टीवेशन को लेकर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे इसका इस्तेमाल कंट्रोल करने के लिए कर रही हो। वाह! तो सिस्टम मुझसे कहने लगता है कि तुम्हें अभी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम के जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से डिसेबल नहीं हुए हैं। मैं अभी भी उनको एक्सेस कर सकता हूँ। एक बार तुम 100,000 फॉर्च्यून वैल्यूज को कलेक्ट कर लोगे और फिर उनका इस्तेमाल कर तुम पहली बार सिस्टम को अपडेट करो, हम डेफिनेटली इसके बाद काउंटर मेजर ढूंढने में कामयाब रहेंगे। ये बात देखकर एमसी काफी शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि आखिर इतने ज्यादा क्रिएशन पॉइंट को कलेक्ट करने में मुझे कितना समय लगेगा? ये बात सुनकर सिस्टम उससे क्या लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी जो कैलकुलेशन होती है प्रीवियस होस्ट के जितने भी पॉइंट कलेक्ट किए थे वो भी काउंट होंगे। इसको देखकर एमसी काफी खुश होते हुए क्या लगता है कि ऐसी बात है क्या, चलो देखते हैं कि आखिरकार मेरे पास कितने पॉइंट्स मिसिंग है। तभी हमारे एमसी के पास टोटल मिलाकर 79,863 पॉइंट्स होते हैं, जिसको देखने के बाद एमसी क्या लगता है कि इसको कंप्लीट करने में मुझे नहीं लगता कि ज्यादा परेशानी होने वाली है। लगता है कि मैं ब्लिसफुल हार्मोनी सेक्ट में चला जाऊंगा तो शायद रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मेरे लिए परेशानी वाली बात तो फिर भी है ना। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है उस कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड प्लेस्ड को। यहाँ पर तुम्हारी बॉडी में उसे रखा गया था जिससे कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कम्युनिकेट जरूर कर पाऊंगा। जब तक मैं उस स्प्लिट बॉडी को हाइबरनेशन में रखूंगा तब तक मैं शायद अपना जो नॉर्मल कम्युनिकेशन है होस्ट के साथ वो जल्दी में रिस्टोर कर लूंगा, वो भी बिना किसी परेशानी के। तभी कहानी आती है प्रेजेंट में। यहाँ पर एमसी उस सिस्टम को कांग्रेचुलेट करता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हारे लिए कांग्रेचुलेशन हो, तुमने अनसील कर लिया है इसको। अब जैसा हमने सोचा था हमारे प्लान के हिसाब से सबको जाने में लगा हुआ है। तो सिस्टम मुझसे क्या लगता है कि ऐसा नहीं है, मैंने कभी भी इस गर्ल को प्लान में कभी भी इंक्लूड करने के बारे में तो सोचा ही नहीं था। तभी हमारा सिस्टम मुझसे क्या लगता है खैर ये चीज भी काम कर सकती है। अगर तुम मेल कल्टन के तौर पर उस जॉयफुस यूनियन सेट में जाते तो शायद 20,000 फॉर्च्यून पॉइंट कलेक्ट करने में तुम्हें कम से कम 1,000 से ज्यादा साल लग, आई मीन 1 साल से ज्यादा समय तक तो ज्यादा लग ही जाता। लेकिन अब तुम फीमेल बॉडी हो तो शायद तुम्हारे चांसेस ज्यादा बढ़ चुके, जिसको देखकर एमसी काफी खुश हो जाता है। लेकिन सिस्टम इसकी फिरकी लेता है और उससे क्या लगता है कि मेरे को तो लगता है कि जो होस्ट है वो वाकई में इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है, बल्कि में वो अपनी सिस्टर को वो करना चाहता है, यानी कि पटाना चाहता है और भगा लेना चाहता है अपने साथ। ये बात सुनने के बाद वो कहाँ से लगता है काफी शौक हो जाता है ना इसलिए। और जब हमारा एमसी उड़कर वहां से जाने लगता है तभी वो सिस्टम से कहने लगता है मैं ये ऐसा फील करने में लगा हुआ हूँ कि जो मेरे पास ब्लड सेक्रीफाइस था ना, ये इंसाफ बीट, वो अभी मेरे इस बॉडी में ट्रांसमिट हो चुका है मेरे साथ। आखिरकार
पर इसका जो ऑरा है वो लीक क्यों नहीं होने में लगा हुआ है। ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। तो सिस्टम उससे क्या लगता है कि सिलेक्शन और क्वालिटी मटेरियल्स के चुनते हुए ये जो तुमने अवतार बॉडी बनाई है, उस लड़की ने बनाई है, ये बिल्कुल तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी के आइडेंटिकल है। ये बात सुनने के बाद एमसी पूछने लगता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कहना चाहते हो। तो सिस्टम उसे बताने लगता है कि इसलिए कि जो होस्ट अभी भी इस बात को इल्यूजन में रखा हुआ है कि वह एक ह्यूमन है, लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है कि तुम ह्यूमन नहीं हो। ये बात समझ लो। ये बात सुनकर भाई इसकी सच्चाई पर दिल पर लगता है सीधी ये बात। भले ही जो मटेरियल्स है वो दोनों के दोनों बॉडी के बिल्कुल सेम है, लेकिन जो रिफाइनिंग टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है उस इविल कल्टीवेटर के लेवल के मुकाबले में। तो ये यिन शा बीड है जो होस्ट पहले सप्रेस नहीं कर पा रहा था, अब उसकी जो ट्रू बॉडी में अब इस बॉडी का इस्तेमाल कर वो सप्रेस करने में कामयाब रह सकता है। जिसको देखकर एमसी कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आ रहा कि आखिरकार मैं क्यों इस ओरिजिनल बॉडी के मुकाबले में इससे ज्यादा ऑपरेट कर सकता हूँ स्मूथली। ये वाकई में कितनी देर पिटी वाली बात है कि मैंने वाकई में इसे मॉडिफाई किया एक वुमन के तौर पर, वरना मैं शायद अपने इस अकाउंट को स्विच कर लिया होता और इसी बॉडी का इस्तेमाल करता। ये बस उनका सिस्टम उससे क्या लगता है कि आफ्टर ऑल ये जो चीज है वो अननोन एग्जिस्टेंट के द्वारा क्रिएट की गई थी। मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि होस्ट इसका इस्तेमाल ज्यादा ना करे तो बेटर रहेगा। और तभी वे एक सिटी के पास पहुंच जाता है तो सिस्टम वार्निंग देता है और क्या लगता है कि तुम इमोर्टल सिटी के पास पहुंच चुके हो, जहाँ ये सिटी जॉयफुस यूनियन सेट की सबॉर्डिनेट सिटी और यहाँ पर नो फ्लाई जोन है, तुम उड़ नहीं सकते। ये बात सुनकर वो काफी सरप्राइज होते हैं, उससे पूछ लगता है क्या इमोर्टल सिटी। तो वो इस जगह के बारे में सिस्टम मुझे थोड़ी सी ब्रीफिंग देते हैं। उससे क्या लगता है कि भला ही इस जगह को इस सिटी को इमोर्टल सिटी कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर जितने भी रेजिडेंट्स है वो सब लोग मॉर्टल यानी कि आम इंसान रहते हैं, लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को ये एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करवाई जाती है और कई सारे कल्टिवेटर्स के लिए ट्रेड भी होते हैं। और जो अजूरा क्लाउड सेक्ट उसका खुद का इमोर्टल सिटी भी मौजूद है, लेकिन वहाँ पर हमारा जो होस्ट है वो कभी गया भी नहीं अपनी जिंदगी में। ये बात सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि वाकई में ऐसी बात है क्या। अगर ऐसी बात तो मैं सबसे पहले अंदर जाती हूँ, रिक्वायरमेंट के बारे में इंक्वायर कर आती कि आखिरकार मुझे जॉयफिस यूनियन साइट को ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए पड़ेगा। ये बात सुनकर सिस्टम उससे पूछने लगता है कि हमारे होस्ट के पास रिकमेंडेशन लेटर नहीं है जो कि अजीरा क्लाउड सेट से मास्टर के द्वारा तुम्हें प्रोवाइड करवाया गया था। ये देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि इसका इस्तेमाल मैं सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी में कर सकता हूँ, जब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा कि मैं उस सेट को ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ जॉयफिस यूनियन साइट, तब मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। अगर बेमतलब को उसका इस्तेमाल करूंगा तो मैं तो पता ही हो कि जो सेक्ट मास्टर है वो वाकई में बहुत अच्छे बंदे और मैं इस तरीके से उन्हें इम्प्लीकेट नहीं कर सकता कि मैं इस तरीके से जॉयस यूनियन सेट को ज्वाइन करने में लगा हुआ हूँ, तो उनका नाम खराब होगा। तभी वहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उसे रोक लेता है और उससे क्या लगता है कि जो जॉयस यूनियन सेट के डिसिपल्स नहीं है उन्हें यहाँ पर 500 स्पिरिट स्टोन पे करने की जरूरत पड़ेगी सिटी के अंदर एंटर करने के लिए। और तभी हमारा एमसी उसे उसके स्टोन दे देता है और उससे क्या लगता है कि फेलो डाइस्ट प्लीज आप इसे एंजॉय कर सकते हो ड्रिंक करने के लिए। और ये लिटिल गर्ल है, क्या तुम उसे बता सकते हो कि आखिरकार मैं जॉयस यूनियन सेट को किस तरीके से ज्वाइन कर सकती हूँ। ये बात सुनकर वो बंदा उसे बताने लगता है कि तुम्हें सीधे स्ट्रेट जाना है, उसके बाद तुम्हें डेक्कन को तुम ढूंढ लोगे जो कि स्टेब्लिश करके रखा हुआ है जॉयस यूनियन सेट के द्वारा उस डेक्कन हॉल को। फिर वहां पर जाकर तुम सारी जानकारी हासिल कर सकते हो। और वो थैंक यू कहकर वहां से चला जाता है एमसी। और तभी दूसरा वाला गार्ड उसकी तारीफ करते हुए उससे कहने लगता है कि ब्रदर वांग तुम्हें वाकई में मजा आ गया, तुमने तो अपने लिए एक सुगर मॉमी भी ढूंढ ली है। इसको देखकर वो उस पाउच को खोलने लगता है और उससे क्या लगता है कि कौन सी रिच वुमन की बात करने में लगे हुए, वो तो बस थोड़ा बस टीज कर रही थी। और जैसे ही वो स्पिरिट स्टोन के पाउच को खोलकर देखता है तो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और चिल्लाते हुए क्या लगता है कि इसमें तो एग्जैक्टली 500 स्पिरिट स्टोन है। और पता चलता है कि हमारे एमसी ने तो इस गार्ड की फिरकी ले ली और सिस्टम उसे फॉर्च्यून पॉइंट भी दे देता है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि तुम बाकी के जितने भी बचे हैं उन्हें ड्रिंक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कुछ बचना भी तो चाहिए उसके लिए। अगर नहीं बचा है तो सीधी सी बात है ड्रिंक मत करो। और तभी हमारा एमसी उस डेक्कन हॉल पर पहुंच जाता है। यहाँ पर एक एल्डर बेड आराम से कुछ काम कर रही होती है, तो वो उससे क्या लगती है एमसी को देखने के बाद तुम जॉयस यूनियन के सेक्ट डिसिपल का जो कोटा है वो ऑलरेडी फुल हो चुका है और इस समय पर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करने वाले न्यू डिसिपल्स कुछ समय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है। अब हमारे एमसी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो जेट पेंडेंट वही वाला दिखा देने लगता है जो कि उसे रिकमेंडेशन किया गया है। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि अच्छा हुआ कि मैं प्रिपरेशन करके आई। और इस पेंडेंट को देखने के बाद वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और उसे वार्निंग देने लगती है कि तुम इस चीज को हमेशा से अपनी दूर रखना यंग लेडी, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुमने पहली बार ये मुझे दिखाया, वरना तुम बहुत परेशानी में फंस जाती। ये बात सुनने के बाद वो उसे बताने लगते हैं कि अगर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी वो एल्डर यानी कि जो भी होती है वो सीक्रेटली उसे बताने लगते हैं कि हमारा जो करंट लॉ एनफोर्समेंट हॉल की मास्टर है वो कोई और जो कि करंट में जो मौजूद है जिसने जॉयस यूनियन सेट को ज्वाइन किया था वो इसलिए किया था क्योंकि इसका दिल बहुत ज्यादा टूट चुका था और उस किसके कारण टूटा था वो कोई और नहीं बल्कि मैं तुम्हारे अजूरा क्लाउड सेट का सेक्ट मास्टर है। ये बात सुनने के बाद एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और मन में सोचने लगता है कि किस तरीके से इसकी इमेज रही होगी क्योंकि इसका जो दिल तोड़ दिया हमारे सेक्ट मास्टर ने। और यहाँ पर इमेजिनेशन करने लगता है कि वो कह रही होगी कि जितने भी मैन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्यूचर के लिए खिलौना है, खिलौना और कुछ भी नहीं।
जहाँ पर वो एल्डर से बताने लगती है कि वो यहाँ की लिविंग यहाँ है हमारे इस सेट की। अगर तुमने इस रिकमेंडेशन लेटर को ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि आखिरकार तुम कब कैसे और कहाँ कैसे कब मर गई। इसको देखने के बाद एमसी शॉक होते चिल्लाते उससे कहने लगता है कि सेक्ट मास्टर तुमने तो मुझे पूरी तरीके से ट्रिक कर दिया और सेक्ट मास्टर को कोई भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी सिचुएशन होने में लगी हुई है, क्योंकि इन्हें ब्रेकअप किए बहुत ज्यादा समय हो चुका है। अब हमारे एमसी के पास कोई भी ज्वाइन करने का ऑप्शन नहीं होता तो सिर्फ बाहर बैठकर इंतजार करने लगता है और तारे गिनने के अलावा इसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और काफी उदास होते हुए कहने लगता है खत्म भाई खत्म, मेरा जो मिशन था फेल्ड हो चुका है ऑलरेडी और मैं जल्द ही 1.4 मीटर तक श्रिंक होने वाली छोटी होने वाला हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के कपड़े खरीद सकता हूँ और बच्चों की टेबल पर ही आज तक रह पाऊंगा। और जब वो उदास होकर बैठा हुआ होता है, बैठी हुई होती है, जो भी है समझ जाओ, तभी एक बंदा आकर उससे कहने लगता है कि तुम जॉयस यूनियन सेट को ज्वाइन करना चाहती हो यंग लेडी। जिसको देखकर वो पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी बंदा अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए उससे कहने लगता है कि मैं वांग चंग रही हूँ और मैं इस वक्त एक्सटर्नल अफेयर का डेकोन के द्वारा भेजा गया हूँ उस जॉइन यूनियन सेट से। मैं तुम्हें रजिस्टर्ड डिसिपल के तौर पर एंटर करवा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ कनेक्शंस मौजूद है उनका इस्तेमाल करके। और वो वहां पर उसे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए ले जाता है और उससे क्या लगता है कि ये अभी अभी ऐसी सिचुएशन हुई है कि यहाँ पर एक और यंग लेडी मौजूद है जो कि इस सेट को ज्वाइन करना चाहती है और तुम दोनों को दोनों एक साथ मिलकर जा सकते हो कंपेनियन के तौर पर। जिसको देखकर हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि एक्सक्यूज मी, आखिरकार आप बता सकते हो कि आखिरकार असिस्टेंट डिसिपल का क्या काम रहता है। ये देखकर वो एक्सप्लेन करते हो उससे क्या लगता है कि एक ऐसी डिसिपल जो कि असिस्टेंट करवाती है, उसकी मदद करती है उसकी कल्टीवेशन में दूसरे बंदे की। ये बात सुनकर एमसी सरप्राइज होती है, उससे क्या लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम एक कल्टरन के तौर पर उसे रखना चाहते हो। मैंने सही कहा? ये बात सुनकर उससे वो कहने लगता है कि नहीं, बल्कि में बात ऐसी है कि ये एक पार्टनर होने वाली है जो कि असिस्ट करती है कंप्लीट करने में उसकी डुअल कल्टीवेशन की एक्सरसाइज को। ये बात सुनने के बाद एमसी पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है लेकिन ये अभी भी तो कल्टरन वाला ही जॉब रहा ना, इसमें डिफरेंट क्या है ये बता मुझे। ये बात सुनने के बाद वो चिल्लाते समझाता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें गलत फहमी हो रखी है क्योंकि हमारा जो जॉयस यूनियन सेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मेल डिसिपल को कल्टरन के तौर पर एक्सेप्ट करता है। तभी दूसरी वाली लड़की जो साइड में खड़ी होती है वो उससे कहने लगती है कि अगर ये वाकई में ज्वाइन नहीं करना चाहती है तो खैर भूल जाओ इसके बारे में। इस लेडी को अपनी एक्सरसाइज करना और दूसरों की मदद करना काफी ज्यादा पसंद है, तो तुम जल्दी से अपने सेट को ज्वाइन करवाने के लिए मुझे ले चल। ये बात सुनने के बाद एमसी उसको ध्यान नहीं देता और उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में एक्चुअली इस मास्टर शिल को नहीं ढूंढ सकते हो जो कि तुम्हें ज्वाइन करवाने के लिए मदद करता है। ये ऑब्वियसली बात दिख रही है कि ये एक शिल है। ये बात सुनने के बाद वो लड़की चिल्लाते उसने क्या लगता है कि तुम शिल कैसे कह रही हो। तो शिल का मतलब मैं बता देता हूँ आप सभी लोगों को, वह लोग होते हैं जो कि एक्टिंग करते हैं किसी शॉप में उसे प्रमोट करने के लिए ताकि दूसरे लोग उसे देखकर ज्वाइन करें। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि यंग लेडी खैर आप पहले तो ये बात छोड़ दीजिए, साइड में चलते हैं और वहां पर जाकर बात करते हैं। और तभी वे दोनों के दोनों एक कोने में पहुंच जाते हैं और वो जो उसे ज्वाइन करवाने के लिए वहां पर लेकर आया हुआ था वो उससे कहने लगता है कि जो जॉयस यूनियन सेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मेल कल्टरन को एक्सेप्ट करता है क्योंकि जो सेट ही कल्टीवेशन टेक्निक है वो सिर्फ हारमोनी पर काम करती है, यिन एंड यांग जो कि मैन एंड वुमन के बिटवीन होती है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि कुछ वुमेन्स को मैन बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। ये बात सुनकर एमसी पूरी तरह से शॉक हो जाता है क्योंकि अगर तुम हारमोनियस यूनियन सेट की टेक्निक को कल्टीवेट करना चाहते हो तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर्स क्रिएट हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ एल्डर्स भी ऐसे हैं जो कि मैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो मेल कल्टीवेशन फंडेंस का इस्तेमाल नहीं करते और वो सिर्फ उस टूल की तरफ मानते हैं लोग अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए। अगर वो अपनी पूरी काफी ज्यादा समय तक सुटेबल पार्टनर नहीं ढूंढ पाते हैं अपने लिए तो वो सभी के सभी लोग इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते और उनके इमोशन के बीच का जो वॉइड है वो भर नहीं पाएगा। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि वे लोग बाहर के भी चले जाते हैं और इसलिए हमारा जो सेक्ट है वहां पर उनकी कल्टीवेशन को असिस्ट करने के लिए फीमेल डिसिपल को रिक्रूट करते हैं। बस बात इतनी सी है कि ये जो मैटर है उसे पब्लिसाइज नहीं किया जा सकता, तो हम जो एक्सटर्नल अफेयर के डेकोन्स होते हैं वो प्राइवेटली सुटेबल कैंडिडेट्स को ढूंढने लगते हैं। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे पूछने लगता है कि जो असिस्टेंट डिसिपल होते हैं वो ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं क्या हारमोनियस यूनियन सेक्ट के। ये बात सुनने के बाद वो बंदा उससे कहने लगता है कि ऑफ कोर्स एक बार तुम्हारे किसी एल्डर के द्वारा अगर तुम्हें चूज कर लिया जाता है तो तुम उसके पर्सनल मेड सर्वेंट बन जाते हो और फिर उसके बाद तुम इनर डिसिपल का जो ट्रीटमेंट मिलता है वही तुम्हें भी मिलेगा। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे पूछने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। तभी वो कहने लगता है कि हाँ पूछो। तभी एमसी उससे पूछता है कि वहाँ की जितनी भी एल्डर्स है वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, कहीं वो ओल्ड लेडीज तो नहीं है, कहाँ जा सकती है हमारे एमसी का ठड़क। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है कि यंग लेडी तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा ह्यूमरस हो, तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचती हो क्योंकि जो हमारा हारमोनियस यूनियन सेट की कल्टीवेशन टेक्निक है वो तुम्हारी एज रिटेन इफेक्ट को पूरी तरीके से कन्वर्ट कर देती है और जितना ज्यादा रिफाइंड किसी का कल्टीवेशन होगा उतना ही ज्यादा यंगर उनकी अपीयरेंस होगी। और तभी इतना सुनने के बाद हमारा जो एमसी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को वहां पर भर देता है और तभी वो बंदा मिस जिंगलिंग और मिस लान यू है यानी कि जो दोनों के दोनों जो लड़कियां होती है उनको अपने साथ ले जाने लगता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए गैदरिंग पॉइंट पर। जिसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है क्या ये यहाँ पर प्लांट नहीं की गई है तुम्हारे द्वारा एक्टिंग करने के लिए। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगती है कि क्या तुम हो प्लांट, मैं नहीं हूँ, मैं यहाँ रैली में ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। तभी नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है हारमोनियस यूनियन सेट के सेक्ट माउंटेन जहाँ पर कमरे बने हुए होते हैं सभी के रहने के लिए और अंदर पहुंचने के बाद वो दोनों
दोनों को उनके कमरे में ले जाता है। उससे क्या लगता है कि ये जो रेजिडेंस है यहाँ पर गेस्ट के लिए बनाई गई है, हारमोनियस यूनियन सेट के लिए, और यहाँ पर तुम कुछ देर के लिए आज रात के लिए आराम कर सकते हो। और कल मॉर्निंग में तुम्हारा जो एग्जामिनर्स है वो नोटिफाई कर देंगे यहाँ पर इकट्ठे होगा कि कब तुम्हें जाना है, कब तुम्हारा एग्जाम होगा। ये बात सुनने के बाद पीछे वाली लड़की उससे कहने लगती है कि जो हमारा एग्जाम होने वाला है वो कपल्स एक्सरसाइज के बारे में है क्या। ये बात सुनकर हमारा एमसी कहाँ से लगता है, तभी बंदा उसे बताने लगता है कि ये स्पेसिफिक कंटेंट है वो एग्जामिनेशन का काफी कॉन्फिडेंटल है और बिल्कुल एग्जाम के टाइम पर ही इसके बारे में अनाउंस किया जाएगा सभी के लिए, तो तुम्हें कल तक उसके लिए वेट करना पड़ेगा। तभी वो लड़की वापस से अपने कमरे में चली जाती है और उससे कहने लगती है कि सिचुएशन वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं वापस से आराम करने के लिए जा रही हूँ। इसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है सरप्राइज होते है कि जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, जो लड़कियां इस हारमोनियस यूनियन सेट को ज्वाइन करना चाहती है वो काफी ज्यादा क्विट ओपन माइंडेड है। ये बात सुनने के बाद ये बड़ऊ आने ये अंकल जी उससे कहने लगता है कि मिस जिंगलिंग ये काफी ज्यादा देर हो चुकी है, मैं तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, तुम दोनों के द्वारा आराम करने के लिए जा सकते हो। तो हमारा एमसी अपने रूम में जाने लगता है। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि जो मेरा होस्ट है वो इस तरीके से हारमोनियस यूनियन सेट को ज्वाइन करेगा। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि ये कम से कम बेटर है कि मेरा कंप्लीट मिशन ना हो, उससे तो कम से कम कुछ ना कुछ तो आइडिया लगाया मैंने। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं ये जगह है वो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है और काफी ज्यादा शांति से भरी हुई है, वरना ये मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता कि अगर मैं फोर्सफुली असाइन किया गया था किसी मेल कल्टीवेशन फर्नेस के तौर पर। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि हाँ होस्ट, तुम्हारा जो लास्ट टाइम का जो मिशन का रिवॉर्ड था अभी तक तुमने पूरी तरीके से ड्रॉ नहीं किया था और इंटरफेयर होने के कारण उस क्लोन के कारण, तो इसलिए वो रिवॉर्ड अभी भी मेरे पास बचा हुआ है, तुम इसका इस्तेमाल अब कर। और तभी उसका रिवॉर्ड वाला पैक उसके पास आ जाता है, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी जोर जोर से हंसने लगता है, जिसको देखकर सिस्टम काफी शॉक होता है और उससे कहने लगता है कि इस तरीके से अपनी खुशी दिखाना जरूरी है क्या तुम्हारे लिए। जिसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो गर्ल इस तरीके से स्माइल करती है उसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होती है। जिसको देखकर सिस्टम उससे कहने लगता है कि होस्ट तुम्हें नॉर्मल तरीके से एक्ट करना चाहिए, और तभी पागलों की तरह उस बॉक्स पर कूद जाता है ताकि उससे कुछ अच्छा निकल पड़े। जिसको देखकर तभी उसमें से एक आइटम निकालता है, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी शॉक हो जाता है। सिस्टम उसे कहने लगता है कि तुमने यहाँ पर एक सोल एक्सट्रैक्टर को ऑब्टेन कर लिया है, लेकिन हमारे एमसी को इस बात पर भरोसा नहीं होता और उससे कहने लगता है इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये हेड मसाजेज है। और तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि इसके इस्तेमाल करने के जितने भी इंस्ट्रक्शन है तुम्हारे दिमाग में डायरेक्टली प्ले कर दिए जाएंगे, और किसी प्रमोशनल वीडियो की तरह उसके दिमाग में वो चलने लगता है कि तुम्हें कैसा इस्तेमाल करना है, इसको अपने दिमाग पर सर के ऊपर रखकर खींचना चालू कर देना है। जिसको देखकर वो काफी शौक होते हुए कहने लगता है कि इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि तुम मेरे किसी बंदे की सोल को एक्सेप्ट कर लो। और सिस्टम मुझे बताने लगता है कि एक्सेप्ट करने के बाद तुम अपनी बॉडी से बाहर निकल पाओगे, तुम जैसे चाहो फिर कहीं भी जा सकते हो सोल की फॉर्म में, और जो सोल एक्सट्रैक्ट की गई है उसमें कोई भी अटैक पावर नहीं होगी और ना ही किसी तरीके के अटैक से उसे इफेक्ट पड़ने वाला है, जहाँ तक कि फॉर्मेशन और सील्स को भी क्रॉस कर सकती है। लेकिन कुछ समय बाद जो सोल की स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे गायब होती जाएगी और वो वापस से अपनी मेन बॉडी में ऑटोमेटिकली लौट आएगी, और तुम अपनी इच्छा अनुसार भी अपनी बॉडी में वापस से आ सकते हो। उसके बाद तुम ऑटोमेटिक अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाओगे, और रिकमेंड किया जा रहा है कि तुम इसे हर दिन इस्तेमाल करो। ये देखकर एमसी काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि ये तो वाकई में इसका जो अमेजिंग साउंड आने में लगा हुआ है बिल्कुल ऐसा जैसे कि मैप रिवीलिंग आर्टिफैक्ट मेरे हाथों में आ गया। तभी उस आर्टिफैक्ट को अपने सर पर घुमाकर इस्तेमाल करने लगता है, और हमारे एमसी की जो रियल सोल होती है वो रेड कलर में होती है ना कि ब्लू कलर में, तो वो बाहर निकलने लगती है और तुरंत उसकी बॉडी में से सोल निकलने के बाद वो वहीं पर गिर जाती है ओरिजिनल बॉडी। लेकिन हमारा एमसी इसको देखकर कंफ्यूज होता है और उससे कहने लगता है कि आखिरकार मेरी जो ओरिजिनल सेल्फ है मैं उसकी तरह क्यों दिखने में लगा हुआ हूँ। ये देखकर सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुमने सिर्फ और सिर्फ बॉडीज को स्विच किया है ना कि सोल्स को। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही होस्ट कि तुम्हारी जो सोल है वो एक हार्ड डीमन की तरह क्यों दिखने में लगी हुई है। इसको देखकर एमसी भी सरप्राइज हो जाए तो सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुम्हारी जो सोल है वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से नहीं दिख रही है, बल्कि मैं जो होस्ट की ओरिजिनल सोल है उसे इन्फ्लुएंस कर दिया जा चुका है ब्लड सैक्रिफाइस जीन्स ऑफ बीट के द्वारा। इसी कारण तुम्हारा जो ऑरा है वो किसी हार्ड डीमन के साथ सिमिलर है, मिलता जुलता। इस बात को सुनने के बाद एमसी उससे पूछने लगता है कि इसका मतलब जिन के जो हार्ड डीमन हुआ करते थे वो सिर्फ इमेजिनेशन के फिगमेंट्स थे। जिसको देखकर सिस्टम उसे समझाने लगता है और उससे कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, जो हार्ड डीमंस होते हैं वो एक यूनिक लाइफ फॉर्म होते हैं जिनको जो भी कल्टीवेटर्स होते हैं उनके नेगेटिव इमोशंस को खाकर वो बड़े होते हैं और पावरफुल बनते जाते हैं, और जो कमजोर हार्ड डीमंस होते हैं वो किसी भी तरीके से किसी की उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होती और डिटेक्ट नहीं किया जा सकता नॉर्मल के द्वारा। लेकिन किसी कल्टीवेटर के जो नेगेटिव इमोशंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनका जो हार्ड डीमन है वो इनकी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है और उसी अनुसार ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और फिर के बाद उनकी नेगेटिव इमोशंस को और भी एम्पलीफाई करने के बाद एब्जॉर्ब करके पावरफुल बन जाएगा। फिर वो अपने ही यूजर को जिसकी होस्ट की बॉडी से एनर्जी लेने में लगा हुआ है वो हार्ड डीमन बिल्कुल उसकी फॉर्म लेने के बाद उसको परेशान करता रहेगा, और सिर्फ वही उसे देख सकता, और उसके अलावा उस हार्ड डीमन को कोई भी देख नहीं सकता। और तो और किसी हार्ड डीमन के बारे में बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने कल्टीवेटर से बाउंड है,
अगर वो कल्टीवेटर अपने नेगेटिव इमोशंस पे अपनी जीत हासिल कर ली तो हार्ट डीमन है वो स्लोली उसकी पावर कमजोर होती जाएगी और बिना नरिशमेंट के वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगी। लेकिन ज्यादातर केसेस में जो हार्ट डीमंस होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं समय के साथ साथ, और इवेंचुअली वो किसी भी कल्टीवेटर को इस हालत में डाल सकते हैं कि वो क्यू डेविएशन में पड़ जाएंगे। यहाँ तक कि अगर वो ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करेंगे तो तभी वो आकर उन्हें परेशान कर देंगे और वो ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे। और इतना ही नहीं बल्कि में जो हार्ट डीमंस होते हैं उनके भी कुछ लेवल्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर क्यू रिफाइनमेंट का कोई कल्टीवेटर हार्ट डीमंस का कोई मर जाता है जब वे ब्रेक थ्रू करने में लगा होता है फाउंडेशन स्टेज पर, तो उसका जो हार्ट डीमन होता है वो क्वालिफाइड इस बात पर कर जाता है कि उसका हार्ट डीमन भी फाउंडेशन स्टेज में कल्टीवेटर बन जाएगा। और इस तरीके से सिचुएशन चलती जाती है और लेवल अप होता जाता है, जिसको देखकर एम थोड़ा सोचता है और सिस्टम से क्या लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो हार्ट डीमंस होते हैं वो किसी पैरासाइट की तरह है। तभी सिस्टम क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही समझा। और बात करें अपने होस्ट के बारे में तो होस्ट का जो करंट स्टेट है उसकी 80 से 90% सिमिलर दिख रहा है किसी हार्ट डीमन की तरह, जो कि डेटा में रिकॉर्ड किया गया उसके अनुसार। और उसके अलावा जो हमारा होस्ट है वो किसी को सभी के सामने विजिबल है, बस ये डिफरेंट है। तभी यहाँ पर ये लड़की आती है और उससे क्या लगता है कि फेलो डायोस्ट जिंगलिंग, क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार डेकोन वांग के साथ किस तरीके से कॉन्टेक्ट किया जाए। और जैसे ही वो अंदर आकर देखती है तो हमारा एमसी यानी कि वो फीमेल जिस बॉडी पर हमारा एमसी कंट्रोल करा था वो वहां पर पड़ी हुई है बेहोश, और उसके सामने हमारे एमसी की सोल फॉर्म में पड़ा हुआ। इसको देखकर वो लड़की डर जाती है और चिल्लाते हैं उससे क्या लगता है कि आखिरकार तुम जैसे एक इविल बिंग किसी को यहाँ पर चोट पहुंचाने की इसकी हिम्मत कैसी हो गई है। तुम यहाँ पर अपनी ग्रैनी से इतना ज्यादा पंगा लेना चाहते हो। और तभी वो हमारे एमसी पर जोरदार अटैक कर देती है, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी ज्यादा डर जाता है कहीं उसे चोट तो न लगे। लेकिन अभी तक ये बात भूल चुका है हमारा एमसी कि वो इस वक्त एक हार्ट डीमन के फॉर्म में, सोल की फॉर्म में, तो कोई भी उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। और वो देखकर काफी शौक होता है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित। सिस्टम उससे क्या लगता है कि तुम इस वक्त कोई भी अटैक तुम पर काम नहीं करने वाला, तुम सभी के सभी अटैक से इम्यून हो। जिसको देखकर ये लड़की काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे क्या लगती है कोई भी इफेक्ट नहीं हो, लेकिन क्यों। तो डर के मारे वो कई सारे इविल तालिस्मान, सोल कैचिंग बैनर, हॉली लाइट वाटर और कई सारे स्प्रिट लाइट एरे फ्लैग का भी इस्तेमाल करने लगती है ताकि वो हमारे एमसी से छुटकारा पा सके। जिसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि तुमने वाकई में इस गेस्ट रूम की हालत कितनी ज्यादा खराब कर दी। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि इस लड़की के पास वाकई में बहुत मात्रा में मैजिकल ट्रेजर्स मौजूद है। तभी सिस्टम वहां पर हमारे एमसी से क्या लगता है कि वे सभी के सभी जो भी ट्रेजर्स यहाँ पर मौजूद है अर्थ रहेंगे, और उनमें से कुछ में तो कुछ बहुत कम मात्रा में फेंट सी ड्रैगन क्यू भी मौजूद। तो ऐसा लगता है कि वे सभी इनमें से जो आइटम्स आए हुए हैं वो सभी के सभी कांगलान इंपीरियल फैमिली से आए होंगे। जिसको देखकर एमसी काफी शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि इंपीरियल फैमिली, और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि वाह ये तो सरप्राइजिंग वाली बात है। दूसरी तरफ जो लड़की होती है जब उसके एक भी अटैक काम नहीं करता हमारे एमसी पर तो वो काफी डर जाती है और कहने लगती है मन में सोचते हुए कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेरे एक भी अटैक उस पर काम नहीं करने में लगा हुआ। ये इविल विंग का जो ऑरा है वो क्लियरली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और कहने लगता है कि मुझे अभी भी याद आया कि मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि इस टाइप के जो बींग्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं इविल स्पिरिट से, लेकिन वो सभी के सभी जो भी इम्यून होते हैं सभी अटैक्स। और तभी चिल्लाते हुए क्या लगता है कि तुम मेरे हार्ट डीमन हो। ये देखकर सिस्टम उससे क्या लगता है कि देखा मैंने कहा था ना कि लोग तुम्हें अपना हार्ट डीमन समझेंगे। जिसको देखकर वो लड़की और भी शौक होती है, उससे क्या लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेरे अंदर दिल के अंदर हार्ट डीमन कैसे हो सकता है, मैं तो तुम्हें इस तरीके से जानती भी नहीं हूँ। तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि तुम अब मुझसे कह रही हो कि तुम मुझे जानती तक नहीं हो, तुमने वाकई में मेरा दिल तोड़ दिया है यार। और इसको सुनने के बाद हमारा सिस्टम पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है, जहाँ पर हमारा एमसी से कहानी सुनाता है और उससे क्या लगता है कि जब तुम बहुत छोटी हुआ करती थी तब मैंने तुम्हें सेकंड रैंक के बियर डीमन से बचाया था। उस वक्त मैंने अपनी जिंदगी खो दी थी तुम्हें बचाने के चक्कर में, और उसके बाद मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ ने तुम्हारे उस कनेक्शन के बारे में पता किया कि तुम इंपीरियल फैमिली से बिलोंग करती हो। तो वे सभी के सभी लोग कांगलान इंपीरियल फैमिली में गए थे जस्टिस मांगने के लिए, लेकिन उन सभी को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया गया था और वे सभी के सभी झूठ बोल रहे थे। और इंपीरियल गार्ड ने हमारी फैमिली को पूरी तरीके से पीट दिया वो जब तक मर नहीं गया। और सिर्फ वहां पर मेरी 5 ईयर ओल्ड लिटिल सिस्टर जिंदा रही थी जो कि एक ऑर्फन बन गई थी। ये बात सुनने के बाद वो काफी शॉक हो जाते हैं, उससे कहने लगते कि ये इम्पॉसिबल है, ये एब्सोल्युटली मैं इस बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना है इसके बारे में। इसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि ऑफकोर्स तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा कि तुम्हारा जो स्टेटस है कि आखिरकार तुम जैसे जो लोग हैं वो हमारे बारे में कैसे सोच सकते हैं और तुम्हारे दिल में हमारे बारे में नोट कैसे बन सकता है। और खैर अगर तुम इसके बारे में ना सोचो इसलिए तुम्हारी फैमिली वालों ने तुम्हारी मेमोरीज को पूरी तरीके से सील कर दिया था ताकि तुम्हारे दिल में कोई भी हार्ट डीमन पैदा ना हो जिससे तुम्हारी कल्टीवेशन अफेक्ट ना पड़े। लेकिन शायद उन्हें इस बारे में पता नहीं है कि भले ही उन लोगों ने तुम्हारी मेमोरीज को सील कर दिया है लेकिन तुम्हारी मेमोरीज के बहुत ज्यादा अंदर सबकॉन्शियस तरीके से उसे तो सील नहीं कर सकते थे ना। भले ही तुम्हें इसके बारे में बिल्कुल भी पूरी तरीके से अनअवेयर होगी, लेकिन जो गिल्ट था, जो सेल्फ ब्लेम था, जो तुम्हारे सबकॉन्शियस के अंदर मौजूद था वो धीरे धीरे करके ग्रो होना चालू हो गया। और ये तब तक ग्रो होता चालू हो गया जब तक मैं तुम्हारी सामने फिजिकल फॉर्म में नहीं आ गया हूँ। अब जब मैं तुमसे यहाँ पर बात कर सकता हूँ इस तरीके से। इसको देखकर ये लड़की काफी डर जाती है और उन्हें चालू कर देती है और उससे क्या लगता है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल सच में नहीं पता था। और एमसी उससे पूछने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार इंपीरियल फैमिली के साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप। जिसको देखकर वो लड़की उससे क्या लगती है कि तुम तो एक हार्ट डीमन हो ना, तुम्हें तो पता होगा ना इसके बारे में। जिसको देखकर वो हमारा एमसी खांसता है और डरते और घबराते हैं। उससे क्या लगता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन हासिल की थी तुम्हारे नेगेटिव इमोशन के।
यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं तुम्हारी आइडेंटिटी को लेकर मेरे खिलाफ, जिससे कि मैं कुछ पता कर सकूं। इसको देखकर वो लड़की उससे कहने लगती कि मेरा नाम कांग यूए है और मैं 8th प्रिंसेस हूँ कांगलान किंगडम की। ये देखकर एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है योर एनालिसिस, आखिरकार अब जॉयस यूनियन सेट को क्यों ज्वाइन करना चाहती हो। जिसको देखकर वो बताती है और समझाने लगती है कि जो मेरे फादर है मुझे जानबूझकर फोर्स करने में लगे हुए हैं कि किसी से मैं शादी कर लूं, लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं था, इसलिए मैं घर से भाग गई। और मैंने ये सुना है कि जो जॉयस यूनियन सेक्ट है उनकी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा खराब है इंपीरियल फैमिली के साथ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर छुपकर आगने आकर छुपने के बारे में सोच। ये देखकर हमारा एमसी उसको रोकता है और उससे कहता है जरा एक मिनट रुको, तुम एक प्रिंसेस हो, लेकिन आखिरकार तुम ऐसा क्यों कहने में लगी हुई हो कि तुमने मुझसे कुछ देर पहले कहा था कि तुम्हें 2% एक्टिविटीज के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से हासिल मतलब जानकारी हासिल है। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगती है कि मैंने कई बार गेम्स खेले मेड के साथ, और वहां पर सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मुझे 3 लेग्ड रेसेस के, पिगी बैक रेसेस के, ऐसे कई सारे रेसेस मैंने उनके साथ ये गेम्स खेले और ये 2% एक्टिविटीज है, तो मैं इनके साथ मल्टीपल लोगों के साथ भी ये गेम खेल सकती हूँ। ये बात सुनकर एमसी काफी सरप्राइज होते हैं, उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे दिमाग में इस तरीके का आइडिया है कि जॉयस यूनियन सेट का मतलब जो 3 वर्ड्स का मतलब था वो ये था। भाई साहब इससे हमारे एमसी को सब पता चल चुका है कि ये अभी तक जो भी कहने में लगी हुई थी तो घंटा पता नहीं है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तभी वो लड़की उससे कहने लगती है कि इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर हैप्पी फैमिलीज रहती है और कि तुम वाकई में इतने मेरे हार्ट डीमन हो जो इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछने में लगा हुआ है। मैंने तुम जैसा हार्ट डीमन कभी नहीं देखा। और हमारे एमसी को जब सारी की सारी सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो इतना ज्यादा शौक में पड़ता है कि भाई कुछ बोल भी नहीं पाता। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि मैं इस बारे में कंप्लेन तो नहीं करना चाहती, लेकिन जितना हो सके उतना ज्यादा मैं तुम्हारी मदद तो करना चाहती हूँ। अगर क्या यहाँ पर कुछ ऐसा चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती तो वो भी तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार। जिसको देखकर हमारे एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये जो लड़की है वो वाकई में अनबिलीवेबली काफी ज्यादा नेव है और काफी ज्यादा मासूम। वो अपने हार्ट डीमन के साथ एक्चुअली में इस तरीके से डील करने में लगी हुई है। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है खैर अगर मैं देखा जाए इससे पहले की सिचुएशन को देखकर तो मेरे पास अभी भी मेरी लिटिल सिस्टर वाकई में एक ऑर्फन बन चुकी थी। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगती है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी लिटिल सिस्टर का ख्याल रखूं। तो वो कहने लगता है कि जी हाँ तुम कुछ ऐसे ही समझ सकती है। तभी वो प्रिंसेस उससे पूछने लगती है कि ऑफकोर्स ये बात है, मैं जो चाहे मैं वो जितना कर सकती हूँ उतना तुम्हारे बारे में करूंगी, लेकिन आखिरकार तुम्हारी लिटिल सिस्टर रहती कहाँ पे। तभी एमसी अपनी बॉडी के बारे में दिखाकर उससे कहने लगता है कि जो जहाँ पर लेटी हुई है वो वही है। इसको देखकर वो लड़की काफी शॉक हो जाती है और कहने लगती है कि आखिरकार इस तरीके कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। तभी एमसी कहने लगता है कि ये हमारी किस्मत होगी और कुछ नहीं। जब तक तुम मेरी सिस्टर का अच्छे तरीके से ख्याल रखोगी तो सबसे ज्यादा बिगेस्ट कंपनसेशन होगा मेरे लिए। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस उससे वादा करती है और उससे कहने लगती है कि ठीक है मैं इसका ख्याल अच्छी तरीके से। जिस बात को सुनने के बाद हमारा एमसी प्रिंसेस से कहने लगता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने जो मुझसे वादा किया है तुम उस वादे को पक्का निभाओगी। और तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है जिससे कि वो अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पाता और हमारा एमसी वहां से तुरंत गायब हो जाता है। जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज होती है और कहने लगती है कि फेलो डाउश जिन तुम कहाँ पर। और आसपास की उसकी जो एनर्जी होती है उसको देखकर वो सोचने लगती है कि इसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया है और कहने लगती है कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पर एक ऐसा भी हार्ट डीमन होगा जो सुसाइड कर सकता है। आखिरकार कितने ज्यादा एक्सटेंट तक इसकी जो मेमोरीज है वो मेरी सबकॉन्शियस में मौजूद थी और आखिरकार ये किस तरीके का हार्ट डीमन है जो कि इतना ज्यादा काइंड, यहाँ तक कि हार्ट डीमन का माइंड भी पूरी तरीके से अफेक्ट हो चुका था मेरे दिमाग से और मेरी सबकॉन्शियस मेमोरी से। और वहीं पर रोना चालू कर देती है और कहने लगती है कि मैं बाकी में उसके बारे में नहीं पता था कि मैंने तुम्हें इस तरीके से चोट पहुंचा दी है, लेकिन तुम मुझ पर अभी भी इतना भरोसा करते हो, यहाँ तक कि मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पता पूरा। लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सिस्टर का ख्याल अच्छी तरीके से रखूंगी। दूसरी तरफ हमारा सिस्टम एमसी से कहने में लगा हुआ है कि आखिरकार तुम मुझसे झूठ क्यों बोलने में लगे हुए हो। तभी हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो प्रिंसेस है कांगलान किंगडम की वो काफी ज्यादा स्ट्रेंज है और एक अजनबी सी जगह पर आ चुकी है कि आखिर मैं इसके थाई को क्यों ना पकड़ लूं जो कि मेरी मदद कर सकती है। और तो और इतना ही नहीं बल्कि मैं बहुत ज्यादा आसानी से बेवकूफ बना सकता हूँ और अगर ये यहाँ पर अकेली रहती है तो ये काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हो सकती है इसके लिए। इसको देखकर सिस्टम मुझसे क्या लगता है कि तुम तो वाकई में डेंजरस हो फेलो, तुम्हें फॉलो करना वाकई में किसी के लिए खतरे से खाली नहीं है। दूसरी तरफ वो प्रिंसेस हमारे एमसी की बॉडी को अपनी गोदी में बिठा लेती है और वो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि सोने में लगा हुआ। इसको देखने के बाद प्रिंसेस काफी सरप्राइज होते हुए कहने लगता है ये एक्चुअली में सोने में लगी हुई है, यहाँ पर इतने ज्यादा अच्छा बेड पड़ा हुआ है सोने के लिए, लेकिन ये जमीन पर सोने में लगी हुई है। मुझे लगा था कि किसी इविल स्पिरिट ने इस पर अटैक कर दिया। तभी हमारा एमसी जगने की एक्टिंग करने लगता धीरे धीरे करके। तो प्रिंसेस उससे पूछती है कि तुम्हें होश आ गया। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि फेलो डायश लान यू हुई तुम ये रूम में क्या करने में लगी हुई हो। तभी लान यू उससे कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तुम्हें ग्राउंड पर पड़े हुए देखा तो मुझे काफी डर लग रहा था कहीं तुम्हें कोई सर्दी वर्दी न पकड़ जाए। जिसको देखकर हमारा एमसी मुस्कुराने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत दफा नहीं हो, मैं ऑलरेडी फाउंडेशन स्टेबलिशमेंट स्टेज पर पहुंच चुका हूँ या फिर पहुंच चुकी थी, आखिरकार मुझे सर्दी से क्यों डर लगने लगा। इस बात को देखने के बाद वो प्रिंसेस मन में सोचते हुए कहने लगती है कि अच्छा तुम ऑलरेडी फाउंडेशन स्टेज पर पहुंच चुकी हो तो आखिरकार तुम इस फ्लोर पर क्यों सोने में लगी हुई थी। तभी एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार मेरे इस रूम को क्या हुआ। प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि एक्चुअली में यहाँ पर स्पेशल फॉर्मेशन जो कि मेरे रिंग में बनी हुई थी स्टोरेज रिंग में वो मेल फंक्शनल हो गई और एक्सप्लोड हो गई, जिसके कारण यहाँ पर इतना ज्यादा तबाही मची हुई है। जिसको देखकर एमसी उससे पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, और बिल्कुल मासूम सा बनने की एक्टिंग करने लगता है। जिसको देखकर वो पिघल भी जाती है हमारी प्रिंसेस और उससे
क्या लगता है कि आखिरकार कितनी ज्यादा इनोसेंट गर्ल है। वाकई में से बिल्कुल भी इस बात का डाउट नहीं है कि आखिरकार मैं इससे जो केयर कर रही है वो सच भी है या झूठ है, और यहाँ तक कि बल्कि मैं मेरी ही चिंता करने में लगी है उल्टी। जिसके बाद हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि मिस लान यू है, आखिरकार आप मेरे रूम में क्यों आई हो, अब वैसे बता सकती हो। जिसको देखकर वो प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। जिसको देखकर हमारे एमसी काफी खुश हो जाता है। आई मीन लड़की के फॉर्म में तो सीधी सी बात एक्टिंग कर रहा है ना, तो खुश होते हुए उससे कहने लगता है कि अच्छा हुआ, चलो हम एक दूसरे के फ्यूचर में साथ देंगे। जिसको देखकर ये प्रिंसेस पूरी तरीके से पिघल जाती है इसकी स्माइल देखने के बाद, और मन में सोचते हुए कहने लगती है कितनी ज्यादा गुड गर्ल है। इसको वाकई में बिल्कुल भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है वर्ल्ड के बारे में, और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस किया था तो चाइल्डहुड में, बचपन में इतनी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो अभी भी कितना ज्यादा चेयरफुल पर्सनैलिटी है। फेलर डायोस जिनमो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी कि उस हमारे एमसी के ओरिजिनल फॉर्म से कहने में लगी है अपने हार्ड डीमन कि मैं हमेशा तुम्हारी सिस्टर का अच्छे तरीके से ख्याल रखूं। और जब जो ऐसे बातें करने में लगे हुए होते तभी उनके दरवाजे के पास कोई आकर खटखटाने लगता, और बाहर जाकर देखते तो एक लड़की आकर उनसे कहने लगती कि फेलो डायोस्ट लाइन यू है, फेलो डायोस्ट जिंगली, क्या तुम एक दूसरे को ऑलरेडी जानती हो। तभी वो उससे कहने लगते कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं, और तुम्हारे बारे में क्या। जिसको देखकर वो लड़की उनसे कहने लगती कि ये तो काफी ज्यादा ग्रेट बात हो गई, अच्छी बात हो गई। अगर ऐसी बात तो मैं तुम दोनों को पहले ही बात में एक साथ बता देती कि जो मेरे अटेंडेंट है वो सीनियर फैंग यू है, और चीफ एग्जामिनर है जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है कल उसके लिए। और तभी अचानक से उसकी नजर उस रूम पर जाती है, जिसको देखकर वो सरप्राइज हो जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार इस रूम में क्या हो गया, तो तबाही क्यों मची है। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि हम कुछ ज्यादा ही इंटेंसिव तरीके से खेलने में लगे हुए थे। जिसको देखकर प्रिंसेस काफी शौक होते हैं, उससे कहने लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके का रीजन है, क्या हम लोग वाकई में 3 साल के बच्चे हैं जो कि गेम खेलने में लग गए तो इतनी तबाही मचा दी। इस बात पर कोई भरोसा नहीं करने वाला कि मेरी जो स्टोरेज रिंग फॉर्मेशन एक्सप्लोड हो गई थी वो बहाना इससे ज्यादा बेटर। लेकिन सच सच बताएं तो इस प्रिंसेस को इस दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, खासकर इस जगह के बारे में। जैसे खेलने वाली बात ये सुनती है तो वो तुरंत शर्माती है और मान जाती है। जिसको देखकर वो प्रिंसेस काफी शौक होती है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि वाओ ये इसको मान भी गई, अरे अंडरस्टैंड माय फुट। तभी वो लड़की हमारे एमसी से कहने लगती है कि सिचुएशन कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर कई सारे जो लोग हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे इस सेक्ट को। जो एग्जामिनर फैंग है वो ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार यहाँ पर कितने ज्यादा सिंसियर कैंडिडेट्स हैं जो कि जॉयफुल यूनियन सेक्ट को सच में ज्वाइन करना चाहते हैं। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस उससे कहने लगती है नेचुरली हम सिंसियर है, काफी ज्यादा एब्सोल्युटली सिंसियर है ज्वाइन करने के लिए, और हम इस बात की कसम खाते हैं कि हेवन एंड अर्थ हमारा इस बात का विटनेस हो सकता है, सन एंड मून की कसम खाकर कह सकते हैं। लेकिन जब बात इनकी चल रही होती है तभी हमारा एमसी उसे एक पैसों की यानी कि स्पिरिचुअल स्टोन की एक पॉकेट दे देता है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है प्रिंसेस। दूसरी तरफ वो लड़की उससे कहने लगती है कि ये एक स्पेशल टोकन है हमारे एप्रिसिएशन का, हमारे फेलो डाइस लाइन यू है और मेरी तरफ से हमारा एमसी से कह रहा है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जो सीनियर फैंग है वो हमारा कल अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे। इसको देखकर वो उसका पाउच ले लेती है और मुस्कुराते उससे कहने लगती है कि तुम्हारी जो सिंसियरिटी है उसने मेरा दिल छू लिया, और मैं आपकी सिंसियरिटी अपने सीनियर तक जरूर पहुंचा दूंगी। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है किस तरीके से प्रिंसेस रोने में लगी हुई है, और उससे कहने लगती है कि रियली अगर उसे वाकई में कुछ चाहिए था तो सीधे सीधे आकर बोल देता ना, मेरे पास बिल्कुल भी पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है। ये बात सुनने के बाद एमसी कहता है ठीक है शांत हो जाओ, और रोते रोते उस प्रिंसेस की नजर उन कुछ बुक्स पर पड़ती है जो कि वहां पर जमीन पर पड़ी हुई होती है। जिसको देखकर वो सरप्राइज होते हैं, उससे कहने लगते हैं कि ये बुक्स तुम्हारी है। तो एमसी कहने लगता है कि नहीं, ये जो बुक्स है वो ऑलरेडी इस रूम में रखी हुई थी। और तभी वो प्रिंसेस उस बुक को रीड करना चालू कर देती है, और मन में सोचते हुए कहने लगते हैं कि अगर इस बारे में बात की जाए तो जॉयफुल यूनियन सेक्ट है, मुझे बस इसके बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा एक मेजर सेक्ट है जो कि अंडर 3 सेक्ट्स में आता है और 4 गेट्स में, और उनकी रिलेशन के बारे में बात कर रॉयल फैमिली के साथ तो बहुत ज्यादा खराब, मुझे नहीं पता कि आखिरकार ऐसा क्यों। और तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर थोड़ी जैसी बुक पढ़ लेती है वो प्रिंसेस, उसके पूरे के पूरे फ्यूज उड़ जाते हैं, क्योंकि आज पहली बार उसे दुनिया की सच्चाई के बारे में पता चला है कि आखिरकार जॉयफुल यूनियन सेक्ट किस काम के लिए है। जिसको देखकर उसके पूरे के पूरे फ्यूज उड़ जाते हैं और मन में सोचते क्या लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके का डचबैक सेक्ट है, और ये ऐसी ऐसी हरकतें होती है सेक्ट में। और एमसी को देखते हुए कहने लगती है कि ये बिल्कुल ही मेरी तरह होगी जिसके बारे में ऐसे कुछ भी नहीं पता हुआ और बिना कुछ सोच समझे जहाँ पर आ चुके हैं। दूसरी तरफ हमारा एमसी अपनी सोल को बाहर निकालने में लगा हुआ है और अपना हेड मसाज कर कह रहा होता है कि ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और तभी प्रिंसेस उसे बुक देती हुए कहने लगती है कि तुम्हें ये बुक देखनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हमारा एमसी उस बुक को छूने की कोशिश करता है तो वो प्रिंसेस उस बुक को उसके हाथों से दूर कर देती है। हमारा एमसी बार बार उस बुक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्रिंसेस उसे देती ही नहीं है कि इस बात को लेकर कहीं बिगड़ना जाए। जिसको देखकर एमसी को पूरी तरीके से उस पर गुस्सा आने लगा, और प्रिंसेस को इस बिहेवियर को देखने के बाद मन में सोचते हुए कहने लगता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं करने वाली। इसको देखकर लगता है ये काफी ज्यादा प्योर और काफी ज्यादा काइंड है कि आखिरकार मैं इस जैसी चीजें आखिरकार इस लड़की को कैसे दिखा सकती हूँ, इस तरीके से तो मैं इसकी जो इनोसेंट हार्ट है वो पूरी तरीके से खराब कर दूंगी, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसके बाद प्रिंसेस वहां से चली जाती है उस बुक को लेकर, और उससे कहने लगती है कि ये काफी ज्यादा लेट हो चुका है, अब तो मैं आराम करने के लिए जाना चाहिए। और तभी हमारी एमसी उस बुक को नहीं हासिल कर पाता और
उसको तुरंत बुक का नाम सुनते ही वो दरवाजा बंद कर देती है और कहने लगती है कल मिलेंगे। और एमसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार चल क्या रहा। तभी दूसरी तरफ जो लड़की सभी लोगों से अपना कलेक्शन इकट्ठा करने में लगी हुई होती है चंदा, और उनमें से एक लड़की कह रही होती है जिसने ऐसे चंदा दिया था कि मैं उम्मीद करती हूँ कि सीनियर फैंग हमारा ख्याल रखेंगे कल, और वो उसके कहने लगती है चली जाती है लेकर अपना माल। तभी स्टोरेज रिंग से अपना बैग उसमें डाल लेती है या फिर निकाल लेती है जो भी कर रही है, और कहने लगती है कि इस बार हमें वाकई में बहुत ज्यादा पैसा कमाने को मिल चुका है, अगर सीनियर स्टेज देखेंगे तो काफी खुश हो जाएंगे और मैं भी काफी ज्यादा अमीर होने वाली हूँ इतना लूट को देखने के बाद। प्रिंसेस वहीं पर उसके दरवाजे के बाहर खड़ी होती है और वो लड़की आकर उसे आकर देख लेती है और प्रिंसेस से पूछने लगती है कि फेलर डायश लानी हुई आखिरकार आप यहाँ क्यों खड़ी हो, क्या गलती है या फिर कोई परेशानी है आपको। तो लानी ये उससे कहने लगती है कि जो शेयर और मेरा जो लिंक्डइन का जो शेयर थे मैंने तुम्हें दिए थे वो वापस कर दो, हम अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे सेट के अंदर जाने के लिए और हम इस तरीके का मेथड का इस्तेमाल नहीं करने वाले। दूसरी तरफ हमारा एमसी बिना किसी चिंता के बेड पर सोने के लिए चला जाता है और कहने लगता है ये बॉडी इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, कम से कम मुझे अपना शील्डिंग रॉक पहनकर सोने की जरूरत नहीं पड़ रही इसमें, और कितना ज्यादा समय हो चुका है मुझे नॉर्मल तरीके से नींद लेते हुए, और ये काफी ज्यादा अच्छी बात है कि हमने बिना किसी परेशानी के कल अपने इस एग्जाम को पास कर लेंगे क्योंकि हमने बेनिफिट जो प्रोवाइड करवा दिए। दूसरी तरफ जो प्रिंसेस होती है उसने सारा का सारा जो पैसा है उस लड़की से वापस ले लिया होता है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि मुझे अपने लिटिल सिस्टर जिंगलिंग को और उसके प्योर हार्ट को किसी भी तरीके से बचाना होगा, और चाहे कुछ भी हो जाए इस ल्यूड और थड़की वाले सेक्स से भरे हुए सेट को ज्वाइन करने से उसे रोकना होगा। और एमसी के ओरिजिनल फॉर्म के बारे में सोचते हुए कहने में लगी हुई थी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है फेलो डायस जिन्बो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका ख्याल रखूंगी, और यही इंपॉर्टेंट चीज था सबसे ज्यादा। तभी हमें नेक्स्ट मॉर्निंग में दिखाया जाता है जहां पर वो जगता है हमारा एमसी, तो प्रिंसेस उसके सामने खड़ी होती है और इस तरीके से बिहेवियर करते हुए हमारा एमसी उससे पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ, तुम इस तरीके से इतनी तो खुश क्यों दिख रही हो। जिसको देखकर प्रिंसेस मुस्कुराते उससे कहने लगती है कि मैं वाकई में इतनी खुश दिख रही हूँ क्या। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि फेलो डाइस्ट जितने भी पार्टिसिपेट करने में लगे हुए हैं वह सब जो भी एक्सेलरी डिसिपल बनना चाहते हैं वो टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाए और सभी के सभी लोग इस माउंटेन के फुट पर प्लाजा पर इकट्ठे हो जाए। तभी एमसी उससे कहने लगता है कि अब हमें साथ में चलना चाहिए। प्रिंसेस भी कहने लगती है कि ठीक है चलो। जिसको देखने के बाद पीछे से वही बंदा आता है और उससे कहने लगता है कि तुम दोनों के दोनों यहीं पर रुको। जिसको देखकर एमसी शॉक होते हैं उससे कहने लगता है कि डेक्कन वांग क्या हो गया आपके साथ, कोई परेशानी है क्या, आप मुझे हमके क्यों रोक रहे हो मैं। तभी डेक्कन वांग उससे कहने लगता है कि तुम दोनों को टेस्ट देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एमसी काफी देखकर उसको शॉक होता है काफी। दूसरा प्रिंसेस भी काफी मुस्कुरा रही होती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि कोई बात नहीं लिटिल सिस्टर जिंगलिंग, मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद कर दी है और मैंने सब कुछ इंक्वायर कर लिया था इसके बारे में, क्योंकि जो किंगडम सेक्ट है वो करंटली रिक्रूट करने में लगा डिसिपल्स को, लेकिन काफी ज्यादा फेमस और रिच सेक्ट, और हम दोनों के लिए वो सेक्ट ज्वाइन करना काफी ज्यादा सुटेबल रहेगा, तो हम लोग वहां चले जाएंगे। भाई जिस सेक्ट से हमारा एमसी है उसी सेक्ट में ले जा रही है तो वापस, और साफ साफ इस सेक्ट को ज्वाइन नहीं करवाना चाहते। लेकिन जो डेक्कन वांग होता है वो उससे क्या लगता है कि जो हॉल मास्टर ल्यू वो कल की तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती है, तो इसलिए तुम्हें टेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली उनकी मेड बनने के काबिल। और जब ये बात इस प्रिंसेस को पता चलती है तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और उसका मुंह शॉक के मारा फटाक फट रह जाता है। तो एमसी उससे पूछने लगता है कि मास्टर ल्यू आपके कहने का मतलब क्या है, कि सीनियर फैंग थे वो नहीं थे क्या हमारे एग्जामिनर। इसको देखकर ये वांग उसे बताने लगता है कि जो सीनियर फैंग है वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जामिनर है बाहर की, और जो हॉल मास्टर लू है वो एक हॉल मास्टर है अब हमारे ह्यूमन सेट के एनफोर्समेंट हॉल की, और अब हॉल मास्टर ल्यू की तरह तुम्हें चूज किया जा रहा है। तुम्हारा जो फ्यूचर है वो वाकई में लिमिटलेस है, मानना पड़ेगा, तुम्हारी किस्मत तो चमक चुकी है। और जैसे ही ये बात हमारे एमसी को पता चलती है कि इसे हॉल मास्टर ल्यू की तरह चुन लिया गया था तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि डेक्कन वान क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो कि आखिरकार यहाँ पर सिचुएशन क्लियरली क्या हुई थी, क्योंकि जो लिटिल गर्ल है वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है कि आखिरकार हमने ऐसा क्या काम कर दिया था कि जो हॉल मास्टर ल्यू है उनका एप्रिसिएशन हम इस तरीके से अर्न कर सकते हैं। जिसको देखकर डेक्कन वांग उससे कहने लगता है कि ये तुम्हारे कल का जो एटीट्यूड था वो इसलिए होगा क्योंकि तुमने उनको ब्राइब देने के बारे में नहीं सोचा। जो हॉल मास्टर ल्यू है वो ऑलवेज हमेशा उन्हीं लोगों पर ध्यान देते हैं जो कि काफी अपराइट होती है और इनकरप्टेबल होती है, और वो हमेशा से उम्मीद करते हैं कि वो अपने लिए ऐसी मेड ढूंढे जो कि काफी हॉनेस्ट और अपराइट हो। ये बात सुनने के बाद एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है क्योंकि यहाँ तक एमसी को पता है उसने तो साफ साफ उसे ब्राइब दी थी। दूसरी तरफ प्रिंसेस अपना सर पटक पटक कर रोने में लगी है और डेक्कन वांग उससे कहने लगता है कि तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, कुछ मेकअप और अच्छे तरीके से ड्रेस वगैरह कपड़े वपड़े पहन लेना, मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा यहाँ पर, फिर हम उसके बाद हॉल मास्टर ल्यू को देखने के लिए एक साथ चलेंगे। फिर जब ये दोनों को ये बात पता चलती है फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वे दोनों ही अपना सर पटक पटक कर रोने में लगे हुए होते हैं कि दोनों का ही प्लान पूरी तरीके से बड़ पड़ी थी। यहाँ पर हमारा एमसी उस हॉल मास्टर को ज्वाइन नहीं करना चाहता और यहाँ पर हमारी प्रिंसेस इस सेक्ट को ही नहीं ज्वाइन करना दे जाती, ना ही खुद ना उसको। प्रिंसेस मन में सोचते हुए अपने आप को गालियां दे रही होती है और बुरा बुरा कहकर कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना फेलो डायस जिन्बो, लगता है कि मैंने सारी चीजों को खराब कर दिया है। मैं वाकई में तुम्हारी मदद करना चाहती थी और तुम्हारे सिस्टर की और इस इविल डैन से उसको यहाँ पर ले जाना चाहती थी, लेकिन मैंने गलती से इसको इसके अंदर ही डाल दिया। दूसरी तरफ हमारा एमसी अपने आप को कोस रहा होता है और क्या लगता है खत्म, मेरी जिंदगी तो खत्म। अगर किसी के द्वारा अगर मुझे अप्रिशिएट करना ही था तो आखिरकार मेरे को इस हॉल मास्टर ल्यू के द्वारा ही क्यों अप्रिशिएट करना पड़ा। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि वो कहना चाहती हैं कि जो लोग ब्राइब देते हैं वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, लेकिन मैंने तो साफ साफ ब्राइब दे दिया था और उसे ये इस बात का
काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और अप्रिशिएट करने में लगी हुई है कि मैंने उसे ब्राइब किया सबसे ज्यादा। सारी की सारी ये सिचुएशन जहाँ पर खड़ी हुई है मुझे लग रहा है वो यही उसी बुढ़िया ने की होगी। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस बुढ़िया ने जरूरी उसको लीक कर दिया होगा और उसे मेरी रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका होगा उस वुमन के द्वारा। अब सेक्ट मास्टर के साथ क्या हुआ था उसे पता चल ही चुका, तो इसलिए मुझे अपने पास बुलाकर धीरे धीरे करके मुझे तबाह करना चाहती है और मेरे साथ सोना चाहती है। ये बात सुनकर सिस्टम वहाँ पर आता है और उससे क्या लगता है कि वो तुम्हारे साथ सोना चाहती है, तो आखिरकार तुम अपने साथ प्रिंसेस को क्यों ले जाना चाहेगी, वो तुम ही बता। ये बात सुनकर एमसी सिस्टम का जवाब देता है और उससे क्या लगता है कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही होगी। अगर वो वाकई में अपना बदला लेना चाहती सेक्ट मास्टर से तो शायद वो अभी तक किसी के द्वारा इसके शब्दों को फैला दिए जा चुके होते। यहाँ पर वो सोचते होता है कि प्रिंसेस किस तरीके से सेक्ट मास्टर के पास जाएगी और उससे कह रही होगी सेक्ट मास्टर से कि हमारे पास हॉल मार्शल लू है, उन्होंने जिंगलिंग के साथ पहले ऐसा किया फिर ऐसा किया, ये पोजीशन फलाना दिखाना। जब लोग अपना मन को शांत कर लेते हैं तभी ये बंदा आता है उनसे पूछने लगता है कि तुम दोनों के दोनों जाने के लिए तैयार, और उनकी शक्ल देखकर लगता नहीं है कि वो दोनों के दोनों तैयार है। इतने ज्यादा शौक में पड़े होते हैं और दोनों ही के दोनों ही अपने आप को सोच रहे होते हैं कि हमने तो खराब कर दिया सब कुछ, हम तो डूम्ड हो गए। इसको देखकर ये बंदा काफी शौक होते हैं। उससे क्या लगता है कि तुमको देखकर ऐसा क्यों लगने में लगा हुआ है कि तुम दोनों अभी के अभी मरने वाले हो, ना कि सेक्स ज्वाइन करने वाले। अब इस डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो अपने हाथों से इन दोनों का मेकअप करने लगता है और क्या लगता है कि हॉल मास्टर ल्यू वाकई में बेस ज्यादा अच्छे टेम्पर नहीं है उनका, तो अगर तुम इस तरीके से उनके पास जाओगे तो शायद वो तुमसे नफरत करने लगेंगे और उससे मेरे को भी मुसीबत हो सकती है। तभी बंदा उसके पास लेकर आज से कहने लगता है कि हॉल्ड मास्टर रेक जो डेकोन वांग है वो अपने लिए लेकर आ चुका है इन दोनों को जो आपने कहा था, और वो तभी अंदर आने की परमिशन दे देती है और इसके बारे में बताया जाता है कि इसका नाम लू मियाओ है जो कि हॉल मास्टर है हेयुआन सेट के एनफोर्समेंट हॉल की। और तो और नेशन सोल अर्ली स्टेज पर यहाँ पर डैन डेकोन मुस्कुराते हुए उन दोनों को अंदर बुलाते, लेकिन इन दोनों की शकल पे तो 12 बजे हुए होते हैं और उन दोनों के दोनों मिलकर एक साथ हॉल मास्टर ली को ग्रीट करते हैं, जिसको देखकर ये काफी ज्यादा शौक हो जाती है और उससे कहने लगते हैं कि इन दोनों को अभी कोई बीमारी है क्या, सर चकरा रहा है या फिर स्ट्रोक पड़ गया या बेच हो गए चक्कर खाकर। ये बात सुनकर डेकोन उससे कहने लगता है कि हॉल मास्टर ली दोनों के दोनों आपको एडमायर करते हैं बहुत ग्रेटली और वो थोड़े से नर्वस हैं आपके पास आकर और कुछ भी नहीं। ये बात सुनने के बाद हॉल मास्टर ली उसका इनाम उसे दे देते हैं एक पाउच। इसको देखकर डेकोन काफी खुश होता है और उसका धन्यवाद कहकर चला जाता है वहां से। और तभी जो हॉल मास्टर उसको ऑर्डर देने लगती है कि तुम दोनों के दोनों जाओ सबसे पहले नहा लो, मैं वहां पर अभी आती, जिसको देखकर वो दोनों रेडी हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है हमें हॉल ऑफ लॉ के साइड चैम्बर में, जहाँ पर वो डेकोन उन दोनों को रहाने के लिए उस बाथ हाउस में लेकर आ चुका होता है और उससे क्या लगता है कि तुम दोनों के दोनों तैयार हो जाओ और दोनों के दोनों इस स्ट्रेंथनिंग पिल का इस्तेमाल करना। अभी भी ना स्टेमिना पिल की जरूरत पड़ेगी क्या? इस पिल को देखने के बाद हमारा एमसी कहने लगता है कि ये पिल कुछ शॉर्ट समय में कम से कम समय में तुम्हारे साइकिक को एनहेंस करने के लिए नहीं बनाई गई है, तुम बताओ आखिरकार हम इसे क्यों खाए। तभी डक्कन वांग उससे कहने लगता है कि जो हॉल मास्टर लिए हुए इसने इंस्ट्रक्टेड किया है मुझे ऐसा करने के लिए, तुमने अभी अभी तो अपनी फाउंडेशन को फॉर्म किया है तो उसे इस बात का डर है कि तुम्हारी जो बॉडीज है वो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगी बाद में, इसलिए वो तुम्हें ये सब दे रही है। ये बात सुनने के बाद दोनों के दोनों पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए अब उनके पास कोई बेचारा नहीं बचता तो पिल खाकर वो अंदर जाकर बैठ जाता और बेचारा हमारा एमसी सोचते सोचते कुछ नहीं कर पा। दूसरी तरफ प्रिंसेस पूरी तरीके से उदास बैठी हुई होती है और एमसी मन में सोचते है उसको देखकर कहने लगता है कि आखिरकार जो प्रिंसेस है वो इतनी द स्टूपिड प्रिंसेस को लेकर यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी लोग। और तभी वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर थोड़ा उठता है और प्रिंसेस के पास जाकर उससे कहने लगता है मुझे माफ कर देना डॉयश लाइन हुए, प्रोबेबली शायद ऐसा हो सकता है कि मेरे कारण तुम्हें यहाँ पर घसीटा गया। जिसको देखकर ये प्रिंसेस और भी ज्यादा इमोशन से भर जाती है और कहने लगते हैं मन में सोचते हुए ये बच्ची यानी कि ये लड़की वाकई में अभी भी मेरी मदद करने में लगी है, सोच रही है कि ये इसकी गलती, और तुरंत हमारे एमसी को गले लगाकर उससे माफी मांगते हैं। उससे कहने लगती है कि जो माफी मांगने वाली तो वो मुझे होना चाहिए। जिसको देखकर हमारा एमसी को नहीं लगता है कि प्लीज प्लीज अपना ये हटा लो गुब्बारों को, मैं सांस नहीं ले पा रहा। अंदर से तो एक लौंडा है भले ही बाहर से एक लड़की बन चुका है, जिसको देखकर उसकी नाक से खून निकलने लगता है और कहने लगता है कि तुम ये सब क्या कहने में लगी हुई हो, इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। तो प्रिंसेस वहां से जाने लगती है, उससे कहने लगती है कि डावोस लिंक्स जो मैं तुमसे अभी कहने वाली हूँ वो शायद तुम्हारे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज हो सकती है, वर्ल्ड व्यू हो सकता है, लेकिन तुम्हें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए इसके लिए। जिसको देखकर एमसी काफी शौक होती है, मन में सोचते हुए क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल है ये कोई सीक्रेट बताने वाली रॉयल फैमिली का क्या। और तभी वो बताने लगती है प्रिंसेस जो जॉयफुल हार्मोनी सेक्ट है वो एक्चुअली में एक ऐसा सेक्ट नहीं है जो कि सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस ढूंढ हैप्पी फैमिली के लिए होता है। ये बात सुनने के बाद एमसी वाकई में बहुत ज्यादा शौक होता है और कुछ नहीं कह सकता। और क्या लगता है वाकई में ऐसी बात है कि तुम ही हो जिसे इसके बारे में नहीं पता था, इसको तो सब कुछ पता था पहले से। और तभी वो प्रिंसेस के पास जो बुक मौजूद थी वो बुक उसे देते उससे कहने लगते कि यहाँ ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसको की छुपी हुई है तुम्हारी नजरों में, तुम्हें कुछ भी नहीं पता हुआ है, तुम्हें ये बुक देख लेनी चाहिए। और हमारा एमसी उस बुक को रीड करने लगता है तो प्रिंसेस उससे कहने लगते कि तुम्हें पता चला आखिरकार ये किस तरीके का सेक्ट है। तभी मन में सोचते हैं एमसी कहने लगता है कि आखिरकार इसमें जो लिखा हुआ है वो वाकई में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। तभी प्रिंसेस रोने लगती है और उससे कहने लगती है कि मैं
नहीं चाहती थी कि तुम इस डीमन लायर में पढ़ो और इधर पर जाकर गिरो, इसलिए मैंने वहां पर सारे के सारे ब्राइब को रिक्लेम कर लिया, जो कि मैंने डाउस जिंगलिंग को तुमने मतलब तुमने उन लोगों को दिया था ब्राइब के तौर। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज बन जाता है और बेवकूफ रह जाता है। अभी तक सोचने में लगा था कि आखिर क्या सिचुएशन है, लेकिन अब जाके हमारे एमसी को सिचुएशन समझ में आई है। दूसरी तरफ प्रिंसेस रोते हुए उससे कहने लगती कि मुझे लगा था कि अगर मैं उससे अपना ब्राइब को वापस ले लूंगी तो शायद हमें जॉयफुल हार्मोनी साइड ज्वाइन करने की जरूरत नहीं करेगी, जो कि इनके दिमागों में सिर्फ और गंदी चीज भरी पड़ी। लेकिन मैंने सारी की सारी सिचुएशन को और खराब ही कर दिया। ये देखने के बाद सुनने के बाद एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जरा एक मिनट रुको, तो हॉल मार्शल ल्यू इसलिए मुझे यहाँ पर नहीं बुला रही थी ताकि क्योंकि वो सेक्ट मार्शल से बदला लेना चाहते थे, बल्कि वो इसलिए बुलाना चाहती थी क्योंकि मैंने उनकी ब्राइब नहीं दी थी और वो वापस से लिया। इसको देखकर हमारा एमसी काफी खुश होता है, स्माइल मारते हुए उसे थम्स अप देते हुए क्या लगता है कि अच्छा तो वाकई में ये क्या ही ब्यूटीफुल चीज हो चुकी है मेरे लिए, ये वाकई में बेवकूफी ब्लेसिंग इसे कहते हैं। ये देखकर हमारी जो प्रिंसेस मन में सोचते हुए काफी ज्यादा रोते हुए कहने में लगी हुई थी, क्लियरली मैंने इसकी जिंदगी खराब कर दी है, ये अभी भी मुझे धन्यवाद कह रही है। ये बात इतना सहन नहीं कर पाती तो प्रिंसेस वहां से जाने लगती है और उससे कहने लगती है कि मैं अभी हॉल मार्शल ल्यू के पास जाती हूँ और उनके साथ डील कर आती हूँ। अगर मैं उसे सेटिस्फाई कर देती हूँ तो शायद तुम्हें वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके साथ। समझ गए ना किस बात की बात कर रही है? हाँ गाइस, तुम लोग सही सोच रहे हो। और वो वहां से चली जाती और तभी हमारा एमसी मन में सोचने लगता है कि आखिरकार ये क्या प्लानिंग करने में लगे हुए हैं, और इसकी जो इमेजनेस होती है वो तो आपको इस इमेज में दिख ही रही होगी। और इस प्ले के बारे में हमारा एमसी सोचता है तो उसकी पूरा का पूरा दिल ट्रक से भर पड़ता है और कहने लगता है अपने आप से, नहीं मैं इस चीज को और ज्यादा नहीं देख सकता, ये काफी ज्यादा स्टिमुलेटिंग हो जाएगी मेरे लिए। और तभी अचानक से प्रिंसेस की चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पे चिल्ला रही होती है डाउस जिंगलिंग जरा बाहर आकर तो देखो क्या चल रहा है। इसको देखकर हमारा एमसी कहने लगता है कि जब यहाँ पर पीपल आज तरीके से 3 लोग चलकर जा रहे हो तो यहाँ पर एक ना एक तो टीचर जरूर होता है सिखाने के लिए, मैं सिखाऊंगा तुम। लेकिन अंदर जाकर पूरी तरह से शॉक हो जाए और देखता है कि जो हॉल मास्टर होती है वो ऑलरेडी वहाँ पर बेहोश पड़ी होती है। प्रिंसेस उससे कहने लगता है कि जो हॉल मास्टर इसको देखकर लगता है काफी ज्यादा अजीब हरकतें हो सकी इनके साथ, मैं इन्हें जगा नहीं पा रही और इनकी बॉडी पूरी की पूरी गर्म हो रखी है। जब जाकर हमारा एमसी चेक करता है तो सिस्टम से पूछने लगता है कि आखिरकार इसके साथ क्या हो गया सिस्टम। तो सिस्टम उसके मर्डन को चेक कर कहने लगता है कि ये मर्डन डिसऑर्डर स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लॉकेज, जो कि इसलिए होने में लगा हुआ है क्योंकि जो डिमोनिक एनर्जी उन्होंने पोजेशन करने में लगी हुई है। ये तब होता है जब कोई हायर लेवल का कल्टीवेशन लेवल ग्रो करने वाला हो, ब्रेक थ्रू करने वाला, तो अपनी एनर्जी को अपने मर्डन के थ्रू रेगुलेट करना है। अगर ऐसा नहीं होगा जल्द से जल्द तो ये काफी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में फंस जाएंगे। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वहां पर भागने लगती है और कहने लगती है कि मैं अभी अभी किसी को बुलाकर लेकर आती हूँ ताकि कोई मदद करे, तुम यहीं पर रखो और ऐसा ख्याल रखना। और प्रिंसेस भी इस बात से एग्री हो जाती है और हमारा एमसी दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश कर, लेकिन जाकर देखता है तो वहां पर एक बैरियर बना होता है जिससे कि वो बाहर नहीं जा पाता। और प्रिंसेस भी दूसरी जगह दरवाजे को चेक करती है तो बोलने लगती है कि आखिरकार ये विंडो को हम खोल क्यों नहीं पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो रूम है उसे एयर से ढक दिया गया है। और जब हमारा एमसी अपने सिस्टम की तरफ से चेक करता है तो काफी शॉक होता है, जहां तक कि वो ट्रांसमिशन करने के बारे में सोचता है अपने सिस्टम का इस्तेमाल कर लेकिन वो भी नहीं कर पाता क्योंकि सिग्नल नहीं पकड़ रहे होते कोई भी। जिसको देखकर प्रिंसेस उससे पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। जो हॉल मार्शल ल्यू है वो तो यहाँ पर कौन ऐसा हो सकता है कि उनकी घर में उन्हें इस तरीके से इम्प्रिजमेंट कर दिया हुआ एरा का इस्तेमाल कर। इसको देखकर एमसी कहने लगता है कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई इसे हार्म करना चाहता है। जिसको देखकर वो प्रिंसेस उससे पूछने लगती है लेकिन हमें क्यों इसमें घसीटा। तो एमसी उसे बताता है और उससे कहने लगता है क्योंकि ये दोनों हम दोनों जो कि अभी अभी तो इस ज्वाइन सेक्ट में नए नए ज्वाइन हुए हैं, कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ना ही कोई पावरफुल है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनके परफेक्ट स्केप गॉड बनकर रह सकते हैं। अगर वाकई में से यहाँ पर कुछ भी हो जाता है जबकि हम लोग यहाँ पर मौजूद है तो प्रोबेबली शायद हमें भी इनके साथ मारकर घाट दिया जाएगा। ये देखकर प्रिंसेस काफी शौक होते हैं, रोने चालू कर देती है और उससे कहने लगती है कि मुझे माफ कर दे डावर्स जिंगलिंग, ये सारी की सारी मेरी गलती है जिसके कारण आप यहाँ पर आई हो। जिसको देखकर एमसी उसे शांत करता है, उससे कहना मैं चिंता करने की जरूरत नहीं, तो है कुछ भी हो जाए हम इसे बचा कर रहेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। तभी हमारा एमसी वहाँ एक अपने सिस्टम स्टोर से एक आइटम को परचेज करता है और कहने लगता है चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें गोल्डन को रियलमी पर पहुंचना होगा उसके खरीदने के लिए। सिस्टम उससे कहता है। ये देखकर हमारा एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है क्योंकि सिस्टम की परमिशन नहीं होती खरीदने के लिए सामान। इसको देखकर एमसी शॉक होते हुए सिस्टम से पूछने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर लेवल रिस्ट्रिक्शन कब से लग गए स्टोर के आइटम्स। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि यहाँ पर हमेशा से ऐसा था लेकिन तुमने यहाँ पर कभी कुछ ऐसा खरीदा ही नहीं था तो शायद तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया इसके बारे में। अगर तुम वाकई में लो लेवल पर हाई लेवल आर्टिफिशियल खरीद लोगी तो आखिरकार जो क्रिएशन पॉइंट है तुम क्यों कमाने लगी, तुम खुद ही बता। ये बात सुनकर एमसी भी काफी शॉक हो जाता। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तो वो लो लेवल की स्टोर को एक्सेस करता और माइनर इन्विगोरेशन पिल को खरीद लेता है उसमें से और डायरेक्टली जाकर उस हॉल मार्शल ली को खिला देता है। धीरे धीरे करके इसे होश आने लगता है जिसको देखकर प्रिंसेस काफी खुश होती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हारी पिल वाकई में वर्क कर चुकी है, इसे होश आता जा रहा है। तो एमसी उससे कहने लगता है कि इसका जो इफेक्ट है वो काफी होने वाला, वो जल्दी वापस से अनकॉन्शियस चली जाएगी यानी कि फिर से बेहोश हो जाएगी। प्रिंसेस मन में सोचते हुए कहने लगते कि मुझे जल्द से जल्द पूछना होगा कि जब तक ये कॉन्शियस है यानी कि होश में हमें इसके बारे में। यहाँ पर प्रिंसेस उससे पूछने लगती है कि हॉल मार्शल ल्यू हमें बता सकते हो कि आखिरकार तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश किसने की है। लेकिन तभी हमारा एमसी चिल्लाते उससे कहने लगता कि हॉल मार्शल ल्यू जल्दी जल्दी मुझे जेट पेंडेंट दो जिससे कि वो प्रूव होता है कि हमने तुम्हारे सेट को ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है। ये बात सुनकर प्रिंसेस पूरी तरह से शॉक हो जाती है और फाइनली हमारा एमसी उस जेट पेंडेंट को लेने में कामयाब रहता है और चैन की सांस लेकर कहने लगता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर इसे लेने में कामयाब रहा बिल्कुल सही समय और वो हॉल मार्शल ल्यू वापस
वापस से बेहोश हो जाती है। तो प्रिंसेस उसको देखकर काफी घबरा कर चिल्लाते हैं, उससे कहने लगती है कि ये वापस से बेहोश हो चुकी है, क्योंकि जो मैंने अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो जेट पेंडेंट को वापस से बनाने के लिए इस्तेमाल करवा दी थी। इसकी जो इंजरीज थी वो और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब जो मेरे को लिए एक्सप्लेन करना उसके लिए काफी ज्यादा हार्ड होता जा रहा है। इसको देखकर इससे हमारे एमजी को कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं क्रिएशन। तभी सिस्टम एमसी से क्या लगता है कि आखिरकार तो मुझे आइडेंटिफिकेशन मिल चुका है, इसका तुम्हारे इससे क्या लेना देना है। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि क्योंकि अब मैंने इसकी जान बचा ली है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने किसी बहुत ज्यादा बड़े बिग शॉट को ऑफेंड कर दिया, जो कि मुझे इसको मरते हुआ देखना चाहता था। मैंने ऑलरेडी क्रिएशन पॉइंट्स को कलेक्ट कर दिया है, लेकिन मेरे जो मिशन है उसमें वो पॉइंट कलेक्ट नहीं हुए हैं, काउंटेड नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने इसे लॉस कर दी। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है रेड वाले कि तुम्हें कितने इधर कलेक्ट करना है, लेकिन अभी भी इसमें सिर्फ और सिर्फ 112 ही मिले हुए हैं। और इस बात को देखकर तो सिस्टम भी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है। तो प्रिंसेस एमसी के पास आकर उससे पूछने लगती है कि फेलो डॉट जिंगले, ये सारी की सारी मेरी गलती, जिसके कारण मैंने तुम्हें यहाँ पर ड्रैग कर लिया। इसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि इसमें तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, तुम फिर से ये बकवास मत करना प्लीज। तो प्रिंसेस उसकी बात में बीच में काटती है हमारे एमसी को और उससे कहने लगती है लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी अंत तक बिल्कुल। और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि एक बार हम इस जगह से बाहर निकल जाएंगे तो मैं अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दूंगी सभी के सामने, जितने भी हायर अप्स होंगे जॉयफुल यूनिवर्सिटी के। तो और इतना सा कहने के बाद हमारे एमसी को गले लगाकर कहने लगता है कि मुझे वाकई में तुम्हारे कुछ समय के लिए दोस्त बनकर काफी अच्छा लगा फेलो डॉट जिंगलिंग। ये तो ऐसे कह रही है जैसे कि मरने के लिए जा रही हो। और मन में सोचते क्या लगता है कि एक बार वो सभी की सभी रॉयल फैमिली मुझे वापस ले जाएगी तो शायद मुझे तुम्हें देखने का कभी मौका भी नहीं मिलेगा। और वो एक साथ काफी ज्यादा उदास हो रही है इस बात को लेकर और रोना चालू कर देती। लेकिन हमारा एमसी अब इसकी बिल्कुल भी बकवास नहीं सहन कर सकता तो उसको वहीं पर बेहोश कर देता। और बेहोश करने के बाद उससे क्या लगता है कि तुमको ज्यादा सोचने में लगी हुई, तो सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम सो जाओ और आने से बाकी का मैटर अपन संभाल लेगा। उसको बेहोश करने के बाद उन दोनों को एक ही पलंग पर लेटाकर वहीं पर सुला देता है और वो अपने उस टूल को निकालने के बाद अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकालने लगता है। तो सिस्टम मुझसे पूछने लगता है कि आखिरकार तुम वाकई में अपने सोल को बाहर निकालने वाले हो, और उसके बाद चिल्लाओगे, मदद की भीख मांगोगे। और इस बात से हमारा एमसी भी एग्री हो जाता है। ऐसा करने के बाद हमारी एमसी की सोल उसके बॉडी से बाहर निकल पड़ती है। तो सिस्टम मुझसे पूछने लगता है क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि तुम किसी मास्टरमाइंड से तुम्हारा मुकाबला हो जाएगा इस अनफेमिलियर प्लेस पर। इसको देखकर एमसी उसका जवाब में उससे क्या लगता है कि मैं तो बस एक ऐसी जगह ढूंढने वाला हूँ जहाँ पर मैं उन सिग्नल के साथ इंटरफेयर कर सकूं, और मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप मैसेज फंक्शन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, वॉइस ट्रांसमिशन एडिटर का इस्तेमाल कर आउटसाइड में मदद की भीख मांग लूंगा और क्या, और डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दूं। लेकिन जैसे भी सॉल्व फॉर्म में आता है तभी अचानक से हमारे एमसी पर कोई अटैक कर देता, जिसको देखकर एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि अभी भी यहाँ पर क्या हुआ, और उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझसे नहीं कहा था कि यहाँ पर इस स्टेज में मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। ये देखकर सिस्टम भी काफी शॉक होता है और उससे क्या लगता है कि ये तो कितनी अजीब बात है, मैंने यहाँ पर कोई भी किसी बंदे की प्रेजेंस को महसूस नहीं किया है अभी तक। तभी हमारा एमसी अपनी एप्रेंस टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये किसी की इनविजिबिलिटी ट्रेजर है क्या जो कि मुझ पर अटैक करने में लगा हुआ है। और जैसे ही वो एप्रेंस टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो देखता है कि सामने से एक अजीब से दिखने वाली, गोश्त से दिखने वाली चीज उस पर अटैक करने में लगी हुई है। इसको देखकर एमसी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उससे क्या लगता है कि ये तो हॉल मास्टर ल्यू का हार्ट डीमन है ना, यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, और ये तो मैनुअल में था ही नहीं हमारे। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि जो मैनुअल सिर्फ और सिर्फ डिस्क्राइब करता है जनरल सिचुएशन को लेकर, लेकिन तुम्हारी जो सोल वो ऑलरेडी ब्लड सैक्रिफाइस इंच ऑफ बीट के साथ इन्फ्यूज हो चुकी है, तो ये म्यूटेटेड सोल है तुम्हारा। लेकिन मैंने इस बारे में कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम वाकई में रियल हार्ट डीमन के साथ तुम्हारा मुकाबला होगा, तुम उससे कॉन्टेक्ट करने में कामयाब रहोगे। इसको देखकर हमारा एमसी और उस सोल वहां पर वो हार्ट डीमन आपस में फाइट करते हुए एमसी चिल्लाते, उससे क्या लगता है कि मैंने तुम्हें ना ही गुस्सा दिलाया ना ही प्रोवोक किया है, तो आखिरकार तुम मुझ पर इस तरीके से अटैक क्यों करने में लगी हो। तो सिस्टम उससे क्या लगता है कि ये एक हार्ट डीमन है जो कि ये इंसाफ बीट की कैटेगरी से बिलोंग करता है और इविल चीज है, और तुम्हारी बॉडी तो ये इंसाफ बीट की जो एनर्जी बाहर निकलने में लगी हुई है वो एनर्जी इस हार्ट डीमन के लिए बहुत ही ग्रेट सप्लीमेंट होने वाली है, इसलिए वो तुम पर अटैक कर रही है कि वो हासिल कर सके तुम्हारे इस हार्ट डीमन की एनर्जी को या फिर ये इंसाफ भीड़ की एनर्जी को, और इसलिए शायद ये तुम्हें एब्जॉर्ब करना चाहती है। ये बात सुनकर एमसी काफी शॉक हो जाता है, उससे क्या लगता है कि वाकई में मुझे एब्जॉर्ब करना चाहती है, लेकिन कैसे। तभी वो डीमन हार्ट हमारे एमसी पर मुंह फाड़कर उसे खाने के लिए उस पर पीछे से अटैक कर देती है, जिसको देखकर हमारा एमसी काफी शॉक होता है और कंफ्यूज होता है और बिना किसी परेशानी के वो उसे निकल के खा भी जाती है, क्योंकि उसका मुंह बहुत बड़ा हो गया था। और ऐसा होने के बाद अचानक से उसकी बॉडी में वापस से उसकी सोल चली जाती है। इसको देखकर एमसी काफी ज्यादा शॉक होता है और चिल्लाने लगता है और गुस्सा करते हुए लगता है डैम इट, ये तो वाकई में बहुत ज्यादा बुरी बात है, जो मेरी सोल है वो उसके डीमन हार्ट के द्वारा सोलो कर ली जा चुकी है, आखिरकार मैं इस तरीके से मदद के लिए कैसे बुलाऊंगा, तुम ही बता। तभी हमारे एमसी को सोल को खाने के बाद वो डीमन हार्ट काफी तो खुश होने में लगी हुई होती है, लेकिन हमारा एमसी इस बॉडी में आने के बाद भी इस डीमन हार्ट को देख सकता है, आई मीन हार्ट डीमन को। इसको देखने के बाद हमारा एमसी पूरी तरीके से कंफ्यूज शॉक हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है।
तो सिस्टम उसे एक्सप्लेन करने लगता है और उससे क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जब इसने तुम्हारे सोल को खा लिया तो इसकी बॉडी के अंदर से जो ब्लड शाह की एनर्जी है वो जा चुकी है, तो तुम्हारी बॉडी का एनर्जी और तुम्हारे सोल और तुम्हारी बॉडी का फ्लैश इसके अंदर मौजूद है। तो शायद इसलिए तुम इसे फिजिकल फॉर्म में देख सकते हो, जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि तुम किसी बारे में बात करने में लगी हुई हो सिस्टम। और तभी जो हार्ट डीमन होती है वो इधर उधर उड़ने लगती है, किसी तो पता भी नहीं है कि हमारा एमसी उसे देख सकता है, तो वो वहां से उड़कर निकलने की कोशिश करती है। तो एमसी कह रहा होता है, लेकिन इसको देखकर तो ऐसा लगता है मैं भले ही इसे देख लूं लेकिन इससे कोई फायदा तो नहीं होने वाला, आखिरकार वैसे भी मैं इसे टच नहीं कर पाऊं। लेकिन जैसे ही वो इतना कहता है तभी अचानक से जैसी वो निकल रही होती है हार्ट डीमन, वो उसको टच हो जाती है, उसके गुब्बारे सीधे जाकर हमारे एमसी के चेहरे पर लगते हैं। और जब ये चीज हार्ट डीमन महसूस करती है तो बहुत ज्यादा डर जाती है और पीछे जाकर चली जाती है और शॉक होते हैं हमारे एमसी को देखकर, उससे कहने लगते कि आखिरकार मैं इसके आर पार क्यों नहीं गई, यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ, क्या इसका मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन है वो मुझे टच कर सकता है। तभी हमारा एमसी इसकी बातों को सुन लेता है और उससे कहने लगता है क्या तुम बात कर सकती हो। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है डीमन और उससे कहने लगती है क्या तुम मुझे देख सकती है। और तभी अचानक से उसके मुंह से लार टपकने लगती है और काफी खुश होते हुए क्या लगता है ये तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने में लगी है मेरे साथ आज, तो अब तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और वापस से हमारे एमसी पर अटैक करते उससे कहने लगते कि आज तक मैंने कभी भी ह्यूमन का टेस्ट कभी नहीं किया है लेकिन आज करने वाली हूँ। और वापस से उसको अपना बड़ा मुंह बनाकर खाने लगती है। जब वो हमारे एमसी को खाने के लिए जाती है तो हमारा एमसी उसकी कनपट्टी में एक जोर से बजाता है जिससे कि वो खा नहीं पाती हार्ट डीमन और वहां से निकल लेती है। पहली फुर्सत में उसकी बैंड बच जाती है, थप्पड़ के मारे बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरती है। इसके कारण इसे इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और कहने लगते कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये सब क्या चलने में लगा हो। और वो हार्ट डीमन पूल में जाकर गिरती है तो हमारा एमसी उसे मारने के बाद उसकी तरफ बढ़ता है, उससे क्या लगता है कि तुम इसके बारे में कभी सोचना भी नहीं कि तुम मुझे अपनी इतनी छोटी सी डिवाइन सोल का इस्तेमाल कर स्वॉलो कर सकती हो। तुमने मेरी थोड़ी सी पावर कर ले ली है तो तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रहे हो। ये देखने के बाद वो उससे कहने लगती है कि तुम तो क्लियरली देखो तो फाउंडेशन स्टेजमेंट से स्टेज पर हो, तुम मुझ पर अटैक कैसे कर सकते हो। तभी एमसी उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम यहाँ पर मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो, क्योंकि तुम्हें यह बात नहीं समझ में आ रही है कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक हार्ट डीमन हो और ज्यादा ज्यादा क्या ही हो, नेसेंट सोल कल्टीवेटर की हार्ट डीमन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि तुम्हारे पास सबका स्ट्रेंथ मौजूद। और तो जो हार्ट डीमन होते हैं वो उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है किसी भी कल्टीवेटर के साथ डायरेक्टली फाइट करने की। तो मैं तुमसे ये पूछता हूँ क्या तुमने मेरे काइंड के साथ कभी फाइट की। ये बात सुनने के बाद वो हार्ट डीमन पूरी तरह से शॉक हो जाती है और उससे पूछने लगती है क्या तुमने मेरे साथ कभी मेरे जैसे और लोगों से भी निपटी होगा। तो हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ पहली बार फाइट करने में लगा हूँ किसी हार्ट डीमन के साथ। ये बात सुनकर वो पूरी तरीके से कंफ्यूज तो शॉक हो जाती है और एमसी उसे बताने लगता है कि जब से मैंने अपने आंखें तुम पर गढ़ाई है तब से मैं सोचने में लगा हुआ कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। और जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे जो पॉइंट्स है वो बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज होने में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं हो बल्कि मैं तुम मेरे लिए प्रॉफिट। जैसे वो हमारा एमसी उस पर अटैक करने लगता है तो वो काफी ज्यादा हार्ट डीमन डर जाती है और उससे क्या लगता है कि जरा 1 मिनट, और हमारा एमसी उसकी पीट कर उसकी बुरी हालत कर देता है और सारी की सारी एनर्जी ऑलमोस्ट उसकी खत्म होने वाली होती है। तभी हमारा एमसी वापस से उसके पास जाने लगता है हॉल मास्टर ल्यू के पास और सिस्टम उससे क्या लगता है कि जो होस्ट है वो डायरेक्टली उसकी एनर्जी को तो बिना किसी परेशानी के एब्जॉर्ब कर सकते हो यही शार्प बीट का इस्तेमाल कर। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि इसे अभी के लिए यहीं पर जिंदा छोड़ दो, हमें शायद बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मुझे यहाँ पर इस हार्ट डीमन के द्वारा रोका गया है तो मुझे यहाँ पर एक चीज का तो रियलाइज हो चुका है कि आखिरकार मैंने यहाँ पर क्या सबसे बड़ी गलती कर दी थी। ये बात सुनकर सिस्टम भी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है तो एमसी समझाता है, उससे क्या लगता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो मुझे इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के बारे में सोचना होगा जो कि इसकी स्टोरेज रिंग में मौजूद है उसको। फिर उसके बाद हमारा एमसी वापस से सोल फॉर्म में आ जाता और बिना किसी परेशानी के उस बिल्डिंग से बाहर निकल पड़ता है और उससे क्या लगता है कि अब बस मुझसे ये मत कहना कि कोई दूसरा हार्ट डीमन आकर मुझ पर अटैक कर देगा। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो हार्ट डीमंस होते हैं वो इतना कॉमन नहीं है। और तो और जो फॉर्म्ड हार्ट डीमन वो कल्टीवेटर्स के पैरासाइट की तरह होते हैं, वो इन्हें लीव नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद एमसी को काफी ज्यादा शांति मिलती है और वो हवा में उड़ने लगता और इस मौके का फायदा उठाकर सिस्टम को ओपन कर कहने लगता है कि यहाँ पर अब हमारे सिग्नल कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता, अब मैं बिना ब्लॉकिंग के हम आराम से अपने कनेक्शन कर सकते हैं। और तभी वहां पर मैसेज टाइप कर भेज देता है कि जो एल्डर ल्यू है वो काफी ज्यादा लाइफ और डेथ की सिचुएशन को झेलने में लगी हुई है, तो लॉ ऑन पेशेंट वाली जो जल्द से जल्द यहाँ पर उसे रेस्क्यू करने के लिए आ जाए। तभी सिस्टम हमारे एमसी को वार्निंग देते हुए उससे क्या लगता है कि किसी पावरफुल ऑरा ने तुम्हें लॉक कर लिया। अब हमारा एमसी काफी डर चुका होता है तो तुरंत रिट्रीट कर लेता वहां से। उसके जाने के बाद वहीं पर एक पावरफुल कल्टीवेटर आ जाती है, फीमेल कल्टीवेटर, और आने के बाद कहने लगती है ये तो कितनी ज्यादा अजीब वाली बात है, मैंने यहाँ पर अभी अभी किसी इविल क्रीचर के ऑरा को बहुत ज्यादा महसूस किया था और मैं पता चलता है कि ये और कोई नहीं बल्कि मैं हारमोनी सेट की सेक्ट लीडर है जिसका नाम लू शेंग है जो कि नेसेंट सॉल स्टेज के लेट स्टेज पर है। तभी उसे एल्डर ल्यू का लॉ एनफोर्समेंट जो एल्डर ल्यू बीमार पड़ी हुई है उसका उसे मैसेज मिलता है जिसको देखकर वो काफी शॉक हो जाती है। और तभी हमारा एमसी भी अपनी बॉडी में वापस से आ जाता है और वो देखता है कि उसके दरवाजे के पास कोई आ चुका और वहां पर आने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं सन सिटिंग जो कि अर्ली नेसेंट सोल स्टेज पर है, फॉर्मेशन हॉल एल्डर। वहां आने के बाद चिल्लाते हुए कहने लगते कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है एल्डर ल्यू, आखिरकार जो वॉइस ट्रांसमिशन है वो किसने भेजा।
जिसको देखकर एमसी उससे कहने लगता है कि वो मैं थी। तभी सिस्टम उससे कहने लगता है कि तुम्हें 369 डेस्टिनी पॉइंट्स मिल चुके हैं। जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, क्योंकि जो एल्डर होती है वो डायरेक्टली हमारे एमसी के नजदीक जाने लगती है काफी तेजी से, लेकिन जाने की जैसी कोशिश करती है तो वहां पर एक बैरियर आ जाता है। जिसको देखकर एल्डर उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार इसका क्या मतलब होता है। एमसी कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर हाई लेवल फॉर्मेशन फ्लैग का इस्तेमाल किया है, जो कि एल्डर ली को स्टोरेज रिंग में मौजूद था, ताकि मैं स्मॉल डिफेंसिव फॉर्मेशन यहाँ पर जनरेट कर सकूं, जो कि यहाँ तक कि जो नेसेंट सोल के कल्टीवेटर्स होते हैं वो भी इसे ब्रेक करने में नाकामयाब रहेंगे, कम से कम 15 मिनट तक तो बिल्कुल भी नहीं। जिसको देखकर ये एल्डर उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार तुमने यहाँ पर फॉर्मेशन क्यों बना रखी हुई, जल्दी से इसे ओपन कर। तो एमसी उससे कहने लगता है कि भलाई मैंने एक ग्रुप के लिए मैसेज भेजा था वहां पर, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आने वाली बंदी कोई और नहीं है बल्कि मैं तुम, और जो सबसे पहले आएगा वो मदद करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला, बल्कि वो एल्डर ल्यू की जिंदगी जाने के उसे मारने के लिए आएगा। और ये बात इसकी पॉइंट पर लगती है तो सिस्टम मुझे डेस्टिनी पॉइंट यानी क्रिएशन पॉइंट दे देता है, जिसको देखकर इस एल्डर को गुस्सा आने लगती है और उससे कहने लगता है कि जूनियर तुम्हें अपनी जबान होल्ड कर चलानी चाहिए, इस तरीके से नहीं चलेगा तुम्हारा काम। तुम्हें पता भी है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कहने में लगी हुई। यहाँ पर दो रीजन से हमारा एमसीयू समझाता है कि यहाँ पर दो रीजन से, पहला तो जिस पर्सन ने यहाँ पर हमारे एल्डर ल्यू को मारने के लिए जाल बिछाया था वो डेफिनेटली आसपास ही होगा, वो ज्यादा से ज्यादा दूर नहीं होगा, वरना वो स्ट्रैपिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की जो टाइमिंग है वो सही से नहीं कर पाते। और सेकंड पॉइंट ये है कि जो प्लान है वो चेंज हो चुका है, और जिस बंदे ने इस पर ट्रैफिक करने के बारे में सोचा होगा वो सबसे पहले यहाँ पर आएगी, ताकि वो जितने भी यहाँ पर उसके ट्रेसेस होंगे ट्रैपिंग फॉर्मेशन को मिटा देगी, और उसके बाद हम दोनों जो उनसे भी छुटकारा पा लेगी। ये बात सुनने के बाद उसे सिस्टम पॉइंट्स मिल जाते हैं, जिसको देखकर वो एल्डर से पूछ लगते हैं कि जूनियर आखिरकार तुम कौन। तो एमसी उससे क्या लगता है कि मैं एल्डर ली को नीली रिक्रूटेड सर्वेंट गर्ल हूँ, मेरा नाम जिंग लिंग। तभी वहाँ पर सेक्टर मास्टर भी आ जाती है और उससे क्या लगती है कि यहाँ पर क्या होने में लगा हुआ है, और आखिरकार जो लियू मियो को यहाँ पर क्या हो चुका है। तभी वो एल्डर उससे क्या लगती है ग्रीटिंग सेक्ट लीडर। तभी हमारा एमसी उस हार्डिमन से पूछने लगता है कि मुझे ये बताओ कि जो सेक्ट लीडर है वो हमारी एल्डर लियू के साथ नजदीक है उनकी, और काफी ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप है क्या। जिसको देखकर वो कंफ्यूज होने लगती है हार्डिमन, जिसको देखकर ये हार्डिमन पूरी तरह से शॉक हो जाती है और कहने लगती है ये लिटिल गर्ल वाकई में कम्युनिकेट कर सकती है मेरे साथ डिवाइन सेंस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करने के बाद आखिर क्या ये कैसे कर सकती है। यहाँ पर दूसरी तरफ जो एल्डर होती है वो सेक्ट लीडर से कहने में लगी हुई होती है कि ये सर्वेंट गर्ल है और कोई, और शिकायत करने में लगी हुई है। जहाँ पर हार्डिमन उससे हमारे एमसी से कहने लगती है अगर लियू में यहाँ पर वाकई में मर जाती है तो मैं भी तो फ्री हो जाऊंगा, तो मैं तुम्हें सच्चाई के बारे में क्यों बता। तो एमसी से धमकाते उससे कहने लगता है कि तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम इसके बारे में केयरफुली अच्छी तरीके से सोच लो आंसर देने से पहले। अगर कुछ भी एल्डर ली को होता है तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से निकल जाऊंगा और तुम्हारा अस्तित्व तक मिटा दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। ये बात सुनने के बाद वो घबराते उससे कहने लगते कि जो सेक्ट मास्टर है जो सेक्ट लीडर है वो ल्यूमी के काफी ज्यादा नजदीक, और कोई इसके अलावा इतनी ज्यादा नजदीक नहीं है। यहाँ पर जो एल्डर उससे कहने में लगी हुई है कि जो एल्डर ल्यू की जिंदगी है वो सिर्फ एक धागे पर टिकी हुई है, इसको इस फॉर्मेशन में ट्रैप कर रखा गया है, ये बंदा ट्रीट नहीं करने दे रही है। और मन में सोचते हुए गाली दे रही थी हमारे एमसी को, कह रही होती तुम एरोगेंट जूनियर कहीं की, तुम ऐसा कैसे कर सकती, और तुम अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझ रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पर ही पूरे सेक्ट में सिर्फ अकेली तुम ही हो जिस पर भरोसा किया जा सकता है। आज चाहे कुछ भी हो जाए, जिस सरने में इसका जो लिए है वो आज मरेगी। दूसरी तरफ जो हमारा एमसी उस फॉर्मेशन को वहां पर खोल देता है और सेक्ट लीडर को अंदर आने की परमिशन दे देता है। उसके बाद सेक्ट लीडर अंदर आने लग, लेकिन जैसे ही एल्डर अंदर आने की कोशिश करती है तो हमारा एमसी वापस से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो अंदर नहीं आ पाता। हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि हमें माफ कर देना, लेकिन आप अंदर नहीं आ सकती हो। इसको देखकर उस एल्डर को काफी गुस्सा आने लगती है और हमारे एमसी को कुछ पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। सेक्ट लीडर उससे क्या लगता है कि हॉल मास्टर सन आप बाहर जाकर थोड़ा गार्ड कर सकती हो, आपको अंदर आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और किसी को भी हमें डिस्टर्ब मत करने देना। और तभी एल्डर वहां से जाते हुए हमारे एमसी को धमकाते हुए उससे कहने लगती है कि तुम्हारा नाम जिन लेंगे ना, ठीक है, ये हॉल मास्टर तुम्हारे नाम को याद रखेगी। एमसी कहने लगता है कि तुम कभी भी आ सकती है मेरे पास, और दरवाजा पटक कर एल्डर वहां से चली जाती है। हमारा एमसी वापस से उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि सेक्ट मास्टर जो हॉल मास्टर ली है वो कैसी है। तभी सेक्ट मास्टर उससे कहने लगता है कि इसकी जो मर्डेंसी है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, और इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इस बात काफी ज्यादा केओस में, लेकिन किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी कि इसकी जो फाउंडेशन है वो डैमेज नहीं हुई है, वरना ये वाकई में बहुत ज्यादा कठिन हो जाता हमारे लिए। अब जबकि हमने इसे सही समय पर डिस्कवर कर लिया तो मैं इसका ख्याल रखूंगा और इसे ठीक कर दूंगा, और मुझे कम से कम सिर्फ और सिर्फ आधा महीना लगेगा इसे रिकवर होने में। ये बात जानकर हमारा एमसी चैन की सांस लेता और क्या लगता है काफी अच्छा हो। तो सेक्ट मास्टर उससे पूछने लगती है कि मैंने तुम्हारे बीच की और हॉल मास्टर सुन के बीच की जो कन्वर्सेशन है उसको सुना, जिसको सुनने के बाद एमसी सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पर सेक्ट मास्टर उससे कहने में लगी हुई थी तुम एक सर्वेंट हो, लेकिन तुमने डायरेक्टली युवान स्टेज के हॉल मास्टर सुन को इतनी बुरी तरीके से ऑफेंड कर दिया कि तुम वाकई में जिंदा नहीं रहना चाहती हो। जिसको सुनने के बाद हमारा एमसी मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं तो ये सब इसलिए करने में लगा हूं ताकि मैं पॉइंट्स को अर्न कर सकूं। लेकिन सेक्ट मास्टर से कहते हैं सेक्ट मास्टर जो एल्डर है वो अपने फेलो सेक्ट मास्टर को सेक्ट मेंबर को मारना चाहती थी अपने हाथों से डायरेक्टली, लेकिन तुम बिना किसी परेशानी के तुमने उस एल्डर को बाहर भगा दिया है, और मुझे इतनी पता ही है कि मैं भी सुरक्षित रहूंगी। मैंने सही कहा ना, मुझे आप पर पूरा भरोसा। ये बात सुनकर सेक्ट मास्टर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उससे क्या लगती है खैर जितना तुम सोचती हो ये मैटर उतना ज्यादा सिंपल नहीं। वो तुम्हारी पर्सनालिटी मुझे बाकी में बहुत ज्यादा पसंद आई लिटिल। ऑनेस्टली देखा जाए तो जो म्याओ म्याओ की साइड अगर तुम उसके साइड रहती हो तो इसको प्रोटेक्ट करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कठिन हो जाए, तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम सेक्ट मास्टर की सर्वेंट बन जाओ इसकी जगह पर। तो तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, तुम्हारा जो ट्रीटमेंट है
वो म्याओ म्याओ के मुकाबले में काफी ज्यादा मिलने वाला हॉल मास्टर लियो की बात चल रही है। ये बात सुनने के बाद हमारा एमसी डायरेक्टली उसे मना कर देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन जो जो बंदी है यानी कि मैं बिल्कुल भी इस एग्रीमेंट से एग्री नहीं हो सकती। ये बात सुनकर हॉल मास्टर सेक्ट मास्टर से पूछते लेकिन क्यों ऐसा। तभी हमारा एमसी अपना उसे आइडेंटिटी जेड टोकन दिखाता है, उससे क्या लगता है कि जो जेड टोकन हॉल मास्टर ल्यू के द्वारा ही बनाया गया है। भले ही उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी को तो ब्लैक लिस्ट में थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे जो बनाया था बना कर दिया। एक सर्वेंट होने के नाते मैं भले एक सर्वेंट, लेकिन हमेशा अपने मास्टर को सर्व करना चाहिए उसके साइड, वो भी अपने एक शार्प माइंड के, और हमेशा अपने मास्टर को एडवाइस दो जिससे कि वो उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट हो सके और हार्म को अवॉइड कर सके। अगर किसी के पास स्ट्रेंथ हो तो वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल कर सकते हैं शील्ड के तौर पर, और अपने मास्टर के लिए जो भी खतरा आता है मैं उसको अपने ऊपर लेने के लिए भी तैयार। अगर जरूर पड़े कंपलसरी पड़े ना तो मैं अपने आप को भी कुर्बान कर दूंगी उन्हें बचाने के लिए। अगर मैं हमेशा अपने मास्टर के बिहाइंड के पीछे चुपकर बैठी रहूंगी और उन्हें अपने आप को बचाने दूंगी तो वो एक क्वालिफाइड सर्वेंट बिल्कुल भी नहीं कहलाएगी, बल्कि मैं बस एक पेट कहलाएगी। लेकिन असली ट्रांसलेशन ये होती है कि मैं वाकई में बस यहाँ पर सेफ रहना चाहता हूँ और मैं डेस्टिनी पॉइंट्स को अर्न करना चाहता हूँ इसका सहारे। ये बात सुनने के बाद सेक्ट मास्टर कतई इससे पट जाती है और ठगी वाली नजरों से देखते हैं उससे क्या लगता है कि डेयर म्याओ म्याओ, मैं वाकई में इसे और भी ज्यादा नहीं झेल सकती। क्या ये वाकई में तुम इस तरीके से अपनी सर्वेंट गर्ल को टेस्ट करने में लगी हुई? इसका जो आंसर है उसने मेरे दिल को छू लिया पूरी तरीके से। ये बात सुनकर एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। जहाँ पर जो एल्डर है उसे होता जाता है तो सेक्ट मास्टर उससे क्या लगता है ये वाकई में इस तरीके से एक्ट करने में लगी हुई है, अब मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं चाहती हूँ इसे अभी तुमसे चुराने के लिए। ये बात सुनने के बाद एल्डर में उससे कहने लगती है कि मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकती तुम। और इतनी ज्यादा बातें चलने के बाद प्रिंसेस को होता जाता है और उससे पूछने लगती है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, मुझे नींद कैसे आ गई। और एल्डर डायरेक्टली उससे कहने लगती है अगर तुम किसी को ले जाना चाहती हो तो तुम इसे ले जा सकती है, लेकिन सेक्ट मास्टर उसके मुंह पर डायरेक्टली मना करते हैं। उससे कहने लगते कि नहीं, इसे नहीं ले जाना चाहती, इसको देखकर ही शकल पर लिखा हुआ कि नंबर की बेवकूफ, तो आखिरकार मैं इसे क्यों ले जाऊं। ये बात सुनकर प्रिंसेस शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस एल्डर को जो कि हमारे एमसी से नफरत कर भागी हुई है, जो कि टेलीपोर्ट करके कहीं पहुंच जाती है और वहां पर पता चलता है कि ये तो उस बड़ों के पास आ चुकी है। और बड़ो उसको देखकर कहने लगता है कि हमारा प्लान कैसा गया, क्या तुमने वाकई में उस ल्यू सरनेम वाली वुमन से अपना छुटकारा पा लिया है? हॉल मास्टर सुन, क्या हमारा प्लान काम किया? लवी हॉल मास्टर सुन उससे कहने लगते हैं कि हमारा जो प्लान है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, वो भी एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के कल्टिवेटर के कारण। जिस बात को देखकर बड़ो काफी शौक हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जब तक जो न्यूज है इसके हार्ट डीमन की अगर वो सच तो सोल अट्रैक्टिंग एसेंस का इस्तेमाल कर हमने एक एंशिएंट सीक्रेट रियलमी से डायरेक्टली उसे डिमोनिक ऑब्जेशन में डाल दिया था, लेकिन आखिरकार वो बची तो बची कैसे। तभी हॉल मास्टर सन उससे क्या लगती है कि ये बिल्कुल भी डिमोनिक ऑब्जेशन में नहीं पड़ी, बल्कि मैं उसकी जो न्यू सर्वेंट है जो कि अभी इसने हायर की थी, उन्होंने किसी अननोन मेथड का इस्तेमाल कर उस बैरियर को तोड़ दिया और कम्युनिकेशन कर दिया बाहर फॉर्मेशन, और उसने उसको तोड़ने के बाद सेक्ट मास्टर को यहाँ पर बुला लिया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं वो ब्रेक थ्रू भी कर चुकी। ये बात सुनकर जी बड़ा काफी तो शौक हो जाता है, उससे क्या लगता है कि ये मेरी परेशानी नहीं है। हॉल मास्टर सुन, एक बात का ख्याल रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं टॉप ग्रेड का कल्ड्रन तुमने जो मुझसे वादा किया था ना वो तुम्हें मुझे भेजना होगा। तभी हॉल मास्टर सुन उससे कहने लगती कि तुम यहाँ पर चुपकर बैठे हुए हो, तुम इस तरीके से यहाँ पर ज्यादा देर तक चुपकर नहीं बैठ सकते। ये बात सुनकर बड़ू उससे कहने लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर मेरा इस्तेमाल कर मुझे फेंकना चाहती हो क्या? तुम इस बारे में बिल्कुल भी मैं भूतला, जब हमने फेंगजियान गेट पर कुंजन सेक्ट पर जब अटैक किया था तो तुम शायद भूल रहे हो कि लार्ज स्केल टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन किसने वहां पर अरेंज की थी। ये बात सुनकर हॉल मास्टर सुन उससे कहने लगती कि तुमने ये गारंटी दी थी कि तुम्हारा जो प्लान है वो फुल प्रूफ था, जिससे पहले कि मैंने तुम्हारे प्लान को ज्वाइन किया था, लेकिन तुम्हारा रिजल्ट देखो क्या दिया तुम। क्या तुमने उस जुओ यूजन को मारा या फिर ओयंगुई को मारा? और तुम्हारे जो साथी थी वो तो मारे ही मारे गए, लेकिन अब तुम यहाँ पर ऑलरेडी वांटेड बन चुके। तभी उस बड़ों का कलर वहां पर ब्लास्ट हो जाता और गुस्से में हॉल मास्टर सुन को देखते उससे क्या लगता है कि ये सारी की सारी उस किंग सेट के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट किड की गलती है, जिसने वहां पर मेरे प्लान में बुरी तरीके से इंटरफेयर कर दिया। ये बात सुनकर वो उससे कहने लगती है मुझे इस बात पर पहले बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन आखिरकार एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेयर कैसे कर सकता है, वो भी एक युवानिंग लेवल के बैटल में। लेकिन ये बात तो सच है, आज मुझे ये लग रहा है कि उसकी जो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाकई में रिलेट में इंटरवेट कर सकते हैं दूसरे के बीच। लेकिन मेरा जो प्लान है इस बार का पूरी तरीके से रियून हो चुका है, वो भी सिर्फ एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टिवेटर के कारण। ये बात सुनने के बाद बड़ा उससे पूछ लगता है कि जो मैंने तुमसे पूछा था उसके बारे में क्या तुमने उसके बारे में इन्वेस्टिगेट की? क्या जो डांसर ब्लेज है उसे पूरी तरीके से सिलेक्टर कर दिया गया है? ये बात सुनकर उससे क्या लगता है नहीं, वो बिल्कुल पूरी तरीके से सुरक्षित। ये बात सुनने के बाद बड़ा उससे क्या लगता है कि डैम इट, उन कल्टिवेटर्स ने मेरा फायदा उठा लिया और मेरा सारा का सारा पैसा ले लिया उन बंदिश ने, उन डाकुओं ने, लेकिन मेरा जॉब पूरी कंप्लीट नहीं की। ये बात सुनकर हॉल मास्टर सन उससे पूछ लगते कि आखिरकार तुम उस मॉर्टल विलेज से क्यों निपटाना चाहते हो उसे। ये बात सुनकर बड़ू उससे क्या लगता है कि ये बस मेरा पहला स्टेप था जिससे कि मैं उस जिंग की जो रेपुटेशन है पूरी तरीके से रियून और खराब कर, इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट प्लान है फॉलो अप प्लान है उसको अच्छी तरीके से कैरी आउट कर सकता। तभी हॉल मास्टर सन उससे क्या लगता है कि जिंग, ये तुम यही कह रहे हो ना जिस सर्वेंट जो भी जिसने मेरे प्लान में इंटरफेयर किया था उसका नाम भी जिंग लिएंग, क्या तुम्हारी इससे कुछ घंटी बजती है? ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाता है और उसको देखकर क्या लगता है कि आखिरकार वो किस तरीके से दिखाई देती है, उसका जो डिवाइन सेंस है, क्या उसकी जो इम्प्रिंट अपीयरेंस क्या उसकी इस जैसी, तुम मुझे यहाँ पर फोटो लगा कर बना कर दो अपने डिवाइन सेंस। और तभी वहां पर हमारा
वो फोटो बनाकर मिल जाती है हमारे एमसी की, जिसको देखकर बड़ो काफी शौक होते हैं। उससे क्या लगता है कि ये तो वही लड़की है, ये बिल्कुल परफेक्ट वही लड़की है जिसने मेरे प्लान को बिगाड़ा। जिसको देखकर हॉल मास्टर काफी शौक हो जाते हैं। उससे क्या लगता है कि तुम इसे ऑलरेडी जानते हो, ये तो बस फाउंडेशन स्टेबलमेंट की लड़की, तुम इससे इतने तक क्यों घबराए हो, डरे हो। तभी बड़ा उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे क्या लगता है कि ये फाउंडेशन स्टेबलमेंट की लड़की नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें पता होगा जो ओजंग गुआई है उसे इस लड़की के द्वारा मार दिया गया था। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है और सरप्राइज के मारे चिल्लाते उससे क्या लगती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, वाकई में इसके द्वारा उसे मार दिया गया था। जो ओजंग गुई जो पॉइजन अटैक था वो काफी ज्यादा सुपर नेचुरल है। यहाँ तक कि जो ऑर्डिनरी युआन यंग की मिडिल स्टेज के लेट स्टेज के जो भी होते हैं ना कल्टीवेटर, वो भी इसे नहीं मार पाएंगे। ये बात सुनकर बड़ो उससे क्या लगता कि मेरी स्टेट को देखते हुए जब मैंने इसे मरते हुए देखा था अपनी आंखों के सामने, तो मुझे ऐसा लगा था कि उसे जिससे पहले कि ये ओजंग है वो रिएक्ट कर पाए उससे पहले वो मर चुका था ऑलरेडी। और जब उससे पहले मरा था वो उस लिटिल गर्ल का बंदी का नाम जिंगलिंग है, उसके पीछे गया था उसे पकड़ने के लिए, जो कि उस फॉर्मेशन के बाहर चली गई थी भक्कर। ये बात सुनकर एल्डरसन उससे क्या लगती है कि वाकई में इस बार मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार जो मेरी फॉर्मेशन है साउंड ट्रांसमिशन बैरियर को उसने तोड़ा तो तोड़ा कैसे, लेकिन तुम कहने में लगी हो कि इसने ओजोंग गुई को अपने हाथों से मार दिया। मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तभी बड़ो उस फोटो को देखता है, उससे क्या लगता है कि ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा ऐसी पॉसिबल चीजें हो सकती हैं कि यहाँ पर किसी और ने उसकी मदद की होगी जब उसका वो पीछा कर रहा होगा। लेकिन जब उसकी क्यू कंडीशन से स्टेज की स्ट्रेंथ को देखते हुए ओजोंग गुई वाकई में इस तरीके से उसकी हालत कर सकती है, जिसे तुम जानती हो कि उसकी जो ओजोंग गुई को सबसे ज्यादा स्पीड के लिए जाना जाता है, लेकिन ये लड़की फिर भी उससे ज्यादा तेज निकली और वो उसे पकड़ने में नाकामयाब। और सीधी सी बात है, जब ये लड़की उससे चंगुल से बचकर भागने में कामयाब रह सकती है तो ये बिल्कुल सिंपल नहीं है। ये सुनकर एल्डरसन काफी सरप्राइज होती है और उससे क्या लगती है तुम इस बात को लेकर सस्पेक्ट हो रही हो कि जॉयस हार्मोनी सेक्ट वो ये सब इसलिए एक्ट करने में लगे हुए हैं ताकि वो तुम्हें पकड़ सके, और इसलिए वो दोनों के दोनों आई मीन वो जिंगलिंग है वो यहाँ पर आई हुई है। ये बात सुनने के बाद बड़ा उससे क्या लगता है कि अदरवाइज उसका जो ब्रदर है जो कि एक नंबर का जीनियस है कुकिंग सेट, वो स्पेशली उसे सर्वेंट बनकर यहाँ पर क्यों भेजेगा, तुम ही बताओ। तुमने अभी अभी उसके साथ इंटरेक्ट नहीं किया, उसके जो वर्ड और उसके जो एक्शन है तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि वो किसी क्यू कंडीशन स्टेज के कल्टीवेटर के होंगे जो कि युआन स्टेज कल्टीवेटर के साथ इस तरीके से बात करेगा। ये बात सुनने के बाद उसे वाकई में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और उससे क्या लगती है कि तुम इसके बारे में मेंशन ही मत करो, बात ही मत करो। उसके खिलाफ उसके दिल में मेरे लिए कोई रेस्पेक्ट है ही नहीं और ऐसा लग रहा है जैसे कि जानबूझकर मुझे वो गुस्सा दिला रही है, जिसको देखकर जब बड़ो समझ जाता है उससे क्या लगता है कि इसमें कोई भी गलतफहमी वाली बात नहीं। जिसको देखकर सुन एल्डरसन उससे क्या लगती है इसका मतलब ये हुआ कि वो डायरेक्टली तुम्हारे पास आई और तुम इसके रेस्पॉन्सिबल हो। क्या होगा अगर तुम्हारे बारे में उसको पता चल गया सब कुछ, और जो सेक्ट मास्टर है और जो सरनेम लियू है वो दोनों के दोनों मिलकर तुम्हारे बारे में जब उसे पता चल गया और अटैक कर दिया और सारा का सारा प्लान हमारी जो इतनी सालों की मेहनत थी बर्बाद हो गई, तो जिसको देखकर वो बड़ो अपने उस पर्चे को जलाकर उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, जो मैंने तुम्हें बताई है तुम बस उसका इस्तेमाल कर, और उसका इस्तेमाल कर तुम उससे छुटकारा ही नहीं पालोगी बल्कि तुम्हारे रास्ते में जो भी आएगा उससे भी छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें। जिस बात को सुनने के बाद वो उससे क्या लगती है लेकिन हमारा जो प्लान है वो अभी तक उस पॉइंट तक नहीं पहुंचा। तभी बड़ा उससे क्या लगता है कि जो हमारी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है इस वक्त वो इस बात का पता लगाने का जो जिंगलिंग का जो बैकग्राउंड है वो आखिरकार क्या, अगर वो वाकई में अपने स्ट्रेंथ को छुपाने में लगी हुई तो आखिरकार उसके पीछे कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है और कितनी पावरफुल है सब कुछ पता लगाना पड़े। और शायद ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सब कुछ एक कोइंसिडेंस, बस उसकी किस्मत ज्यादा अच्छी थी। तभी कहानी शिफ्ट होती है हमारे एमसी की तरफ, जहाँ पर सेक्ट मास्टर उस एडर ल्यू से पूछने में लगी हुई थी तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने कोई भी कल्टीवेट या फिर कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन सडनली तुम डिमोनिक ऑब्जर्वर स्टेज में चली गई और वो लगती है कि हाँ ऐसी ही बात। तभी बीच में प्रिंसेस बोलती है और उससे क्या लगती है कि अगर ये ऐसी एबिलिटी कोई मौजूद होती तो ये बात समझ नहीं आ रही है वो कि आखिरकार जब मैं और जो फेलो डाविस जिंगलिंग यहाँ पर मौजूद है प्रेजेंट है तभी क्यों इस्तेमाल किया इस टेक्निक। अगर हम लोग यहाँ पर मौजूद नहीं होते तो फुल प्रूफ प्लान नहीं हो जाता कि इससे तुम बिना किसी परेशानी के मार्शल ली को मार देते डिमोनिक ऑब्जर्वर का इस्तेमाल करवा और ट्रैप कर इस फॉर्मेशन। ये बात सुनकर सेक्ट मास्टर उससे क्या लगती है जनरली जो लॉ एनफोर्समेंट हॉल है या तो वो मेन हॉल होगा या तो साइड हॉल होगा और उनके कई सारे डिसिपल्स है और स्टूवर्ड्स मौजूद है आसपास। लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा जो म्याऊ म्याऊ है यानी कि जो एल्डर लिया हुआ है वो कितनी ज्यादा शाय है, कितनी शर्मीली, जब वो डुअल कल्टीवेटर करती है तो वो आसपास कितने भी लोग हैं उन्हें अपने से दूर रखती है। ये बात सुनने के बाद वो उससे कहने लगती है एल्डर ये क्या नॉर्मल बात नहीं। यहाँ पर सेक्ट मास्टर उससे कहने लगती है कि नहीं ये नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी सेक्ट मास्टर है लोग उसे देखें तब उसे और भी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मिलती है। गाइस भाई समझ रहे हो डबल कल्टीवेशन में जब किसी देखे तो उसे और भी ज्यादा मजा आता है। इस बात को सुनने के बाद एल्डर उससे कहने लगती है कि तुम तो एक नंबर की फ्रीक हो। तभी सेक्ट मास्टर उसे समझाती है, उससे कहने लगती है कि म्याऊ म्याऊ मैं भी अभी भी यहाँ पर सेट कई सारे अफेयर्स है काम है जो मैं करना चाहती हूँ तो मुझे चलना चाहिए जहाँ से, और वो उसकी परमिशन मिल जाती है उसे वहां से जाने की। तभी सेक्ट मास्टर जाते जाते हमारे एमसी से कहने लगता है कि तुमने वाकई में इस बार इस सेक्ट मास्टर की काफी ज्यादा मदद की है तो तुम इस म्याऊ म्याऊ का ख्याल रखना। तुम्हें पता होगा ये काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो ओपन अटैक से तो अपने आप को बचा सकती है, तुम्हें बचा सकती है, लेकिन कभी भी हिडन एरो से नहीं बच सकती। ये बात सुनकर एमसी भी इस बात से एग्री हो जाता है और सेक्टर मास्टर वहां से टेलीपोर्ट होकर चली जाती है और वो दोनों के दोनों वहीं पर रह जाते। तभी ये एल्डरली हमारे एमसी से पूछने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, मुझे यहाँ पर डुअल कल्टीवेट करने की जरूरत है।
तुम दोनों मुझे ये बताओ कि तुमने मेरी हार्ट डिमांड को सप्रेस कैसे की, और मुझे तुम दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर मैं सप्रेस करना चाहती हूँ तो आगे चल के। ये बात सुनकर वो प्रिंसेस काफी शॉक हो जाती है, सरप्राइज से भर जाती है, लाल पड़ जाती है शर्म के मारे, और कहने लगती है कि हॉल मास्टर लियो, अगर तुम करना चाहते हो किसी का डबल कल्टीवेशन तो मैं तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। तभी हमारा एमसी उसकी गर्दन पर जोर से मारता ताकि वो बेहोश हो जाए, जिसको देखकर हॉल मास्टर लियो काफी सरप्राइज हो जाते हैं, उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हो। तो एमसी उससे कहने लगता है कि ये काफी तो बेटर रहेगा कि जो अब जो होने वाला है वो मेरी फ्रेंड ये सब ना देखे। तो तभी हमारा एमसी वहां पर उसे बुलाने किसी चीज को बुला, और हॉल मास्टर ल्यू के सामने से कोई बाहर निकलता था जो जिसका काफी शौक हो जाती और एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगती है कि हॉल मास्टर जैसा कि तुम देख सकते हो तुम्हारा जो हार्ट डीमन है अब वो मेरा है, और अब तुम्हें डुअल कल्टीवेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद और देखने के बाद हॉल मास्टर पूरी ल्यू पूरी तरह से शॉक हो जाती है, और भाई उसे कुछ भी समझ नहीं आता क्या चल रहा है, और सरप्राइज होती है उससे लगता है सर एक मिनट रुको, तो मुझे समझा सकते हो कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। और एमटी दूसरे मन में सोचते हुए टेलीपैथी से उससे बात करते हुए उससे लगता है कि जैसा कि हम लोग एग्री हुए थे तुम्हें मेरे साथ अच्छी तरीके से कॉपरेट करना होगा, वो भी प्रॉपर। जहाँ पर उसका हड्डी मन उससे कहने लगता है हंसते हंसते कि लियो हम दोनों की किस्मत वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ पर लेजेंडरी हार्ट डीमन हॉली बॉडी का मुकाबला करने को मिलेगा, जिसको देखकर ये काफी सरप्राइज हो जाती है और उससे कहने लगती है कि हार्ट डीमन हॉली बॉडी आखिरकार ये क्या चीज है। तभी ये हार्ट डीमन उससे कहने लगती है कि जो भी इस बॉडी के पास आएगा उसका जो ओरिजिनल वाला हार्ट डीमन है वो उसको छोड़कर इस हॉली बॉडी में जाकर चिपक जाएगा, जैसे कि मैंने अभी भी तुम्हारे सामने किया, और इसकी बॉडी के आस पास कई सारे ऐसे हार्ट डीमन मौजूद है ऑलरेडी पहले से ही। ये बात सुनकर वो काफी शौक हो जाती है। यहाँ पर एमसी उससे कहने लगता है कि सभी के सभी लोग मेरे चारों तरफ घूमने में लगे हुए हैं, लेकिन हॉल मार्शल तुम्हारे साके को देखते हुए तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं देख पाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ अपने हार्ट डीमन को देख सकती है। जहाँ पर हमारा एमसी एक्टिंग करना चालू कर देता है और कहने लगता है कि प्लीज प्लीज यहाँ से जाओ, हमें परेशान मत करो। तुम कहना क्या चाहती है कि तुम और ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती, एक पार्टी रखना चाहती हो नए मेंबर के लिए। और तभी उसकी एक्टिंग लेवल इतनी बढ़ गई होती है कि वहाँ पर नोट करने लगती है उसकी रिक्वेस्ट को, जिसको देखकर वो हड्डीमन भी काफी शौक हो जाती है। और इस तरीके से हॉल मार्शल बात करती है, उसे देखती है तो उससे पूछ लगती है कि तुम एक्चुअली में हड्डीमन के साथ बात कर सकती हो और इतनी अच्छी तरीके से पार्टनरशिप भी कर सकती हो, वाह सरप्राइजिंग है ये बात। तभी उसका हार्ट डीमन हमारे एमसी से और उस हॉल मार्शल यू से कहने लगता है ये सब इसलिए होने में लगा हुआ है क्योंकि इसके पास हार्ट डीमन हॉली बॉडी ये सिर्फ और सिर्फ किसी भी पैरासाइट को हार्ट डीमन पैरासाइट को प्रोवाइड नहीं करवाती अच्छी एनर्जी सप्लाई के साथ, नेगेटिव एनर्जी के साथ, बल्कि जब 21 साल की हो जाएगी तब वो ऑटोमेटिक मर जाएगी। ये बात सुनने के बाद ये काफी सरप्राइज से भर जाता है और हमारा एमसी की एक्टिंग मोड चालू रहता है और उससे कहने लगता है कि तुम बिल्कुल सही कहने में लगी हुई है हार्ट डीमन, ये सभी के सभी लोग मेरे साथ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नहाते हैं, रहते हैं एक साथ। जैसे मैं 21 साल की हो जाऊंगी वे सभी के सभी लोग आजाद हो जाएंगे और फिर उसके कोई भी स्कैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी को प्लॉट करने की जरूरत पड़ेगी कि वो किस तरीके से कोई मार। तभी एमसी सब कुछ ऐसे में करते हैं उससे क्या लगता है कि तुम्हारा जो हार्ट डीमन है वो मेरे पास आया, मुझे डिस्टर्ब करने लगा, परेशान करने लगा और मुझे मारने की धमकी देने लगा, लेकिन मेरा दूसरा वाला हार्ट डीमन आकर इसको बुरी तरह से पीट दिया ताकि जो मुझे मार ना पाए। इस बात को सुनने के बाद हॉल मार्शल काफी उदास हो जाती है और उससे पूछ लगते कि आखिरकार तुम कितने साल की। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि मैं 20 ईयर्स की ऑलरेडी हो चुकी हूँ और 3 मंथ। ये बात सुनकर हॉल मार्शल और भी ज्यादा शौक होती है। यहाँ पर हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि बिल्कुल सही सोचा आपने, मेरी जो लाइफ स्पॉन में सिर्फ और सिर्फ 9 महीने की बची हुई है, उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली मर जाऊंगी। और तभी एक कहानी बनाकर कहने लगती है कि मैं दरअसल एक ऑर्फन हूँ और वैसे भी सब लोग जानते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ 21 साल तक जी सकती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं जितने ज्यादा हो सके उतना कल्टीवेटर्स की मदद कर सकूं। जितने भी कल्टीवेटर को हर डीमन के द्वारा ट्रैप कर लिया जा चुका है उन सभी को मैं रिमूव कर दूं। जैसे जैसे मेरी डेडलाइन अप्रोच होती जा रही है वैसे वैसे मैं अपनी जो छोटी जिंदगी थी उसको एंजॉय करके जीना चाहती हूं। और ऐसे यहाँ पर कई काम है जो मैं हमेशा से करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक ऐसे सेट के ज्वाइन करने के बारे में सोचा जहाँ पर मैं एक फैमिली की तरह रह सकूं और अपने जैसे लोगों से मिल सकूं और मेरे खुद के एल्डर हूँ और एक नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी जी सकूं। ये बात सुनने के बाद एल्डर ल्यू उससे कहने लगती है तो आखिरकार तुमने इस हार्मोनी सेट को क्यों ज्वाइन की। ये बात सुनकर हमारा एमसी उससे क्या लगता है ये मैंने इसलिए कहता है, मैंने सुना है कि ये जो सेक्ट है वो सभी के सभी फीमेल कल्टीवेटर की पर्सनल लाइफ होती है उसको ज्यादा रेस्पेक्ट करता है, उसकी इच्छाओं के बिना वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। तो मैंने सोचा तो कम से कम मेरी जो आखिरी की जिंदगी है वो मैं यहाँ कर गुजार सकती और आखिरी की जो समय बचा है मेरे लिए वो सिर्फ मैं अपने लिए जीऊँ। ये बात सुनने के बाद हॉल मास्टर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उससे लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरी मदद की है इस हार्ट डीमन को रिमूव करने में मेरे से, तो इसलिए मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा कर्ज बना। अगर तुम्हारे पास कोई भी इच्छा है तो तुम मुझे बता सकती हो, मेरे जितना हो सके उतना बेस्ट दूंगी फुलफिल उसे पूरा करने में तुम्हारी। ये सुनकर हमारा एमसी रोते उससे क्या लगता है कि थैंक यू हेड मास्टर, और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि मैं बस इसी चीज का तो इंतजार करने में लगा था समय और तुमने मुझे मौका दे दिया। तभी हॉल मास्टर ल्यू का जो बैज होता है वो बजे लगता है, जिसको देखकर वो एमसी उससे पूछता है कि क्या हुआ। तभी हॉल मास्टर ल्यू उससे क्या लगता है सेक्ट मास्टर वो मुझे अर्जेंट मैटर से बुलाने में लगी हुई, वो भी काउंसिल हॉल। नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है हार्मोनी सेट के इनर सेक्ट इंस्ट्रक्टर रेजिडेंस का जगह, जहाँ पर हमें इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि इंस्ट्रक्टर फेंग यू है इनर सेक्ट की गोल्डन कोर कंप्लीशन का, जहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में बैठी हुई थी और कहने लगती कि आखिरकार उन दोनों के दोनों स्लट्स इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे बेनिफिट को वो लोग वापस ले। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं डायरेक्टली हॉल मास्टर ल्यू के द्वारा भी उन्हें मेड के तौर पर रख लिया जा चुका। ये डायरेक्टली मेरे फेस पर स्लैप नहीं है सिर्फ और सिर्फ, बल्कि मैं मेरे फाइनल रिसोर्सेज भी कट ऑफ कर दिए और अपनी सर्वेंट से पूछने लगते कि आखिरकार इस आफ्टरनून में तुमने कितना कलेक्ट किया और कितना ज्यादा नुकसान हो, जिसको देखकर उसकी मेड उससे क्या लगता है किसी ने भी मना नहीं किया। ये बात सुन वो क्या लगता है कि वे सभी के सभी लोग स्मार्ट है, मानना पड़ेगा। तभी उसकी मेड उसे बताने लगते कि यहाँ पर जो 7 से 8 लोग जिन्होंने हमें बेनिफिट दिया था वो सभी के सभी उसे वापस लेना चाहते हैं।
जिसको देखकर उस लड़की को काफी गुस्सा आने लगती। तभी एल्डरसन उसके पास आकर उससे कहने लगती कि फेलो डाउस्ट फैंग, आखिरकार तुम इतनी गुस्से में क्यों। तभी वो हेडमास्टर उनको वहां पर सैल्यूट करने लगती। तभी एल्डरसन बाग उसके पास आकर उससे कहने लगते कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग तो सिर्फ एक ही अपने आसपास के लोग हैं, फैमिली के लोग हैं, तो मैं तो पोलाइट होने की जरूरत नहीं मेरे लिए। और उससे कहने लगती कि मैंने तुम्हारी सिचुएशन के बारे में सुना है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ चुकी हूँ यहाँ पर, ताकि तुम अपना बदला ले सको। जिसको देखकर वो घबराते उससे कहने लगते कि नहीं नहीं नहीं, इसमें मेरी मेड की गलती है। तभी एल्डरसन उससे कहने लगते कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम उस लीव पर्सन को ऑफेंड कर भी दो, वह सिर्फ और सिर्फ उसकी मेड, भले जो सेक्ट मास्टर है उसने उसकी जिंदगी बचा ली है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ऑलरेडी पहले के मुकाबले कमजोर हो चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं इसका हार्ट डीमन ने इसे पकड़ रखा और वो अपने कल्टीवेशन में इंप्रूव नहीं कर सकता, और वो अपनी नेशनल सोल्ड स्टेज का कल्टीवेटर के पावर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये बात सुनकर वो काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये बात सच है क्या। तभी एल्डरसन उससे कहने लगते कि मैंने ऑलरेडी उनके साथ फोर्सेज ज्वाइन कर ली है, स्पिरिट मेडिसिन हॉल के, ट्रेजर हॉल के साथ, और कई सारे ऐसे मेंबर्स हैं एल्डर्स काउंसिल के जिन्होंने मेरे साथ हाथ मिला ली और लीव पर्सन को इम्पीच करना चाहते हैं सभी के सभी लोग। लेकिन हमारे जो सेट के रूल है वो इस बात को स्टेट करते हैं कि जो हेडमास्टर जो कि नेशनल सोल स्टेज पर कल्टीवेशन में होना चाहिए और कंपलसरी, भले ही जो सेक्ट मास्टर है वो उसे प्रोटेक्ट करती है लीव पर्सन, लेकिन वो इस रूल को कभी भी वॉलेट नहीं कर सकती और वो जल्दी उसे एल्डर की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लड़की बनकर रह जाएगी, नॉर्मल कल्टीवेट, फिर बिना कल्टीवेशन और बिना स्टेटस के हम बिना किसी परेशानी के उससे अपना बदला ले सकते हैं और ये किसी कुत्ते के समान उसकी हालत हो जाएगी। दूसरी तरफ हमें सेक्ट मास्टर को गुस्सा होते हुए दिखाया जाता, जो कि चिल्लाते हुए कहने लगते कि आखिरकार उन लोगों की हिम्मत कैसे होगी मेरे पीपल को इस तरीके से चोट पहुंचाने की, जहां तक मैंने अभी तक उनसे बदला भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं एक्शन भी नहीं लिया है। लगता है कि वो लोग काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुकी है वो मॉर्लोंडिया। जहाँ पर सेक्ट मास्टर जो एल्डर लीव होती है वो सेक्ट मास्टर से कहने में लगी होती है तो वाकई मुझे इम्पीच अगर इस सिचुएशन को सिर्फ एक ही तरीका है सॉल्व करने का तो मुझे यहाँ से निकाल, और जो रीजन है वो काफी ज्यादा वैलिड और सेक्ट रूल्स के हिसाब से मैं इस पोजीशन के लिए बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं। इस बात को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर उससे कहने लगते कि म्याओ म्याओ, तुम्हें भी ये बात तो पता ही होगा कि आखिरकार कि तुम ये सब क्या करने में लगी हुई, आखिरकार कितने लोगों ने यहाँ पर इस समय में कितनी तरह तुम्हें ऑफेंड किया और तुमने कितने लोगों को ऑफेंड कर रखा है तो तुम भी जान सकती है, तो तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है इसके बारे में। एक बार तुम्हारा पोजीशन यहाँ से चली जाएगी और तुम यहाँ से निकल जाओगे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले, और वो जितने भी लोग तुम्हारे आसपास के होंगे उनसे सबसे बदला लेना चाहेंगे। ये बात सुनने के बाद एल्डरली उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात तो मैं उनका कभी भी उनका जो प्लान है सक्सेसफुल नहीं होने दूंगी सेक्ट मास्टर, मेरे पास एक्चुअली में एक प्लान है। तभी हमारी जो एमसी होता है वो टेलीपैथी के थ्रू इसके साथ बात करता है, उससे लगता है कि हेडमास्टर लीव सेक्ट मास्टर को अपने हार्ट डीमन के रिमूव होने के बारे में कुछ भी मत बताना। ये बात सुनने के बाद वो पुत्र कितनी शॉक हो जाती है और सरप्राइज होते है हमारे एमसी से पूछ लगती है माइंड ट्रांसमिट, आखिरकार तुम माइंड ट्रांसमिट का इस्तेमाल कैसे कर सकती हो, क्या तुम साफ साफ फाउंडेशन स्टेज प्लेसमेंट स्टेज पर नहीं हो क्या। तभी एमसी उससे लगता है कि हमारे लिए अभी ये इंपॉर्टेंट नहीं है हेडमास्टर लीव, जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है ये है कि आप मेरी इच्छा पूरी करोगे कि नहीं करोगे ये बताओ मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी मदद करोगे। जब सेक्ट मास्टर इसे इस तरीके से बिहेव करते देखती है तो सरप्राइज होते हुए उससे पूछने लगते कि आखिरकार क्या हुआ तुम्हारे साथ में, तुम अचानक से बोलते बोलते रुक क्यों। जहाँ पर एल्डर उससे कहने लगते कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मैं चाहती हूँ ये सेक्ट मास्टर वो एल्डर की जो काउंसिल कल होने वाली है ऑफिशियली में उस वहां पर जाकर मुझे इम्पीच कर दे, यानी कि निकाल दो और मेरे पद से मुझे हटा दो, जो कि हेडमास्टर लॉ एनफोर्समेंट हॉल की मैं हूँ ना उससे। जिस बात को सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है और चिल्लाकर उससे कहने लगती है कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास करने में लगी हुई हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। जहाँ पर एल्डर उसे वो एक फॉर्म दिखाती है और उससे कहने लगती है एक बुक दिखाती है कि आपको तो पता ही होगा सेट के जो रूल्स है सेक्ट मास्टर वो कुछ इस तरीके से है, अगर तुम इसे सेट को रूल तोड़ने से बिल्कुल भी हेजिट नहीं करोगी और मुझे प्रोटेक्ट करती रही तो मुझे ऐसा लगता है तो आप उन गंदे इविल लोगों के हाथों में रखकर बिल्कुल खेलोगी जैसे वह चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा उनका यहाँ। और ऐसा होते हुए तो बिल्कुल भी मैं देख सकती क्योंकि जो काउंसिल का जो सपोर्ट है सभी की सभी मेजोरिटी है एल्डर्स के काउंसिल के सपोर्ट वो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब एक और पर्सन को यहाँ पर मेरी जगह पर हेडमास्टर के तौर पर सक्सेड होने के लिए कर दें सिलेक्ट तो शायद यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी हमें हारमोनियस सेट के ओरिजिनल के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर इसके जो फाउंडर थे वो ओरिजिनल में एक ऑर्फन थी जिसे प्लेजर हाउस में बेच दिया गया, लेकिन कई सालों बाद वो एक पावरफुल कल्टीवेटर बन गया। फिर उसके बाद उसने कई सारे फीमेल कल्टीवेटर्स की मदद की जिनके साथ ऐसा होता था और मिसट्रीट किया जाता था और लोगों के द्वारा अनफेयरली ट्रीट किया जाता, तो उसने उसको सबको इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एस्टेब्लिश किया हारमोनी सेट। ये जो सेक्ट है वो किसी सेक्ट के बजाय एक बड़ी फैमिली कह सकते हैं और जहाँ पर ऐसी लॉयल्टी थी जैसे कि किसी अदर सेक्ट में नहीं मिलेगी। लेकिन अभी के समय में रिसेंट के समय में पूरी की पूरी सिचुएशन बदल चुकी है। जो हारमोनी सेक्ट पहले हुआ करता था रैंकिंग किया करता था अमंग 3 सेक्ट में और 4 क्लैंस के बीच वो धीरे करके डिक्लाइन होता जा रहा है, उसकी पावर कम होती जा रही है, जिससे कारण यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जो कि सिचुएशन को बदलना चाहते हैं, पूरे पूरे सेट को बदलना चाहते हैं। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो हारमोनियस सेट है वो काफी ज्यादा कंजर्वेटिव है और आज ना तो कल फिर से सेकंड रेट सेट बन जाएगा। तो इस सेट की जो फीमेल कल्टीवेटर होती है रेयर फीमेल कल्टीवेटर उनको वो फर्नेस के तौर पर यूज करते हैं और अपने बेनिफिट के लिए उन्हें एक्सचेंज कर देते हैं या तो अदर सेक्ट को या रॉयल फैमिली। और दूसरे शब्दों में कहा जाए इनकी जो स्ट्रेंथ है सेक्ट की वो धीरे धीरे बढ़ते गई ऐसा करने से, लेकिन फाउंडर का जो ओरिजिनल इंटेंशन था जो कि इस सेट को बनाने का था वो पूरी तरीके से वॉलेट हो चुका। और जो लोग ऐसा करते हैं वो अपने आप को रिफॉर्मिस्ट कहते हैं। अभी करंटली देखा जाए तो फॉर्मेशन हॉल, एलेक्सरी हॉल, आर्टिफैक्ट हॉल और कई सारे मेमस एल्डर काउंसिल के वह सभी के सभी लोगों ने रिफॉर्मिस्ट साइड ले ली। और बात करें सेक्ट मास्टर के बारे में, लॉ एनफोर्समेंट हॉल के बारे में, डेक्कन हॉल और यहाँ तक कि जो कुछ एल्डर्स है काउंसिल हॉल के
वे अभी भी स्टेबिलिटी बनाकर रखे हुए, मेंटेन करके रखे हुए हैं एक सेक्शन, जो कि जो फाउंडिंग एंसेस्टर है उनके दिखाए गए रास्ते पर अभी भी चलते हुए आ रहा है। और बात करें दोनों फोर्सेस के बारे में, तो दोनों के दोनों फोर्सेस ही स्ट्रेंथ में इक्वल और कई डिकेड से एक साथ फाइट करते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो रेनफोर्समेंट है वो इस समय कुछ ज्यादा ही तेजी से ग्रो होने में लगी हुई है और वो मोर फोर्सेस इकट्ठी कर रही है। और जो स्टेबिलिटी मेंटेनेंस सेक्शन है वो ग्रेजुअली उसकी जो पावर है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने में लगी है। अभी हॉल मास्टर ड्यू हमारे एमसीयू के कमरे में लाती है और उससे पूछ लगती है जो सेक्ट मास्टर थे वो वाकई में मुझको लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में है, तो मुझे क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती है उसके बारे में। तभी एमसीयू उससे क्या लगता है कि वॉइस ट्रांसलेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिस बात को सुनकर वो काफी सरप्राइज होते हैं। उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम इतना सीक्रेटिव क्यों होने लगी हुई हो, आखिरकार तुम मुझे सब कुछ सच सच सेक्ट मास्टर क्यों नहीं बताने दे रही, जिससे कि वो मुझे वापस निकाल देंगे इस हॉल की पोजीशन। जिसको देखकर हमारा एमसीयू उससे क्या लगता है कि मेरे सारे के सारे सिचुएशन तुम्हारे हार्ट डीमन के द्वारा पता चला है और मुझे फैक्शन डिवीजन के तुम्हारे सेट के बारे में पता चल चुका है। ये बात सुनकर वो कहने लगती है तो क्या हुआ, जहाँ पर एमसीयू उसे बताता है कि जिस यहाँ पर तुम मीटिंग करने में लगे हुए हो वहाँ पर बग लगा हुआ है, यानी कि दूसरे लोग तुम्हारी बातों को सुन सकते हैं। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाती है और उससे क्या लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, जो सेक्ट मास्टर और मैंने दोनों के दोनों नेसेंट सोल के कल्टिवेटर है, तो हमारी इस फॉर्मेशन को एवरेज ड्रॉप करना, वहाँ पर क्रॉस कर डिवाइन सेंस से निकलकर हमारी बातों को सुनना आसान नहीं है। ये बात सुनकर हमारा एमसीयू उसे बताने लगता है कि ये कोई एवरेज ड्रॉपिंग नहीं है, फॉर्मेशन वगैरह नहीं है, बल्कि मैं ये काफी अजीब सी चीज है जो कि मुझे यहाँ पर रास्ते में पता चली। ज्यादातर जहाँ पर आसपास के जितने भी सेक्ट्स होते हैं वो नाइट के समय में पीएल्स का इस्तेमाल करते हैं, नाइट पीएल्स का लाइटनिंग के लिए, लेकिन अपना जो सेक्ट है वो इस वक्त स्मॉल लाइटनिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करने में लगा हुआ है, जिनका पावर देने के लिए स्पिरिट स्टोन का इस्तेमाल किया था। ये डायरेक्टली वेस्ट नहीं होगा। ये बात सुनकर एल्डरली उससे क्या लगती है ये इन्वेंटेड किया गया था आर्टिफैक्ट हॉल के द्वारा। ये काफी ज्यादा ब्राइटर होती है, ज्यादा लाइट देते प्रोवाइड करवाते नाइट पीएल के मुकाबले, और इसका इस्तेमाल किया जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेसेस पर इस सेट की लाइट लगाने के लिए। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे पूछ लगता है कि अगर ऐसी बात है तो दूसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से, क्या जो मीटिंग हॉल है वो ओरिजिनली पेंटेड किया था रेड कलर का। ये बात सुनकर वो उसे बताने लगता है कि ओरिजिनली में इसका कलर ब्लू कलर का हुआ करता था, लेकिन 10 साल पहले जब सेट का रिनोवेशन होने में लगा हुआ था जो 8 फुट हॉल है वो इसे ब्लैक कलर में चेंज करना चाहते थे, लेकिन मास्टर इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए, क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो डिप्रेसिंग का कलर होता है, तो इसलिए उन्होंने ब्लैक की जगह पर रेड कलर में बदल दिया। लेकिन तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही है, तो एमसी उससे क्या लगता है कि जो आर्टिफैक्ट हॉल है वो वापस से आ चुका है, इसमें रेनफोर्समेंट रिफॉर्मेशन सारे लिए मैं जो सोचने में लगी हूँ शायद वो गलत नहीं। ये बात सुनकर वो एल्डर पूछ लगती है कि तुम क्या बात करने में लगी हो, क्या तुम बकवास करना बंद करोगे, सीधे सीधे एक्सप्लेन करोगे क्या चल रहा है। उसके बाद एमसी उससे क्या लगता है कि हम लोग किसी ऐसे जगह पर चलते हैं जहाँ पर ये स्पेशल लाइटनिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया बात करने के लिए। तभी वे लोग बाहर आ जाते और उसके बाद एल्डर उसे एक ऐसे रूम में ले जाते हैं जहाँ पर ऐसा लाइट वाइट का इस्तेमाल नहीं किया है। उससे पूछने लगती है ये डिसिपल्स की रेजिडेंस है, यहाँ पर नाइट पेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, आई मीन लाइटनिंग का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि मैं लाइट पेल का इस्तेमाल करते। अगर तुमने मुझे सच तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया और क्लियर नहीं किया तो मैं वाकई में एग्री होने वाली हूँ। जिसको देखकर एमसी उससे क्या लगता है कि कोई बात नहीं, ये जगह बिल्कुल सुरक्षित है हमारे लिए। यहाँ पर हमारा एमसी उसे दिखाता है और क्या लगता है कि ये हमारे सेट के फॉर्मेशन लैंप, ये जो पेंट है जो कि मैंने अभी अभी वहाँ उस कमरे से निकाला था हॉल मास्टर ड्यू, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहो यहाँ पर। ये बात सुनकर वो लेडर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछ लगती है कि तुम्हारे करने का मतलब क्या है, तुम ये सब क्यों करना चाहती हो और तुम क्या चाहते कि मैं कुछ कहूँ। तभी हमारा एमसी उससे क्या लगता है कि यही काफी होगा। ये सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि अब मैं इस फॉर्मेशन को रिवर्स करने वाली हूँ जो कि इस लैंप पर मौजूद, और जैसे ही वो उस फॉर्मेशन को रिवर्स करती है तो उसका जो पेंट लगा होता है उसमें से वही आवाज रिकॉर्ड होकर आने लगती है जो कि अभी अभी उस एल्डर ने उसके सामने कहा था कि किस तरीके से आकर मैं क्या बात करूं वगैरह वगैरह। ये बात जानकर एल्डर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, सरप्राइज से भर जाती है और उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने अभी अभी ये क्या कहा, आखिरकार मेरी जो आवाज है वो इसमें से वापस से रिपीट होकर क्यों आने में लगी हुई है। यहाँ पर हमारा एमसीयू से एक्सप्लेन करता है और उससे क्या लगता है कि ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि टेप रिकॉर्डर को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये जो लाइटनिंग फॉर्मेशन है वो एक इल्यूमिनेट करती है, इल्यूमिनेशन के लिए बनाई गई है, लेकिन पूरे की पूरी वाइब्रेशन को कन्वर्ट भी कर देती है साउंड जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं जिनके द्वारा भेजी गई, जिसके बाद एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उस पेंट में जो कि रिकॉर्ड कर लेती है किसी भी साउंड। सबसे पहले तो वो जो आर्टिफैक्ट हॉल वाले होते हैं वो ब्लैक पेंट करना चाहते थे सभी के सभी जगह पर, जो कि मैग्निफाइड मैग्नेटिक मटेरियल का इस्तेमाल किया कर बना गया है, जिसमें आयरन ऑक्साइड जो कि एक ब्लैक होता। जो सेक्ट मास्टर थे इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं हुई तो उन्होंने रेड कलर चुना क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड होता। इस तरीके से दोनों के दोनों आयरन ऑक्साइड बहुत ज्यादा लार्ज मात्रा में उन्होंने मिक्स कर दिया था एफी के, ताकि कोई भी इस बात को लेकर सस्पेक्ट ना करे। जब एल्डर एक्सप्रेशन सुनती है तो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके के बारे में बात करने में लगी हुई है, क्या बोल रही है, जो जनरेशन गैप है हम दोनों के बीच में वो वाकई में इतना ज्यादा दूर तक जा चुका है क्या, इतना बड़ा है क्या। तभी एमसी उससे क्या लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार तुम समझो या नहीं समझो, तो मैं आपको सीधे सीधे शॉर्ट टर्म में समझाना चाहती हूँ कि जो रेनफोर्समेंट हॉल है जो रिफॉर्मेस्ट किया गया था आपको, ये फॉर्मेशन बना गई है इस लैंप में और काला कलर और रेड कलर से पेंट किया गया है पूरे के पूरे इलाके एंटायर सेट, वो भी बिना किसी नोटिस, वो सब यहाँ पर आप पर नजर बनाए रखने के लिए किया गया है। ये देखकर वो काफी चौक हो जाते हैं, उससे लगता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। अब मुझे समझ में आया इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है कि हमारी जो इंपॉर्टेंट पीस इंफॉर्मेशन थी वो लीक कैसे हुआ करती थी। हमें लग रहा था कि हम सभी के बीच में एक गद्दार है, लेकिन किसे पता था कि सभी के सभी जो स्टेबिलिटी मेंटेन सेक्शन है वो सभी के सभी एक दूसरे के खिलाफ बनने लगे और काफी ज्यादा इनसिक्योर होने लगे और जो हार्मोनी सेक्टर है वो डिसअपॉइंट होने लगा इस बात को लेकर। तभी एमसी ये
बात जानकर उससे क्या लगता है कि तुम तो वाकई में ये बात जानना चाहिए कि जो नॉलेज होती है वही पावर होती है। जो स्मॉल टेप रिकॉर्डर है वो जो इस प्रिंसिपल से बनाया गया है वो काफी ज्यादा सीरियस लॉस कर सकता है आपको, जिसको देखकर वो एल्डर उससे पूछने लगती है, लेकिन आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मैंने कभी भी इस डिवाइस के बारे में कल्टीवेशन वर्ल्ड में नहीं सुना। जिस बात को सुनने के बाद एमसी से समझाते हैं उससे क्या लगता है कि मेरे पास इतने ज्यादा हार्ड डिमेंस मौजूद है, उनमें से एक हार्ड डिमेंस ने मुझे बताया और वो आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग में मास्टर, इसलिए उसने मुझे सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दी। ये बात सुनकर ये एल्डर तुरंत मान जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि जो हार्ड डिमेंस है वो वाकई में इसके लिए कोई बर्डन नहीं है, बल्कि मैं इसके लिए काफी मददगार चीज है। तभी एमसी उससे क्या लगता है कि यहाँ पर एक और चीज है, एक और रीजन है, आखिरकार मैंने हॉल मास्टर को लू को आपको बनाने से क्यों मना किया और आपको इस पोजीशन से एनफोर्समेंट होल्स की पोजीशन से बाहर निकालने के लिए क्यों कहा था मैंने आपसे। ये बात सुनकर वो कंफ्यूज हो जाती है। यहाँ पर हमारी एमसीयू समझाती है और उससे क्या लगता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो 9 मंथ की लाइफ बची हुई है मैं सेक्ट में रहूं और अच्छी तरीके से केयर फ्री और हैप्पी लाइफ जीऊं। तो मेरे जितने भी सोर्सेज है पोटेंशियल अनहैप्पीनेस के, जहाँ पे मेरी जिंदगी को तबाह कर देंगे, खराब कर देंगे, तो मैं उन सभी को रिमूव करने वाली हूँ। लेकिन ऐसा मैं अकेली नहीं कर सकती हूँ, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन स्टेबलाइजेशन स्टेज पर हूँ। अगर मैं वाकई में अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाना चाहती हूँ तो मुझे एल्डर ल्यू की कॉपरेशन की काफी जरूरत पड़ेगी। ये बात सुनकर एल्डर उससे पूछने लगती है कर मुझे क्या करना चाहिए हमें। यहाँ पर एमसी उससे क्या लगता है कि कल की जो मीटिंग होने वाली है उसमें सक्सेसफुली आपको इस पोजीशन से हट जाना चाहिए। हमारा जो पहला प्लान है ना, पहला स्टेप है प्लान का, उसे इस तरीके से कंप्लीट होना होगा। तभी कहानी शिफ्ट होती है उस प्रिंसेस पर जो कि सोने में लगी हुई थी बेहोश, और उसे जैसे ही होश आता है तो वो अपने गर्दन को देखती है जो कि काफी दुख रही होती है और क्या लगता है यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है और आखिरकार मैं इस तरीके से वापस से बेड पर क्यों लेटी हुई हूँ, क्या ऑलरेडी रात हो चुकी। तभी हमारा हमारा एम्स और एल्डरली वहां से दरवाजे से अंदर आने लगते हैं, जहाँ पर एल्डर उससे कहने में लगी हुई थी आज के लिए इतना काफी होगा, कल हम रात को फिर से मिल आई में सुबह 8 AM पर फिर से मिल जाएंगे। और हमारा एमसी इस बात से एग्री हो जाता है और जैसे भी अंदर आता है तो प्रिंसेस को जगा हुआ पा और सोचने लगती है कि जहां तक मुझे याद है मैं यहाँ पर वो काम करने वाली थी। तभी हमारा एमसी से कहने लगता है कि क्या हुआ तो मुझे इस तरीके से क्यों घूरने में लगी हुई हो। और जहाँ पर हमारी प्रिंसेस के जो ख्याली पिलाव है वो वापस से पकड़ने लगते हैं और वो सोचने लगती है किस तरीके से एल्डर ने हमारे एमसी के साथ किस तरीके से वो कांड किए होंगे, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख ही रहा हो, यानी कि डुअल कल्टीवेशन। और उसको सोचते हुए क्या लगती है क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो फेलो डॉइस्ट जिंगलिंग ने उसने मुझे अनकॉन्शियस कर दिया था, नॉकआउट कर दिया था, ताकि सब कुछ वो अकेले करे और मुझे ना घसीटे। जहाँ पर हमारा एमसी काफी ज्यादा थक चुका होता है और उससे क्या लगता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। मैंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि नेशनल सोल कल्टीवेटर की प्रॉब्लम मुझे खुद ही फेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इस सेट को ज्वाइन किया था उतनी ही जल्दी काफी थकान वाला काम। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस काफी उदास होते हुए रोते हुए उससे कहने लगती है कि फेलो डॉयर्स जिंगलिंग इसकी जो बॉडी है वो वाकई में पूरी तरीके से ड्रेन कर दिया, जो कि आई मीन हमारे एडल्ट ल्यू की तरह चूस ली गई है, ऐसा ये सोच रही है। ये वाकई में मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी रोल कल्टीवेट करने के लिए उनके साथ, लेकिन इस लड़की ने अपने आप को मुझे बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर। तुम वाकई में मुझे गिल्ट के मारे मरवाना चाहती हो। दूसरी तरफ हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने में लगा हुआ था कि मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही कर लिया, ओवर यूज कर लिया, मुझे वाकई में बहुत स्लीप की जरूरत है, अच्छी चीज नींद की जरूरत, ताकि मेरे ब्रेन सेल्स वापस से ठीक हो सके। जहाँ पर प्रिंसेस उससे पूछने लगते हैं कि जो एल्डर ल्यू वो ऑल राइट है, मतलब ठीक है, तो एमसी उसे बताता है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित, लेकिन अभी कंडीशन यहाँ पर सेक्ट की बिल्कुल भी ठीक नहीं और हमारे लिए कल बहुत क्रिटिकल डे। ये बात सुनने के बाद तो प्रिंसेस और शॉक होते हुए कहने लगती है क्या कल वो फिर से करना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा होने नहीं दे सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। और मन में सोचते हुए कहने लगती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है फेलो डायस जिंगलिंग, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कल तुम्हें इस जगह को छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दूंगा, तुम्हारे लिए प्लान बना लो और आज तुम्हें परेशानी नहीं होने दूंगी। तभी नेक्स्ट डे में दिखाया जाता है जहाँ पर वो एल्डर को ग्रीट करती है, जहाँ पर एल्डर उससे पूछने लगती कि मैंने तुमसे कहा ना यहाँ पर जिंगलिंग से मिलने के लिए आई हुई। तभी वो उससे कहने लगती कि जिंगलिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया सारी की सारी सिचुएशन उसने मुझे, और वो इस वक्त काफी ज्यादा बीमार है, उस ठीक नहीं उसकी हालत, तो आज से सारा का सारा मैटर तो मुझ पर छोड़ सकती है। ये बात सुनने के बाद वो काफी सफलता हो जाती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है एल्डर क्या इसकी हालत ठीक नहीं है, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो उसका हार्ट डिमांड है उसकी बॉडी पर इफेक्ट डालने में लगा हो। जब से उसने मेरे हार्ट डिमांड को एब्जॉर्ब किया है तब से उसे कुछ इफेक्ट पर साइड इफेक्ट हो रहे हैं और तेज तरीके से बोल पड़ती है हमारी प्रिंसेस से कि अच्छा तो इस तरीके से सिचुएशन करने से उसकी बॉडी पर इतना इम्पैक्ट पड़ता है क्या। ये बात सुनने के बाद प्रिंसेस शॉक हो जाती है और उससे क्या लगता है कि अगर तुमने क्या किया था गाइस। तभी एल्डर प्रिंसेस से पूछने लगती है कि वो तो उसने तुमसे कहा कि सारा का सारा मैटर मैं तुम पर छोड़ सकती हूँ, सही कहा ना। तभी प्रिंसेस उससे क्या लगती है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो मेरी जो एबिलिटी है वो फेलो डायस जिंगलिंग से बिल्कुल भी कम नहीं है। जिसको देखकर ये एल्डर काफी शॉक हो जाती है और मन में सोचते हुए क्या लगती है कि वाह मानना पड़ेगा ये लड़की की क्या सुपर एक्टिंग है। इसका मतलब ये हुआ ये अभी तक बेवकूफ बनने की प्रिटेंड करने में लगी हुई थी, एक्टिंग करने में लगी हुई, ताकि कोई भी इसको सिक्योरिटी की तरह ना दे और अपनी सिक्योरिटी को डाउन कर। यहाँ पर देखा जाए तो तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है वो वाकई में जिंगलिंग से कमजोर नहीं, और वह अपने साथ ऐसे ले जाने लगती है और कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे फॉलो कर सकते हो। और प्रिंसेस उसके साथ जाने लगती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कल रात को मैंने बहुत ज्यादा रात तक अच्छी तरीके से पढ़ाई की है कि आखिरकार किस तरीके से डुअल कल्टीवेशन की जाती है और किस तरीके से अपने पार्टनर को सेटिस्फाई किया जाए। और मुझे सारी की सारी थ्योरेटिकल नॉलेज तो मिल चुकी है, अब सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज की बची हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो जिंगलिंग है आराम से कर सके अच्छी तरीके से और मैं जिंगलिंग से ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करूँ।
तभी प्रिंसेस उससे पूछने लगती है कि आखिरकार हम कहाँ जाने वाले हैं। तो एल्डर उसे बताने लगती है कि हम मीटिंग हॉल में जाने वाले हैं, क्या जिंगलिंग ने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। इसको देखकर वो घबरा जाती है और पूछे उससे कहने लगती है कि हाँ हाँ ऐसा कुछ बताया तो था। इस बात को सुनने के बाद वो और भी ज्यादा बहुत तो शॉक हो जाती है प्रिंसेस, और अपने ख्याली प्लाव बनाते हुए सोचने लगती है और मन में सोचते हुए कहने लगती है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो बुक में लिखा हुआ था कि किस तरीके से एक्साइटमेंट को और भी इंक्रीज किया जाता है प्लेजर के देने के लिए डुअल कल्टीवेट करते करते, तो वो इस तरीके की सिचुएशन चुनते हैं। अनएक्सपेक्टेड लोकेशन, हॉट स्प्रिंग हो गई, सीक्रेट लाइब्रेरी हो गई, रूम छोड़कर सब्जेक्ट। अगर वाकई में ऐसी बात है तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ बेडी तो नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। और एल्डर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये ऐसे एक्सप्रेशन क्यों बना रही है। और फाइनली वो मीटिंग हॉल में पहुंच जाते जहाँ पर वे सभी के सभी एल्डर्स वहाँ पर मीटिंग कर रहे हो। और जब प्रिंसेस उसे देखती है तो पूरी की पूरी शॉक हो जाती है, समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। और वापस से उसके फ्यूज उड़ जाते हैं और वापस से सोचने लगती है उल्टी सीधी चीज है और काफी एक्साइटमेंट से भर जाती है। और उससे कहने लगती है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया, इस तरह से भी एक्साइटमेंट को काफी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। बुक में ऐसा भी लिखा था कि अगर तुम एक्साइटमेंट से डबल कल्टीवेशन कर रही हो और जो लोग देख रहे हो तुम्हें, तुम्हारी एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाती है और प्लेजर भी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग मौजूद, एक किसी बिगिनर के लिए, मुझ जैसे के लिए ये कुछ ज्यादा ही एडवांस सिचुएशन। लेकिन कंपेयर करें अगर फेलो डाउस जिंगलिंग की ह्यूमिलेशन के बारे में जो कि उन्हें गुजरना पड़ा था, उनके ग्रेवियंस के बारे में, इतना तो सहन कर ही सकते। और तो और बात करें सिजर जिंगलिंग के बारे में, तो शायद उन्होंने ऑलरेडी कल इसको एक्सपीरियंस करके रखा होगा। जो अनबियरेबल होगा उसके लिए मानना पड़ेगा, और इसी सिचुएशन से आज मैं गुजरने वाली। और इस बारे में उसने बिल्कुल भी कंप्लेन भी नहीं किया था, तो आखिरकार मैं कैसे कैसे कर सकती हूँ। तभी सेक्ट मास्टर अनाउंस करती है अब जबकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो हम लोग अपनी मीटिंग को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। और तभी जो प्रिंसेस होती है वो अपने बालों को बांध लेती है और किसी बिल्ली की तरह एक्टिंग करते करते उस टेबल पर बैठ जाती है जैसे कि वो किसी डिनर हो उन सभी का और खाने के लिए रेडी है। और इस तरीके से एक्टिंग करने के बाद सभी के सभी लोग शौक हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि अपनी नींद पूरी करने के बाद उठता है और कहने लगता है कि काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग है। सिस्टम मुझे बताओ क्या टाइम है। तो सिस्टम कहता है 2, जिसको देखकर एमसी समझने लगता है क्या मुझे सिर्फ इतना ही समय हुआ है सोते सोते। लेकिन जब सिस्टम उसे कहता है कि 2 बज चुके हैं दोपहर के, ये बात जानने के बाद एमसी पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसके फुजड़ जाता है शॉक के मारे। अब उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा होता, तो चिल्लाते हुए क्या लगता है शिट, लगता है कि मैंने सेक्ट की असेंबली है उसमें मिस्ड कर दी। आखिरकार तुमने जो डिसिपल ली है मुझे यहाँ पर क्यों नहीं लेने आई। तभी दूसरी तरफ हमें जैसे ही हमारा एमसी बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जो हमारी प्रिंसेस होती है वो वहाँ फांसी का फंदा बना रही होती है अपने आप को मारने के लिए, जिसको देखकर एमसी शॉक होती है। उससे क्या लगता है कि फेलो डैश लानी हो, आखिरकार तुम ये सब क्या करने में लगी हुई है। जहाँ पर वो सरप्राइज होती है काफी घबराते हुए उससे कहने में लगी हुई थी कि इस वर्ल्ड में मैं और ज्यादा जिंदा नहीं रह सकती। और उसको पहनने के बाद अपने ऊपर से नीचे से कुर्सी हटा देती है, जिसके बाद पता चलता है कि हमारी जो प्रिंसेस है उस फांसी के फंदे में लटक जाती है। जिसको देखकर हमारा एमसी क्या लगता है कि तुमने ऑलरेडी अपनी फाउंडेशन को बना लिया है, तुम इतनी आसानी से नहीं मरने वाली, चिंता मत करो। लेकिन फिर उसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर अपने गर्दन को काटने लगती है और कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपने आप को खुद ही मार लूंगी। जिसको देखकर एमसी चिल्लाते उससे क्या लगता है कि बहुत हो गए तुम्हारे बकवास, तुम इससे सीरियस होने की जरूरत नहीं, लेकिन बताओ क्या हुआ तुम्हें। जहाँ पर हमारा एमसी को जब सिचुएशन पता चलती है तो वो क्या लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम सेक्ट असेंबली में गई और तुमने ऐसा सोचा कि वहाँ पर डुअल कल्टीवेशन वाला प्ले होने वाला है और तुमने वहाँ पर कांड कर दिया। ये बात सुनने के बाद वो रोते रोते उससे क्या लगती है कि तुम्हें इस बार और कहने की जरूरत नहीं है, प्लीज मुझे इसके बारे में याद ही मत दिलाओ, मैं मर जाऊंगी शर्म के मारे और जिंदा नहीं रहना चाहती। जिसके बाद हमारा एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार जो डिसिपल ली हुआ है उसके बारे में क्या हुआ। ये डिसिपल ली हुआ ऐसा क्यों कहने में लगा है क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी एल्डर की पोजीशन को छोड़ चुकी है, तो वो सीधी सी बात है डिसिपल ही बन जाएगी। जहाँ पर प्रिंसेस उसे बताने लगती है कि जो एल्डर ली हुई है यानी कि डिसिपल ली हुआ है वो इस वक्त अपनी पोजीशन को हैंड ओवर करने के लिए जो प्रोसीजर है उससे डीलिंग करने में लगी हुई है। जिस बात को सुनने के बाद एमसी उससे पूछ लगता है कि वो सक्सेसफुली उसने अपनी पोजीशन से डिक्लाइन कर दिया है, मतलब निकल चुकी। आखिरकार जो नया हेड प्रिंसिपल वो कौन। जिस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि शायद उसका नाम सुन सिटिंग ऐसे कुछ नाम। ये बात जानकर एमसी काफी शॉक होते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे वो हो सकता है, क्या जो हेड प्रिंसिपल है वो फॉर्मेशन हॉल से नहीं बनना चाहिए था। इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस उससे कहने लगती है लेकिन जो सेट के रूल्स होते हैं वो ऐसा नहीं कहते हैं कि जो हेड प्रिंसिपल की पोजीशन है उसे इस तरीके से कंकरेंटली नहीं रखा सकता। इस बात को सुनकर एमसी उससे कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चलने में लगा। हेड प्रिंसिपल लीव ने क्लियरली कहा अगर वो अपनी पोजीशन को छोड़ेंगी तो उनका जो सक्सेस है वो शायद स्टेबिलिटी फैक्शन से ही होगा। इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस समझाती है और उससे लगता है कि मुझे भी इस बारे में बिल्कुल कोई तरह से श्योर तो नहीं हो, लेकिन इसको देखकर ऐसा लगता है कि जो कुछ एल्डर्स है काउंसिल मेंबर्स के वो ओरिजिनली हेड प्रिंसिपल ल्यू के साइड में, लेकिन उसके साइड के लोगों ने अपनी साइड को बदल दिया जिससे कारण उसके वोट कम पड़े। जिसको देखकर एमसी काफी ज्यादा उदास होते हुए क्या लगता है कि सिचुएशन काफी ज्यादा परेशानी बड़ी हो चुकी है। जो न्यूमेरिकल एडवांटेज थे एल्डर काउंसिल के जो कि लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लिए थे जो कि उनके खिलाफ बोला करते थे, लेकिन जो हार्मोनी सेक्ट है लगता है कि जल्दी बहुत तेजी से बदलने वाला। और जिस रूम में हमारा एमसी और प्रिंसेस बैठे होते हैं उस रूम का दरवाजा खुल उसमें से जो कलेक्शन करने के लिए आई थी ना फीस कुछ देर पहले, उनमें से वो लड़की आकर उससे क्या लगती है कि फेलर डाउस लानी है तुम लोग यहाँ पर हो। इसको देखकर प्रिंसेस उससे क्या लगती है कि तुम तो वही एग्जामिनर की अटेंडेंट नहीं हो क्या। तभी एमसी उससे क्या लगती है कि यहाँ पर कोई मैटर है। यहाँ पर वो लड़की उससे क्या लगती है कि तुम दोनों को जल्दी जल्दी मेरे साथ चलना होगा, तुम दोनों मैं तुम्हें जल्द से जल्द इस हार्मोनी सेट के बाहर ले जाती हूँ। जिसको देखकर वो काफी कंफ्यूज हो जाती है प्रिंसेस। तभी वो कहने लगती है कि जहाँ पर मल्टीपल हॉल्स के जो हार्मोनी सेट के जॉइंटली उन्होंने रिपोर्ट किया है कि सीरियसली मेल प्रैक्टिस हो रही थी इस
फॉर्मल लॉ एनफोर्समेंट हॉल और जितने भी फॉर्मल मेंबर्स थे, आई मीन फॉर्मर मेंबर, इससे पहले के मेंबर्स थे लॉ एनफोर्समेंट हॉल के, सभी को निकाल दिया जाता है उनकी करंट पोजीशन और उनके हाउस अरेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए कर दिया जा रहा है। तो जो आउटर सेट के जितने भी मिशन के मेंबर्स थे उन्हें अर्जेंटली रिकॉल किया जा रहा है। अगर तुम वाकई में यहाँ से नहीं निकलना चाहती हो तो तुम काफी ज्यादा कभी भी यहाँ से निकलने में कामयाब नहीं रहोगे। ये सुनने के बाद एमसी और प्रिंसेस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो वहां से भागना चालू कर देती और जो लड़की उन्हें एक रास्ता दिखाती है उनको ले जाने लगती है अपने से। तभी प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि अभी अभी हमने कुछ दिनों पहले एग्जामिनर फैंग को पूरी तरीके से अफेंड नहीं कर दिया था, आखिरकार वो हमारी मदद क्यों कर रही है इस तरीके से। जिसके बाद ये मेड उससे कहने लगती है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है, जो इंस्ट्रक्टेड फैंग है उन्होंने मुझसे कहा था कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों से ब्राइब ले जो कि डिसिपल ल्यू के लिए सुटेबल अटेंडेंस बन सके, लेकिन अंत में आकर हम सभी के सभी पैसों को वापस कर देते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हो जिससे पहले कि डिसिपल ल्यू को कस्टडी में ले लिया जा चुका और स्पेशली इंस्ट्रक्ट किया गया है तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तभी हमारे एमसी को सिस्टम के द्वारा एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर हमारा एमसी सिस्टम स्पेस में देखता है, वहाँ पर हार्डीमैन से पूछने लगता है कि ये सही सच बोलने में लगी हुई है। तभी उसके हार्डीमैन उससे कहने लगता है कि झूठ बोल रही है। शायद ये बात तुम्हें पता नहीं होगी, जो फैंग वुमन जो बात करने में लगी है जिसके बारे में, इसकी जो मेड है वो लॉ एंड आई मीन रिफॉर्मिस्ट की लैप डॉग है, उनकी तलवे चाटने वाला कुत्ता जो भी कह सकते हो, और वो हमेशा न्यू डिसिपल से पैसा लूटने के बारे में सोचती रहती है। लेकिन इसके जो पैसे लूटने की क्षमता थी वो ज्यादा नहीं, इसलिए कभी भी किसी ने इसके बारे में कंप्लेंट नहीं किया। जो लीव में आओ वो कभी भी इस पर लुक्ड नहीं की और कभी भी ध्यान नहीं दिया। ये बात सुनकर एमसी कहने लगता है कि ठीक है मुझे सिचुएशन समझ में आ चुकी है। जहाँ पर हरडीमन हमारे एमसी से कहने लगती है कि चलो पहले हम लोग कुछ डिस्कस कर सकते हैं क्या। मैं वाकई में जानती हूँ कि स्पेशल स्पेस में मैं बिल्कुल भी गायब नहीं होने वाली, लेकिन मुझे अभी भी बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, तो क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर भेज सकती या फिर लू माओ पे जा सकते हो। वैसे भी तुम यहाँ पर लीव करने वाली हो हारमोनियस सेट को। ये बात सुनने के बाद एमसी उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जो कंज्यूम किया था ये सा एनर्जी को तुम्हें मुझे वापस करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद उससे वो हार्डीमन कहने लगता है कि आखिरकार मैं तुम्हें ये रिटर्न कैसे कर सकता हूँ, आई मीन कर सकती हूँ। तो एमसी उससे कहने लगता है कि अगर तुम इसे रिटर्न नहीं कर सकती तो तुम्हें हॉनेस्टली कंपनसेट करना पड़ेगा इसके बदले वो भी काम कर। ये बात सुनकर वो काफी शौक हो जाती है। तभी एमसी उससे कहने लगता है तो मैं इस तरीके से टॉक करने की जरूरत नहीं है मुझसे, मुझे सोचने दो थोड़ा सा। और तभी वो उस मेड की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि आखिरकार ये मुझसे झूठ क्यों बोलेगी। अगर मैं वाकई में फैंग को इतनी बुरी तरीके से ऑफेंड कर दिया होता तो रिलेशन इस तरीके से नहीं जाता और मुझे वो सेट से बाहर नहीं ले जाती। वो कोई भी बहाना ढूंढ लेती मुझे मारने के लिए सेट के अंदर, क्योंकि वो फॉर्मर हेड का डिसिपल अटेंडेंट का सहारा लेकर, जो कि मेरे पास ये टाइटल मौजूद है। तभी प्रिंसेस उससे पूछ लगती है कि आखिरकार जो हेड डिसिपल लू है वो कहाँ पर है। तभी उसकी मेड उसे बताने लगती है कि मैंने सुना है कि वो हाउस अरेस्ट में ऑलरेडी पड़ चुकी है, तो जो सेक्ट मास्टर है वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन जो ग्रांड एल्डर्स हैं उन्होंने उसे रोक लिया ऐसा करने से। और उस समय पर काफी समय पहले जो हेड डिसिपल लू थी वो नंबर 1 एक्सपर्ट थी हमारे सेट, लेकिन ये काफी ज्यादा पिटी वाली बात है कि इसकी जो कल्टीवेशन है वो रिग्रेट हो चुकी है और इसकी जो प्रोसेस है वो उसके हार्डीमन के कारण काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, वरना वो इस तरीके से इसका अंत इस तरीके से नहीं होता। और जैसे वो लोग जा रहे होते तभी वहां पर एक बंदे को दिखाया जाता, कहने को ये बंदा नहीं है, कहने का तो ये बंदी होती है। वो सभी को रोकती है और उससे कहने लगती है मुझे ऑर्डर किया गया है एल्डर काउंसिल के द्वारा कि जो भी फॉर्मर मेंबर्स है ना लॉ एनफोर्समेंट हॉल के, वो इस सेट को जाने के लिए फॉरबिडन और बिना अथोराइजेशन के और बिना सेट के इन्वेस्टिगेशन के यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। मैंने सारे के सारे जो रॉ है वो ऑलरेडी हम उस पर कॉचअप कर चुके हैं, पकड़ चुके हैं। अगर कोई नया चैप्टर आता है तो उसके बाद मैं ला दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी के सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दोगे और हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस। अगर आप आगे के एपिसोड चाहते हो तो, क्योंकि नए चैप्टर आएंगे उसको कलेक्ट करके डालूंगा। अगर आप रिएक्शन नहीं देते हो तो मैं आगे चैप्टर मुश्किल से एक्सप्लेन करूँ, तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो यार, हमारा जो टारगेट है और सब्सक्रिप्शन का जो टारगेट कम से कम 10 सब्सक्रिप्शन ही करवा दो यार गाइस। मेरे सब्सक्रिप्शन टैक्स कभी 10 से कभी क्रॉस ही नहीं हुए, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये करवा दोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू एंड साइनिंग आउट।